to them, and moreover they have no job security as they are appointed on contractual basis. I request the Honorable Minister to provide justice to the KGBV workers by giving equal salary and equal work and to regularize the KGBV workers at the earliest, sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Girish Balachandra Bapat. सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, महाराष्ट्र में पूना में मैं पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेट्रो काम चालू होकर मेट्रो चालू हो गई। पूना एक इम्पोर्टेंट सिटी है जिसमें 60-70 लाख की आबादी। आप रीड करो किया ना सर? भाषण नहीं है, रीड करो। हाँ, करता हूँ। तो महाराष्ट्र मेट्रो has stated continuing survey and planning of the phase 2. It is preparing a DPR and extend the existing 33.1 kilometer phase 1 and 82.2. So we have given the list of Vana, Chandane Chowk, Ramwadi, Wagholi, Hadapsar, Swargate. So I am requesting to the Finance Minister, Urban Minister and Housing Minister to start the phase 2 immediately, because it will be a convenient for the Pune people, and whatever DPR we have prepared for it, that it will get sanctioned immediately. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri L.S. Surya. Surya ji. नहीं, मेरा सुभाष जी बढ़िया। 9 नंबर तेजस्वी सूर्या जी नहीं। नेक्स्ट श्री सुभाष चंद्र बघेरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारत सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का मंतव्य रखती है, परंतु इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनिवार्यता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए राजस्थान में भीलवाड़ा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। भीलवाड़ा संपूर्ण विश्व में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। मेगा टेक्सटाइल पार्क हमारा हक है। भीलवाड़ा में 9 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है तथा 1 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। यहाँ देश भर से कपड़ा व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। भीलवाड़ा कपड़े की बड़ी तथा बढ़ती हुई मंडी है, इसलिए आवश्यक है कि भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात मिले। मेगा टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा का अधिकार है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए एकाधिक स्थानों के प्रस्ताव राज्य सरकार से पुनः लिया जावे तथा टेक्सटाइल मंत्रालय सर्वे के पश्चात उसमें से एक स्थान का चयन करे। यह न्याय संगत होगा तथा भीलवाड़ा के साथ न्याय होगा। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजू बिस्ता जी। धन्यवाद सर। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के कई जिले आज खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण पीड़ित है। हमारे क्षेत्र में अधिकांश लोग चाय के बागानों में काम करते हैं और बाकी बचे हुए लोग ज्यादातर जो पहाड़ी खेती है उस पर निर्भर करते हैं। चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनकी प्रतिदिन केवल 205 रुपया ही मिनिमम वेज भुगतान किया जाता है। इतनी कम आय के साथ हमारे लोगों के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि परिवार का एक भी सदस्य अस्वस्थ हो जाए तो मानो पूरे परिवार पर एक मुसीबत जैसा पहाड़ टूट पड़ता है। और पश्चिम बंगाल की मौजूदा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही जर्जर स्थिति में है और राज्य सरकार बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को ठीक कराने में पूरी तरह नाकाम है। स्टाफ हो, बेड, डॉक्टर्स या मेडिकल रिसोर्सेस की भारी कमी और अभाव है। हमारे क्षेत्र के लोग इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में यात्रा करने में असमर्थ है। चाय बागान श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से चाय बागानों में ईएसआई अस्पताल की स्थापना
करने के लिए अनुरोध करता हूं। साथ ही मैं उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए नए एम्स और साथ ही साथ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को जो जिला अस्पताल है उसको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने का निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री गगन मुर्मू। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल में बाढ़ एवं कटान की समस्या की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मालदा जिला का अधिकांश भाग गंगा और फुलहर नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एवं कटान के कारण तमाम गांव जैसे महानंदा टोला, बिलाईमारी, काहला, देवीपुर, उत्तर दक्षिण भाकुरिया इत्यादि गांव को बाढ़ एवं कटान के दौरान बहुत ही क्षति का सामना करना पड़ता है। महोदय, महानंदा टोला बिलाईमारी गांव गंगा नदी से 100 मीटर के दूरी पर बचा हुआ है एवं कई गांव जो नदी में विलीन हो चुके हैं वो है मालदा जिला के केबी झाबुना ग्राम पंचायत, जंजाली टोला, खारवरना, रसटोला, जबुनतला, रामायणपुर, रोहिमारी, कुलीदियारा, हुसैनपुर, चीना बाजार, दुर्गाराम टोला, चौधरीपाड़ा, अनूपनगर इत्यादि गांव। महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा और फुलहर नदी के बारे में कटान की रोकथाम के लिए मेरे द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बार अवगत कराया। अभी तक कटान की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थायी कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं उनको पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री सुशील कुमार सिंह जी। ऑनरेबल मेंबर श्री मोहन भाई कल्याण जी कुंडारिया जी। नॉट देयर। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर हीना विजय कुमार हाविद। Thank you, Honorable Chairperson, sir. The young athletes from my constituency have been performing exceptionally at national and international level tournaments by winning gold, silver and bronze in various events. There have been consistent demands from students and young people concerning sports infrastructure in my constituency of Nandurbar, which is a tribal dominated area and also an aspirational district with low human development index. In order to promote a culture of fitness and sports, along with ensuring adequate infrastructure for sports activities in my constituency, there is a need to start a Sports Authority of India Centre at Nandurbar, the proposal for which has already been forwarded by the state government of Maharashtra. In addition to this, there is also a demand for laying of 400-meter synthetic athletic track under Urban Sports Infrastructure Scheme at District Sports Complex Nandurbar. The creation of these facilities will bolster the training facilities for athletes, and I request the government to kindly expedite the functioning of SAI Centre and synthetic track for the benefit and development of our athletes who will be trained as medal prospects in the future. The development of adequate infrastructure will also further the aim of a fit and healthy India, which has been a flagship program of our Prime Minister. Thank you. Honorable Member Shri Ram Kripal Yadav ji. Not there, not possible. श्री विद्युत बरन महाताव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर झारखंड के
अंतर्गत एक प्रस्तावित जलमार्ग चंडील सुवर्णरेखा नदी से टाटानगर होते हुए हल्दिया पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा तक भी इस जलमार्ग को जोड़ा जा सकता है। ज्ञात हो कि मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए देश भर में 100 जलमार्ग की सूची मेरे संसदीय क्षेत्र का ये मार्ग भी शामिल किया गया। महोदय, ये मेरे संसदीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जलमार्ग सिद्ध होगा क्योंकि ये एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें टाटा टेल्को, ट्यूब, 3 प्लेट जैसे दर्जनों बड़े उद्योग है। वहीं मध्यम और लघु उद्योग भी हजारों में स्थापित है और इस कारण इस मालवाहक का सबसे बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है, इसलिए इसका शीघ्र पूर्ण होना आवश्यक है। अतः महाशय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या हो और साथ ही ये भी बताने की कृपा करें कि यह जलमार्ग यात्रियों के लिए कब तक चालू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती होती है। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हुई थीं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी चिंता न करते हुए मरीजों की सेवा की और कोरोना की हर लहर में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत सरकार के अथक प्रयास से आज देश में कोरोना के मामले बहुत कम हैं और टीकाकरण अभियान ही 184 करोड़ तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीजों की कमी के कारण संविदा पर नियुक्त हुए इन चिकित्सकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सक बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि लाखों की संख्या में नियुक्त हुई इन चिकित्सकों और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करते हुए इनकी सेवाओं का नियमितीकरण के साथ इनको नियुक्त किए गए पदों पर स्थायी नौकरियां दी जाएं, जिससे हमारे देश के डॉक्टर पेशेंट रेशो को सुधारा जा सके और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े और आयुष्मान भारत का सपना साकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Chairman. There is a strong demand for various underground passages and ROBs in various places in Raigad and Koraput district of Odisha as follows. The rail underground passes at kilometer 121/9 to 121/10 near Narigaon, Chatua GP addressing 15 plus villages between Darliput railway station and Gorapur railway station of Koraput Vishakhapatnam railway line. Railway underground passes at Musariguda near North and Manbad station in Marmar GP in Koraput Vishakhapatnam rail line. Rail underground passes at Kerandiguda, Chancharaguda of Bisamkotak GP in Bisamkotak block, Raigada district. Rail underground passes at Lattaguda of Chatigona GP in Raigada district. Rail underground passes at Sanno Brundabadi of Bhatpur GP in Raigada district. Rail underground passes near mile number 308/17 at Maji Halma of Chatigona GP in Raigada district. Rail overbridge in Munigada town. I would like to request the Ministry of Railways to kindly look into the matter and approve the above projects to mitigate the sufferings of the people. Also, I would like to request the Ministry of Railways to ensure that train stoppage at Lakshmipur Road station be restored at the earliest. It's a genuine demand of the people. It's almost 2 years and there is hardly any progress on Raigada Rail Division. I would like to request the government to approve the DPR the earliest. Thank you, sir, for giving me the opportunity. Honorable Member Advocate Ador Prakash. Honorable Member Sri Tirunavakar sir. So thank you, Mr. Chairman, sir, for giving this opportunity to raise the important matter under Rule 377. So the broad gauge conversion of Thiruvarur, Arnai, Karaikudi, this section of Southern Railway was completed in 2019. However, the train services have not yet resumed because of the pandemic and non-deployment of gatekeepers at level crossings. Nearly rupees 1,000 crore was spent for this project. Unnecessary delay is causing hardships to about 1 crore people of 7 districts along this route. So railways have planned to engage ex-servicemen on contract basis to man the level crossings. However, due to demands from various quarters, Trichy division has invited applicants
from retired paramilitary also. It is learned that during medical tests, they were not entertained, stating that only ex-servicemen will be considered for the posting. The paramilitary personnel have contended that they had all the courage and vigor to guard all frontiers of the country. I wonder whether they do not have the capabilities to guard the railway gates. They normally do not get opportunities in getting employment in civil duties, and they deserve due consideration. Moreover, it's not a high-tech job. Local unemployed youths with necessary training can also be recruited. I shall therefore humbly urge upon the Honorable Minister for Railways to resume regular train service on Tiruvallur-Radhangi-Karaikudi section immediately and engage paramilitary personnel and local jobless youths also in guarding the unmanned level crossings. Thank you, sir. Thank you. Honorable members, yes, Jnanadrivam ji. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, தாமிரபரணியின் ஒரு சிறு கிளை நதி கோதையாறு ஆகும். கோதையாறு நதி 2 கிளைகளாக வடக்கு கோதையாறு 959 மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தியாகி தெற்கு கோதாயாறுடன் சமவெளியில் கலக்கிறது. மழை காலங்களில் ஒவ்வொரு வருடமும் வெள்ளம் ஏற்படுவதால் அதிகப்படியான வெள்ள நீர் கடலில் கலக்கிறது. தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களுக்கு கோதாயாரின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் அமைத்து தனிக்கல்வாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்குவது மட்டுமே தீர்வாகும். இத்திட்டம் செயலாக்க வடிவம் வரும்போது கால்வாய், குளம் ஆகியவற்றால் 9091 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெற வாய்ப்புள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு மட்ட அளவு மற்றும் மண் தன்மை ஆய்வு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு வடிவமைப்பு கருத்தமைப்பு முடிக்கப்பட்டுள்ளது. நில ஆர்ஜிதம் செய்யவிருக்கும் வனப்பகுதி ஈடாக அரசு நிலம் மற்றும் வருவாய் காடுகளை வனத்துறைக்கு மற்றும் மாற்றம் செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தயாராக உள்ளது. விக்ரமசிங்கபுரம் கிராமத்தில் கோதையாற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்க திட்டம் அமைக்க மத்திய அரசு சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 800 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டுகிறேன். நன்றி. Thank you. Honorable Member Dr. Sanjeev Kumar Singhari. Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise the matter under Rule 377 relating to social justice for Budaganjangam community of Andhra Pradesh. Sir, empowerment and development of marginal sections of the society is the commitment enshrined in our constitution. But the fact is, many marginal sections are pushed down due to incoherent and inconsistent decisions. I am talking about Budaganjangam community, also called as Beda community. The community was recognized as scheduled caste in Part 1 of the Constitution in SC and ST Act 1976. It was listed at serial number 19 in undivided Andhra Pradesh scheduled caste list. Also, it is listed in Karnataka scheduled caste list at number 98. Yet the community is denied the benefit of SC reservation. Most of them are wandering job seekers and many of them survive by storytelling profession called Jangamakatalu. They are in the lowest stratum of the society, both socially and economically. They stay far away from villages and in temporary shelters. They are often humiliated by untouchability. So many committees like Lokur Commission, Ramchandra Rao Commission, Usha Mehra Commission and Motilal Commission have confirmed their presence in 13 districts of Andhra Pradesh. But in AP Reorganization Act 2014, Budaganjangam community was removed from the scheduled caste list. This is one of the consequences of unfair division of Andhra Pradesh. Sir, this is the final punch on the poor and marginalized Budaganjangams, which has crippled and pushed them to the corner of the society. They are feeling that injustice is meted out to them and is against the vision of father of Indian Constitution, Dr. Ambedkar, and father of nation, Mahatma Gandhi. Sir, I request the government of India to consider the long pending demand of Budaganjangams for inclusion in SC list. Jai Hind. Honorable Member Srimati Pradima Mandal. Thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to read the matter under Rule 377. Sir, I would like to draw the kind attention of Honorable Railway Minister towards the hardship faced by the railway commuters of Chautkhali area. Chautkhali falls between Taldi and Canning stations on the Shialda-Canning line. Despite having halt station, it is lying unoperational. This has been causing inconvenience to the villagers, students and daily passengers of the area.
After 8 years of persuasion and request to the then railway ministers, the platform construction has been completed, but even after that, the station is non-functional. The severity of the pandemic has decreased to a commendable degree, resulting in the increased need of an operational halt station. Thus, I sincerely request the Honorable Railway Ministers to take necessary steps and make the Chatkhali halt station functional as soon as possible. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Kripal Balaji Tumne ji. धन्यवाद स्पीकर महोदय। केंद्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड को विभिन्न सरकारी संस्थानों, संघों और कारखानों के कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि में प्रशिक्षित करने के लिए नागपुर में स्थापित किया गया था। देश के केंद्र में स्थित नागपुर शहर के महत्व को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1958 में बोर्ड की स्थापना की थी। तब से इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके कार्यालय हर राज्य में है और इस पर नियंत्रण नागपुर से होता है। मुख्यालय में प्रोफेसर और कर्मचारी है जो उद्योग में औद्योगिक प्रबंधन और कर्मचारियों की भागीदारी और प्रशिक्षित संगठनों के प्रतिनिधियों के गठन के महत्व को सिखाते हैं। 1914 से इस मुख्यालय को दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है। ये नागपुर उन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की कर्मभूमि है। अगर ये दिल्ली जाता है तो ये अन्यायकारक है। यह कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों ने इसका विरोध किया है। महोदय, नागपुर की इस महत्वपूर्ण संस्था को स्थानांतरित करने से उद्योग जगत को नुकसान होगा। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय नागपुर से दिल्ली में स्थानांतरित करने पर पुनर्विचार करे और इस मुख्यालय को नागपुर में रहने देने के लिए उचित कदम उठाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कौशलेंद्र कुमार। ऑनरेबल मेंबर श्री अनुभव मोहन जी। ऑनरेबल मेंबर श्री राम शिरोमणि वर्मा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 377 के अधीन सूचना पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जिले की विधानसभा श्रावस्ती, भिनगा, गैसड़ी, तुलसीपुर, बलरामपुर के असिंचित पथरीली एवं तराई क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होना एवं पीने योग्य स्वच्छ पानी न होने के कारण सारी फसलें सूख व बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है तथा पीने योग्य स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण उन्हें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों की व्यवस्था एवं पीने योग्य स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी व पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री मोहम्मद फैसल। Thank you very much, Chairman sir, for allowing me to read the matter under Rule 377, and this is pertaining to the land snatching away with the land of the scheduled tribe of Union Territory of Lakshadweep. The unprecedented and massive land acquisition notice now being issued by the District Collector in Lakshadweep Islands during the last few months are several times more than the total land acquired by the administration for various developmental activities, including tourism projects during the last 75 years. Majority of the tribal land is going to be acquired for the purpose of tourism activity alone and is going to be handed over to non-tribal multinationals in total disregard to the protection that has been guaranteed to us by the founding fathers of our constitution.
Total area of land notified by the present administration is to the tune of nearly 52 lakh square meter, including inhabited and uninhabited islands, and the areas now identified for new projects. This is in addition to the land already taken by the administration through acquisition and lease from the locals for the developmental activities during the last 75 years, sir. If the land used for the construction of roads and free space of 1.5 meters stipulated from the edge of the road and the 20 meters NTZ surrounding the islands is taken into consideration, 50% of the lands in few islands have already been lost by the inhabitants. All the above notifications are without following the Codal formalities of the Land Acquisition and Rehabilitation Act 2013 and Integrated Island Management Plan. Therefore, I urge upon the government, the Home Ministry and the Tribal Affairs Ministry to take note on this issue against the Scheduled Tribe Community Acts, Atrocities Act, Union Territory of Lakshadweep, and please intervene to stop such proposal where the Scheduled Tribes lands are being acquired unnecessarily. Thank you. Honorable Member Dr. M.B. Abdul Samad Samadani ji. Thank you, sir, for permitting me to raise the matter of fuel price hike. Sir, the fuel price hike is not a normal price hike issue. It has become the worst example of allegedly looting the people of the country. Never and never it happened like this kind of increasing prices of petrol, diesel and CNG on a daily basis. And kerosene. Sir, as a result of this, prices of all essential commodities are rising. The new policy adopted by the government for the so-called systemization of 800 drugs is also resulting in rising of their prices. The common people are undergoing the worst kind of financial suffering that has already affected the well-being of each and every walk of their life. Sir, it is reported in the media that oil companies lost about $2.25 billion in revenue for keeping fuel prices in hold during the elections in 5 states. So it is apprehended that this price hike may be for the purpose of compensating the same. There must be an end to it, and this House should discuss it. Sir, I request the government to take urgent action to control the situation and roll back prices. Thank you, sir. Okay. Now, our sister zero over matter. Sri Imtiaz Jalil ji. Zero over. Imtiaz. Imtiaz Jalil ji. अध्यक्ष महोदय, हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर भेजा जाए, लेकिन आज जो रूरल एरियाज के अंदर और ग्रामीण एरिया के अंदर जब हम जाते हैं, और ये मैं समझता हूं कि देश भर के तमाम ग्रामीण इलाकों के स्कूल्स की हालत है कि जो रूरल एरियाज के जो स्कूल्स है, मैं अपने चुनावी क्षेत्र या महाराष्ट्र के कई ऐसे शहरों की बात करता हूं, तो जहां पर गांव में जाते हैं इस तपती धूप के अंदर, हम तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन टीन के शेड के नीचे आज भी बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कई ऐसे स्कूल्स है कि जब बारिश होती है तो टीन में से पानी टपकता है, तो बच्चों को बाहर है तो लाकर है तो पढ़ाया जाता है, किसी झाड़ के नीचे बिठाया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अगर पैसा अगर अलग अलग योजनाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर राज्य सरकार इसको अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसके अंदर हस्तक्षेप करते हुए देश के अंदर जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, वो टीन के शेड के अंदर लीकेजेस है, वहां पर उनको बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो केंद्र सरकार ने इसे अपना एक योजना के तहत जितने देश भर के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं उसको 1 साल भर के अंदर दुरुस्त करके कोई भी बच्चा टीन के शेड के नीचे नहीं पढ़ सकता है, ये एक योजना के तहत इसको इंक्लूड करके देश भर के तमाम स्कूल्स को एक अच्छे तरीके से स्कूल्स दिए जाए, ताकि ग्रामीण के बच्चे भी, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है और उन्हें भी अच्छे स्कूल्स मिलना चाहिए, इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। Honorable Member Sri N.K. Premendra. Thank you very much, Chairman Sir, for giving me this opportunity to raise a matter of national concern regarding the recent occurrence in the state of Rajasthan. Sir, the Rajasthan police have registered an FIR against Dr. Archana Sharma, a gynecologist in connection with the death of a patient.
the police registered the crime under section 302 of IPC for committing murder without having any inquiry. Sir, the police authorities violated the basic principles of criminal jurisprudence and the judgment of the Supreme Court and High Courts. The action of the police is illegal and unfair. Dr. Archana Sharma committed suicide, and the suicide note reveals the fact of the cause of her death is an illegal act from the part of the police. Sir, such acts will destroy the morale of the doctors dedicated to save the life of the common people in the country. Yes, it was already raised. I am having a suggestion also. So it is the duty vested with the nation to protect the interest and morale of the doctors. Sir, hence I urge upon the government to initiate immediate action against those responsible for the death of Archana Sharma, initiate action. And also I urge upon the government of India to come out with a strong legislation so as to deal with the situation. Insult and attack on the medical fraternity. Doctors and medical fraternity is being attacked like anything. So a stringent legislation to address the concerns of the medical fraternity is highly essential, for which I urge upon the government of India to come out with a legislation to address this situation. Thank you very much, sir. Honorable Member Srimati T. Sumadi. Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. So, toll gates have become a menace for the common people who feel the pinch of it every time they pass the toll gates. And I would like to term it as a government-sponsored highway robbery, sir. So, recently, the Honorable Minister for Road and Transport and Highways, Honorable Nitin Gadkari, has promised in the floor of the House that the toll gates operating within 60 kilometers length of National Highway will be removed within 3 months' time. But nothing has been done in that way, sir. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has requested the Minister to remove all such toll gates immediately, but there are several such toll gates still getting operated, levying high toll fees, causing a lot of grief to the common public, sir. Even our State Minister, Thiru A. Velu, Honorable Minister for Highways, also had given a representation to our Honorable Minister, sir. Sir, existing toll gates between Surapattu and Vanagaram, there's a sudden rise of about ₹40 from ₹10. And this is a heavier price. Yes. And for the one-time travel of car and jeeps and vans, sir, so 1 minute, ₹5 has been increased. And this is the last straw, sir, on the common man. So, the Surapattu Vanagaram toll gates are separated hardly by 19.50. Like that, Vikramandi and Sengurichi, the Athur and Vikramandi are just 43 kilometers apart. Sengurichi and Thirumandurai toll gates are just 52.5 kilometers apart. So I can name Samayapuram and Bhuttagudi. There are so many in the list, sir. I would like to request the Central Minister, Yes. Union Minister through you, to consider this request not only as a member of the Parliament, but as a common citizen of India, Yes. and just to do away with the toll gate fees, sir. Thank you. Honorable Member Sri Subhash Bagedia ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार, भारत सरकार ने एक डीएमएफटी फंड की घोषणा की कि जो भी जिस एरिया में खान निकलती है, कोई मटेरियल निकलता है, मेटल निकलता है, और उसमें जो रॉयल्टी आती है, तो उस एरिया से जिससे माइनिंग हो रही है, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए उस रॉयल्टी का 2% जो है वो डीएमएफटी फंड में वहां की जिले का जो बना हुआ है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। और वो ट्रांसफर केवल इसलिए किया जाता है कि वहां के स्थानीय क्षेत्र का उसमें जो भी नुकसान हुआ है माइनिंग के कारण, उसकी भरपाई हो सके और वहां विकास हो सके। परंतु मेरे जिले में क्या 800 करोड़ रुपए का ये डीएमएफटी फंड है। राजस्थान सरकार ने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह चुकाने के लिए वो पैसे ले लिए, और वो जो क्षेत्र का जो जिले का विकास होना चाहिए, जहां से ये माइनिंग हो रही, जो डीएमएफटी फंड में कंट्रीब्यूशन आया, तो मेरा आग्रह आपके मार्फत कि जो डीएमएफटी ट्रस्ट के अंदर जो नियम है कि 20% एजुकेशन पे, 20% हेल्थ पे, 20% ऐसा करके जो उस नियम से खर्चा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बड़ा चिंता की विषय होते हैं सर कि हिंदुस्तान में खाद की कीमत धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। जैसे कि डीएपी के बैग में 150 रुपया की इजाफा हुए हैं,
एनपीए की बैग में 110 रुपया की इजाफा हुए हैं और पिछले 2 हफ्ते में 12 बार तेल मतलब पेट्रोल डीजल हर चीज की दाम में बेतहाशा इजाफा के चलते आम लोगों की परेशान दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी से लेकर पीएनजी हर चीज में दाम की बढ़ोतरी हो रहे हैं। 800 दवाइयां उस पर भी 11% दाम की बढ़ोतरी हुई है। टोल टैक्स में 18%। तो मैं ये सलाह देता हूं सरकार को, मोदी है तो मुमकिन है, ये छोड़ के अभी बोलने लगो मोदी है तो महंगाई है। सर हिंदुस्तान को इस तरह की लूटने की मतलब क्या है पता नहीं। सर ये सरकार को मैं बार बार इनकी ध्यान आकर्षण करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आज तक 26.5 लाख करोड़ रुपया कमाया है सिर्फ तेल में दाम की वृद्धि करती है, गिरे रुकता नहीं। Item number 21. शोषण करते हैं, इसलिए मैं ये मुद्दा सदन के सामने रखता हूं। Thank you. सरकार को ध्यान भी आकर्षण करना चाहता हूं। Thank you. Item number 21, Criminal Procedure Identification Bill 2022. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शिनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने के प्राधिकृत करने का अभिलेखों का परीक्षण करने के और उसके संबंध और आनुषिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं ये महान सदन के सामने एक बिल लेकर आया हूं, जो बिल 1920 के बंदी शिनाख्त कानून को रिप्लेस करेगा और 1920 से जो स्थापित है वो बंदी शिनाख्त कानून आज कई दृष्टि से अपने आप में समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक समय से कालबाह्य हो गया है। इसको रिप्लेस करके दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 आज मैं जो लेकर आया हूं, उससे ये सारे जो कालबाह्य हुए छिद्र है इसकी न केवल भरपाई होगी और दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दोष सिद्धि का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्तापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए ये विधेयक उचित समय पर लाया गया है। वैसे तो बहुत लेट हो गया है। 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार बार चर्चा भी अनेक फोरम में हुई है। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा करी है, राज्यों के साथ पत्र व्यवहार भी किया गया है, अनेक प्रकार के इस पर अभिप्राय भी लिए गए हैं और इस सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है। अतः ये विधेयक लेकर मैं आया हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब इसको पुरस्तापित किया जा रहा था मेरे साथी मंत्री
मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आया था, तब अनेक आपत्तियां इस पर उठाई गई। अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया। उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है। वो बाद में मैं जब जवाब दूंगा तब बताऊंगा। इसके साथ साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल प्रिजन एक्ट भी मैन्युअल भी बना रहा है, जो हम राज्यों को यहां से भेजेंगे मॉडल प्रिजन मैन्युअल के नाम से। वो प्रिजन मैन्युअल भेजने के बाद कई सारी चिंता है जो इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैदियों के पुनर्वसन के लिए है, फिर से समाज में उनको पुनः प्रस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था, ये कई सारी चीजों को ये प्रिजन के जो मॉडल प्रारूप हम यहां से भेजेंगे, वो जेल अधिनियम के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने समाहित किया है। इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो कृपया इस बिल को अकेले में आइसोलेशन में देखने की बजाय आने वाले मॉडल प्रिजन जेल मैन्युअल के साथ मिलाकर देखना होगा। और ढेर सारी चीजों को हमने स्वीकारना भी होगा कि समय पर अगर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य हमने दोष सिद्धि के लिए अदालतों की मदद के लिए जो उपलब्ध कराने हैं, इसमें हम पीछे रहते हैं। दोष सिद्धि का दर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने अपने विचार रखें। मैं भी बाद में डिटेल जवाब सदन के सामने रखूंगा और नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं। कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है, इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दोष सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। और आगे पर यहाँ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये जो सरकार विधेयक लेके आई है, जो कैदियों को चिन्हित करने का 1920 का विधेयक कानून है, उसको रद्द करने के लिए, उसका एक इतिहास है और उसका एक परिप्रेक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि वो इतिहास और वो परिप्रेक्ष्य इस सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी था। सन 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक बिजली सी दौड़ गई है। साम्राज्यवादियों के खिलाफ सारा देश लामबंद हो रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो साम्राज्यवादी सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो बौखलाई हुई थी। और उन आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो हमारे
आजादी के गलाटिए थे, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो साम्राज्यवादी सरकार, वो अंग्रेजी सरकार ये 1920 का कानून लेके आई थी। उसका मंशा ये थी कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, वो तस्वीर थानों में लगाई जाएगी, वो आपके फिंगरप्रिंट सर्कुलेट किए जाएंगे, तो आपको ना कोई नौकरी मिल पाएगी, ना कोई आप व्यवसाय कर पाएंगे। तो ये साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्द करके सरकार एक नया कानून लेके आई है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली एक शताब्दी में उसको संज्ञान में लेगा, और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता। भारत के संविधान में 3 धाराएं हैं, धारा 14, धारा 19 और धारा 21। इन 3 धाराओं को संविधान का गोल्डन ट्रायंगल माना गया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं और भारत के नागरिकों के अलावा भी बाकी लोगों को दिए हैं, ये उसका मूलभूत निचोड़ है, धारा 14, 19 और 21। और ये जो विधेयक है वो तीनों उन धाराओं का, और मैं उस पर आऊंगा, और जो धारा 20(3) है उसकी अवमानना करता है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उस आदेश का नाम है केशव नंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अगर इस सदन में किसी एक राजनीतिक दल को 543 में से 543 सीट भी मिल जाए, राज्यसभा में 238 में से 238 सीट भी मिल जाए, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 2/3 बहुमत भी मिल जाए कि 2/3 जो विधानसभाएं हैं वो एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं जिनको ये सदन नहीं बदल सकता, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर्स करार दिया था। और जो आपके मूलभूत अधिकार है जो संविधान की चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है, उसको उच्चतम न्यायालय ने यह बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो ये विधेयक आया है वो जो मूलभूत अधिकार हैं उन मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। जब ये विधेयक पुनर्स्थापित हो रहा था, मैंने उस समय भी ये आपत्ति उठाई थी और आज मैं आपत्ति को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि क्या इस सदन को इस चीज पे चिंता करनी चाहिए, बहुत गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ऐसे कानून जो भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवमानना करते हैं, जो उसके सीधा सीधा विरुद्ध हैं, क्या इस सदन को ऐसे विधेयकों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं इस बिल के मेरिट्स के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि संविधान की एक धारा है 20(3) और
उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये जो विधेयक माननीय गृह मंत्री जी लेके आए हैं, उसका जो डेफिनेशंस क्लॉज है, उसमें क्लॉज 2(1)(b है जो मेजरमेंट से संबंधित है, और मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेजरमेंट्स की डेफिनेशन इस कानून में, इस विधेयक में क्या है? मेजरमेंट्स इंक्लूड्स फिंगर इंप्रेशंस, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973। मैं अध्यक्ष जी बहुत सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा ही व्यापक है और बहुत ही एम्बिगुअस और नेबुलस है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस की बात करते हैं, और मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस पे ऊपर स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या इसका मतलब आपके ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस भी होगा? क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डेफिनेशन इज सो वाइड that it completely conflicts with the constitutional guarantee under Article 20, Sub-Article 3 of the Constitution of India। और उसके साथ साथ अगर आप उसको क्लॉज 5 के साथ पढ़े, जो 5वां क्लॉज है इस बिल का, जो एक मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वो ये निर्देश दे सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के उसकी इच्छा के बावजूद ये सारे सैंपल ले सकती है, तो ये सीधा सीधा एक अक्यूज जो है उसका जो एक हक है जो संविधान ने दिया है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका सीधा सीधा हनन करता है, उसकी सीधी सीधी अवमानना करता है। इसके अलावा इसी डेफिनेशन क्लॉज में अध्यक्ष जी ये बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया गया। अब ये भी इतना एक व्यापक शब्द है कि सरकार बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी। किसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी? क्या ये सिर्फ कैदियों तक सीमित रहेगा? क्या ये उन लोगों को भी अपने संज्ञान में लेगा जिनके ऊपर कोई फौजदारी की जांच चल रही है? और it will actually lay the foundations of a mass surveillance state. Those are the questions which are extremely troubling in this bill. अब आप अगर जो इसकी धारा 3 है, क्लॉज 3 है, उसको अगर आप इसके अपने संज्ञान में लें तो उसमें यह लिखा है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी, सेक्शन 108 सीआरपीसी, सेक्शन 109 सीआरपीसी, सेक्शन 110 सीआरपीसी, जिन किसी में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार को यह अख्तियार होगा, पुलिस को यह अख्तियार होगा कि आप उसके रेटिना स्कैन्स भी लेंगे, उसके आइरिस स्कैन्स भी लेंगे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे, उसका बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी लेंगे। और मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं क्योंकि हम में से कई लोग यहां पे ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 107, 151 सीआरपीसी कानून में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया प्रोविजन है। अगर 2 औरतों में पानी के ऊपर भी झगड़ा हो जाए तो पुलिस सारे परिवार को 107, 151 में अंदर ले जाती है। अगर किसानों में को बट के ऊपर लड़ाई हो जाए और गंडासा फरसा ना चले, गोली ना चले, तो उनको भी सारे परिवार को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली शहर में ही रोज पार्किंग के ऊपर झगड़ा होता है, पुलिस 107, 151 की कार्रवाई करके उनको बंद करती है। तो क्या ऐसे प्रावधान
जो वैसे 151 इसमें नहीं है, पर अगर 107 को आप संज्ञान में लें तो क्या ऐसे किसी जुर्म के लिए, ऐसे ऑफेंस के लिए भी क्या पुलिस को मेजरमेंट लेने का अख्तियार होना चाहिए? सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है। सरकार की तरफ से यह दलील आएगी कि ये तो पिछले कानून में भी था, पिछले कानून में भी 118 का जिक्र था, तो मैं सरकार को दोबारा से यह बात कहना चाहता हूं कि वो कानून एक साम्राज्यवादी सरकार ने बनाया था, एक कॉलोनियल सरकार ने वो कानून बनाया था, जो भारत की आजादी में लोग शामिल थे उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आज 102 वर्ष बाद ये 107, 108, 109, 110 का कोई औचित्य है इस कानून में? बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आप अगर 108 सीआरपीसी को संज्ञान में ले, डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मटीरियल, अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि सेक्शन 124A इज द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। यह महात्मा गांधी जी ने जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो ये उन्होंने बात कही थी 124A के संज्ञान में। हम सबको मालूम है कि किस तरह से 124A का दुरुपयोग किया जाता है, और इसलिए अगर आप किसी के ऊपर सेडेशन का चार्ज लगा के कि भाई वो ऐसा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो सेडिशियस हो सकता है, अगर आप उसके फिंगरप्रिंट लेंगे, फुटप्रिंट लेंगे, आइरिस स्कैन लेंगे, आप उसके रेटिना स्कैन लेंगे, आप उसके बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे, आप उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे, ये कहां तक उचित है? इसी तरह से सेक्शन 109, ये अगर कोई आदमी संदिग्ध हो कि भाई वो उसका आचरण ठीक रहे, उसके लिए उसको बॉन्ड एक्सिक्यूट करना पड़ता है। कोई गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है 109 या 110 सीआरपीसी में, और आप उससे भी आप अपना ये सैंपल्स लेंगे। ये एक बहुत ही एक ड्रैकोनियन कानून जो सिविल लिबर्टीज के बिल्कुल विरुद्ध है, आप एक ऐसा कानून यहां पे पारित करने जा रहे हैं। अगर आप क्लॉज 3 को अध्यक्ष जी इस बिल के अपने संज्ञान में देंगे, अब इन्होंने कहा है कि पिछले कानून में था कि, अध्यक्ष जी थोड़ा सा मैं समय चाहूंगा क्योंकि ये विधेयक है छोटा, पर इसकी गृह मंत्री जी ने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है सीआरपीसी चेंज करने के सुझावों के लिए, जो अपने अपने सुझाव दें। जो बात आप कह रहे हो शायद सरकार उस दिशा की ओर बढ़ रही है। तो अध्यक्ष जी अगर एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? जी अभी आपको जब लास्ट में देंगे बता दें। पर अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी बात सही है कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सुधार के लिए पत्र लिखा है और पत्र हमको मिला है, पर इस सरकार में एक परंपरा भी रही है, एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी भी है कि कोई विधेयक लाने से पहले जो लार्जर सिविल सोसाइटी है उससे एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करना जरूरी है, और वो 2014 की पॉलिसी है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी से किसी तरह की भी कंसल्टेशन हुई हो, पर मैं जो बाकी प्रावधान है जिसके ऊपर मेरे को आपत्ति है उसके ऊपर आता हूं। अब सरकार ने इस विधेयक में यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम सजा के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए तो उसको ये सैंपल देने की जरूरत नहीं होगी। पिछले कानून में यह अवधि 1 साल थी, सरकार ने बढ़ा के 7 साल कर दी है। पर अगर अध्यक्ष जी उसकी वर्डिंग को अगर आप अपने संज्ञान में लें तो उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और अ चाइल्ड or any offense punishable with imprisonment for a period of not less than 7 years may not be obliged। ये may not be obliged, मेरे को भी 30 साल हो गए वकालत करते, ये may not be obliged मेरे को समझ नहीं आया है। may not be obliged to whom? अगर सरकार
एक पॉजिटिव स्टॉपर लगाना चाहती कानून में कि भाई हां, अगर 7 साल से कम के जुर्म में आपकी गिरफ्तारी हुई है, यू शैल नॉट बी ओब्लाइज्ड or you shall not give the samples, there should have been a positive estoppel. ये may not be obliged, और वो भी फौजदारी के कानून में। अब सरकार कहे कि मे का मतलब शैल है, पर अनेक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि फौजदारी के कानूनों में जहां पे लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व हो, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है वो लेजिस्लेटिव इंटेंट बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो इसलिए ये भी जो प्रोटेक्शन है ये इतनी अमॉर्फस है, इतनी एम्बिगुअस है कि इट कैन लेंड इट सेल्फ टू अ मिलियन इंटरप्रिटेशंस। और फिर उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट है वो आदेश दे सकता है क्लॉज 5 में कि अगर आप 7 साल से कम जुर्म के लिए भी गिरफ्तार हुए हो, फिर भी आपको अनिवार्य है अपने सैंपल देने का। और उसमें भी अध्यक्ष जी, पुराने कानून में क्लॉज 5 में एक सेविंग क्लॉज था, और वो सेविंग क्लॉज ये था कि अगर आप मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता भी है, तो अगर आप उस कानून उस जुर्म के लिए आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, यू हैव नॉट बीन अरेस्टेड फॉर दैट ऑफेंस, तो मैजिस्ट्रेट के पास भी वो अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपको सैंपल देना जरूरी है। आपने वो जो सेफगार्ड था वो भी इस विधेयक से हटा दिया है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, जो कैदी हैं, इवन प्रिजनर्स हैव फंडामेंटल राइट्स, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को संज्ञान में ले, ए.के. गोपालन 1950, खड़ग सिंह 1964, चार्ल्स सोबराज 1978, शीला बरसे 1983, प्रमोद सक्सेना 2008, ये साफ साफ तौर पे ये कहता है कि चाहे आप कैदी भी हैं, योर फंडामेंटल राइट्स आर ओनली सस्पेंडेड। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहता हूं चार्ल्स सोबराज वाली जजमेंट से, कृष्णा अय्यर साहब की जजमेंट थी कि इंप्रिजनमेंट डज नॉट स्पेल फेयरवेल टू फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आप कैदी भी हैं इसका यह मतलब नहीं कि आपके जो मूलभूत अधिकार हैं वो लिप्त हो गए, दे आर ओनली सस्पेंडेड। तो इस तरह के अगर आप कानून बनाएंगे जहां पे 107, 108, 109, 110 सीआरपीसी में, जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है, उसमें भी आपको सैंपल देने पड़ेंगे, तो आप पुलिस को ऐसे अख्तियार दे रहे हैं, जब पुलिस उसका दुरुपयोग करेगी तो मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको आपके कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैं 2 बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी। इस विधेयक में एक क्लॉज 4(1) है। अब ये एनसीआरबी को इजाजत देता है कि आप 75 वर्ष तक जो सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, बाकी जो सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, आप उसको रख सकते हैं। सिर्फ रख ही नहीं सकते, आप उसको राज्य सरकारों को, जितनी जांच एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, राज्य सरकारें हैं, उन सबको आप भेज सकते हैं। सो देयर विल बी अ मिलियन कॉपीज ऑफ ऑल दीज रिकॉर्ड्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड। और अगर जो कानून में लिखा है किसी आदमी, कोई व्यक्ति इससे छूट जाए, उसका अक्विटल हो जाए, तो अगर वो चाहेगा भी, in the absence of a proper data protection law, it will be impossible to extinguish all these records which would have been disseminated all across the country. And this is a clear violation of the Puttaswamy judgment, which held that the right to privacy is a fundamental right. तो मैं इसलिए अध्यक्ष जी अंत में सिर्फ अपनी बात समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये विधेयक छोटा है, पर जो इसके परिणाम हैं, जो इसके इंप्लीकेशंस हैं सिविल लिबर्टीज के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये बहुत ही इनॉर्मस है और इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा। मैं गृह मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप स्थायी समिति को भेज दीजिए, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हो जाए,
जो सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन नहीं हुई है, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है होम मिनिस्ट्री की, उनसे भी सबसे बातचीत कर इस कानून में सुधार करके, जिससे कि जो सरकार की मंशा है that they are able to collect scientific evidence for prosecution and conviction, that can also be fulfilled, but at the same time human rights and civil liberties which are enshrined in the Constitution of India, they can also be protected. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. श्री विष्णु दयाल राम। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अनुसंधान की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्ट में नए प्रावधान को लाकर के, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए में प्रावधानों में बदलाव करके, या द नेशनल सेंट्रल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना करके। माननीय अध्यक्ष जी, जब से ये बिल सदन में आया है, तब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पदाधिकारियों ने बार बार फोन करके मुझे एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी होने के नाते ये जानना चाहे है कि ये बिल सदन में कब चर्चा में आएगा और कब पारित होगा। ये बिल आज सदन में चर्चा के लिए आया है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कृति में उपयुक्त अवसर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज से ज्यादा बेहतर उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता है। एक पवित्र बिल को एक पवित्र महीने में, चैत्र रामनवमी के महीने में, अब रमजान के महीने में इस बिल को लाया गया है। इसकी मनसा और वाचा कर्मणा में कहीं भी किसी प्रकार को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष जी, इस बिल के पारित हो जाने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पदाधिकारियों को कन्विक्शन हासिल करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अध्यक्ष जी, इस बिल को राजनीति से ऊपर उठ करके देखने की आवश्यकता है। 120 साल पुराने बिल को रिप्लेस करने के लिए, 102 साल पुराने बिल को रिप्लेस करने के लिए यह बिल लाया गया। सर, विकसित देशों में प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और नई नई तकनीकियों का समावेश किया गया है, जिसके माध्यम से मेजरमेंट लेने की व्यवस्था की गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस बिल को लाने में इतनी देरी क्यों हुई। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इस बिल को न केवल कन्विक्शन रेट अधिक हासिल करने में सफलता मिलेगी, बल्कि अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिलेगी। नई नई तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जिसकी विश्व स्तरीय मान्यता भी प्राप्त है। आज के जमाने में अपराध और अपराध कर्मियों का दायरा असीमित हो गया है। उनका मोडस ऑपरेंडाई बदलते जा रहा है। हर एक प्रकार के अपराध में अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के द्वारा अपराध कर्मियों द्वारा अपराध किया जा रहा है। आज अपराध की दुनिया में नए नए प्रकार के अपराध शामिल हो रहे हैं, जिसकी 100 साल पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौजूदा समय में विश्व में इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को संबल और सक्षम नहीं बनाया गया तो अपराध पर नियंत्रण पा पाना बहुत मुश्किल का कार्य होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में बहुत से अपराधी दंड से बच जाते हैं, जिनको हम कहें कि उनको परोक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं रहता है कि जांच करने वाली एजेंसी के पदाधिकारी यदि किसी व्यक्ति को अपराधी समझते हैं और समझते हैं कि उसका मेजरमेंट लेना आवश्यक है, तो वो मेजरमेंट इसलिए नहीं ले पाते हैं कि कानून में इसका प्रावधान नहीं।
द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में नई नई तकनीकियों का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये नई नई तकनीकियां उपलब्ध नहीं थी। आज समय का तकाजा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी यह आवश्यक है कि कांडों के उद्भेदन के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को इकट्ठा करें, ताकि वे साक्ष्य अकाट्य हो और कोर्ट के समक्ष उसका एविडेंशियरी वैल्यू हो। अध्यक्ष जी, इसी पृष्ठभूमि में पूरे सच्चे मन से इस बिल को लाया गया है और इस बिल का मेरी समझ से एकमात्र इतना ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का हाथ मजबूत किया जाए, उनको संबल बनाया जाए, उसको सक्षम बनाया जाए। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि कोई और मंशा भी इस बिल के पीछे किसी की है। इस बिल के विरोध में जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो विपक्ष के सम्मानीय सदस्यों ने कुछ बिंदुओं को उठाया था। उन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा और पूरी स्पष्टता के साथ चर्चा तो आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा उनके उत्तर के क्रम में जरूर दिया जाएगा। मैं समय को देखते हुए कुछ मोटी बातों पर अपना विचार जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। आज भी आदरणीय मनीष तिवारी जी ने अनुच्छेद 20 विद इन ब्रैकेट 3 की चर्चा की। सही है कि ये जो चर्चा है वो इस बिल के अवसर पर की जा सकती है, लेकिन इस संबंध में मैं उनको कहना बड़ी विनम्रता के साथ चाहूंगा। वो बड़े अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट इंक्रिमिनेशन को वायलेट ये नहीं करता है। No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. ये जरूर है, लेकिन ये इस टर्म विटनेस को एविडेंस एक्ट की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। स्टेट वर्सेस बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगट के केस से आप अवश्य परिचित होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि there was no infringement of Article 20(3) of the Constitution in compelling an accused person to give his specimen, handwriting or signature or impressions of his thumb, fingers, palm or foot to the investigating officer or under orders of court for the purpose of comparison. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी कहा है कि सैंपल देने के लिए कंपेल करने से आर्टिकल 20(3) का वायोलेशन नहीं होता है। जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो उस पर विपक्ष के एक सम्मानीय सदस्य ने ये कहा था कि ये बिल बहुत जल्दीबाजी में लाया गया है। ये बिल में स्टेक होल्डर्स को संज्ञान में नहीं लिया गया है और बिना पूरी चर्चा के इस बिल को लाया गया है। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बात सही नहीं है। ये बिल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और लॉ कमीशन के सुझावों के अनुरूप लाया गया है और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 87th रिपोर्ट, इसमें इस बात का जिक्र था और स्पष्ट जिक्र था कि आपराधिक जांच को आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ साथ 2-3 टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी और उसको भी मैं आपके समक्ष निश्चित रूप से रखना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि पहचान के उद्देश्य से एकत्र किए जाने वाले मेजरमेंट को सीमित नहीं रखा जा सकता है और वैज्ञानिक ज्ञान का फायदा लेते हुए मेजरमेंट की श्रेणियों को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विधि आयोग ने यह भी कहा था कि अपराधों के संबंध में इस तरह के सबूत
एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है, उनका विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है और जिन व्यक्तियों का मेजरमेंट लिया जाना है उनके भी दायरे को विस्तृत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था जो उत्तर प्रदेश बनाम राम बाबू मिश्रा के केस में उल्लेखित है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति का नमूना, हस्ताक्षर, स्पेसिमेन सिग्नेचर और लेखन, हैंडराइटिंग देने का निर्देश जारी करने की शक्ति मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य में 2019 में न्यायिक व्याख्या करते समय ये विचार व्यक्त किया था कि जब तक संसद द्वारा सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान नहीं कर दिया जाता है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के अपराध की जांच के लिए आवाज का नमूना का आदेश देने की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, वॉइस सैंपल, ये सब देने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने समीक्षा के क्रम में, न्यायिक प्रक्रिया के क्रम में कही थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में एनसीआरबी को यह काम दिया गया था कि वे प्रस्ताव की समीक्षा करें और समीक्षा करने के क्रम में वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क स्थापित करके उनसे बातचीत करके और इसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो के निदेशक हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें। तदनुसार एनसीआरबी ने राज्य के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से बैठकें की, बल्कि और साथ साथ 2018 में फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के साथ उन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन में भी चर्चा की और इस प्रकार का रिपोर्ट सबमिट किया कि माप के दायरे को बढ़ाने और जिन व्यक्तियों के माप लिए जा सकते हैं उनके दायरे को बढ़ाने में सभी एकमत हैं, सबकी राय है कि ये दायरा बढ़ना चाहिए, व्यक्तियों का भी दायरा बढ़ना चाहिए और जिन लोगों का माप लिया जाना है उन लोगों का भी दायरा बढ़ना चाहिए। दूसरा जो बिंदु उठाया गया था उस वक्त जब ये बिल सदन में लाया गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर पर इससे कुठाराघात होता है, राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में अनावश्यक दखलंदाजी है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 और प्रविष्टि 2 में दर्ज है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार, जैसा आप सभी जानते हैं, राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि माप आदि लेने का सीआरपीसी में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह जांच प्रक्रिया का ही हिस्सा है, इसलिए संसद की विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और ये आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है और राज्यों के विशेषाधिकार का हनन है या राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी है। सबसे ज्यादा बात, और आज आदरणीय मनीष जी ने भी पुनः उस बात को दोहराया, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी सबके लिए बहुत महत्व रखने वाली चीज है, चाहे आप अपोजिशन में हो और हम तेजी बेंच में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट टू प्राइवेसी निश्चित रूप से एक ऐसा राइट है जिसका सभी को कद्र करना चाहिए, लेकिन आपको स्वयं पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इट इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस।
और वो भी पता होगा कि किस किस परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। इन सारे बिंदुओं पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। और जो जिसकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में की कि मॉडल जेल मैनुअल भी बन रहा है और राज्यों को भेजा जाएगा, और जो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो अभी उठाए गए हैं उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो इस संबंध में इतना ज्यादा नहीं कहते हुए मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लीजिए या यूनाइटेड किंगडम की बात कर लीजिए, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स बना हुआ है सैंपल्स कनेक्शन का, जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। उन बातों की यदि चर्चा हम करें और उदाहरण दें तो आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि दूसरे देशों में सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कितना स्ट्रिंजेंट रूल्स बना हुआ है। आप विस्तार पे से मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार में जाने पर व्याख्या करना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन एक दो चीज मैं जरूर इस संबंध में कहना चाहता हूं कि बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के भी, यूनाइटेड किंगडम के भी, जिसमें जो चैलेंज किया गया है राइट टू प्राइवेसी के आधार पर, वो सारे चैलेंजेस को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। आप यूनाइटेड किंगडम के पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 का विशेष रूप से अवलोकन करना चाहेंगे, क्योंकि इसके सेक्शन 62 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंतरंग नमूने भी लिए जाने चाहिए, लिए जा सकते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। आपने मेजरमेंट की बात की। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई शब्द है तो मेरी समझ में मेजरमेंट है। मेजरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं वो आपने बताया और पढ़ करके भी सुनाया, उसको दोबारा पढ़ करके सुनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपने कही 107, 108, 109, 110 की, ये 100 से जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत बाउंड डाउन नहीं किया जाता है गुड बिहेवियर के लिए। 117 के ही अंतर्गत बाउंड डाउन किया जाता है गुड बिहेवियर के लिए। तो 117 में जब बाउंड डाउन किया जाएगा या जमानत देने के लिए कहा जाएगा, तभी ये अट्रैक्ट करेगा, अन्यथा नहीं अट्रैक्ट करेगा, जो आप बात कर रहे थे। आप बोलिए। किन किन व्यक्तियों का नमूना लिया जा सकता है? जो कन्विक्ट हैं उनका नमूना लिया जा सकता है, और जो जिसकी चर्चा अभी मैंने की उसका नमूना लिया जा सकता है, जिसने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसका नमूना लिया जा सकता है, या जो प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट हुआ है उसका भी नमूना लिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो प्रोविजो है उसका उल्लेख आपने विस्तार से नहीं किया। प्रोविजो में यदि कोई महिला या किसी बच्चे के विरुद्ध अपराध नहीं किया गया है, या ऐसा अपराध नहीं किया गया है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो, वैसे व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा बायोलॉजिकल सैंपल देने के लिए। एनसीआरबी को आपने कहा कि 75 वर्ष तक रिकॉर्ड को संधारित किया जाएगा एनसीआरबी के द्वारा। तो यहाँ तो अवधि भी निर्धारित की गई है। बहुत सारे देशों में तो वो एक बार रिकॉर्ड आ गया उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई प्रोविजन नहीं है, वो हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ जो निर्धारित अवधि की गई है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन ये किस लिए कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि वो जो रिकॉर्ड दादा, इसलिए तो सुनिए दादा, एक मिनट मैं जल्दी बात समाप्त कर दूंगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ये दादा 2 मिनट का समय दीजिए बस। पूरा बोलिए।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध की रोकथाम के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उसके प्रोसिक्यूशन के लिए ये रिकॉर्ड को हासिल करेगा, स्टेट से भी हासिल करेगा, डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी हासिल करेगा, उसको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसको शेयर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ताकि भविष्य में होने वाले अपराधों और अपराध कर्मियों के विषय में ज्यादा जानकारी इस आधार पर जुटाई जा सके। एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि लॉ कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया और राज्यों से जो विचार विमर्श हुआ, उसमें पाया गया कि बहुत सारे प्रोविजंस में चेंजेस की आवश्यकता है और जो विभिन्न राज्यों के द्वारा इस में संशोधन किया गया है उसमें भारी अंतर है। इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए इस बिल को सदन में उपस्थापित किया गया है, जिसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि एक हेड कांस्टेबल या एक वार्डन रैंक का पदाधिकारी ये मेजरमेंट ले सकता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है और मैंने निश्चित रूप से 38 साल की पुलिस की के कार्यकाल में बहुत सारे अवसरों पर देखा है। उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों को सुलझाने में इस बिल के पारित हो जाने के बाद बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और बहुत दफा जो सालों से न्यायालयों में उचित साक्ष्य या सबूत के अभाव में कांड लंबित रहते हैं, उनमें उनको गतिमान बनाने में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। इसी धारणा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दयानिधि मारण जी। So thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to talk on this bill. Sir, I rise to oppose the bill and strongly vote against the bill in the current form. So I feel this is anti-people and anti-federal. Sir, I would have appreciated that if the Home Minister had brought the law en masse to ensure that all the antique logs which were brought by the Britishers are being given a new offence. But they seem to be cherry-picking, sir. Cherry-picking whichever laws they want to change. That too, if they feel they can terrorize the country. If they terrorize the country, sir, the reason I'm saying, sir, right now, sir, I have a data which was published, the Prison Statistics of India report of 2020, sir, which was released on 31st December. Sir, the total capacity of the prisons is 4,14,033, sir. The present occupancy is at 4,88,511, sir. Whereas we have nearly 120% capacity, 20% over capacity, sir. Out of this, sir, the convicted people are only 1,12,589. The people are going under trials is 3,71,848. Literally, sir, 70% of the people who are in the prison are under trials. Basically, sir, they have not got an opportunity to go argue for themselves, and preferably, sir, the punishment for the offences committed for them would have been petty. They are still overstaying in the jail, but our Home Minister is not worried about that, because to get them out and bring the law, because they are all under the antique law, because which will also save money for the government and also bring about an order in the prison system, sir. Sir, I will also appreciate if the Home Minister had come out with the data by bringing this criminal procedure identification bill, that he will improve the efficiency of the police department and say that we will be able to identify the crime within 24 hours or 48 hours or 56 hours of the crime is done. No, sir. It is not that. Sir, basically, sir, this bill is against the fundamental rights to privacy of the citizen, and which has been guaranteed by the Honorable Supreme Court in the case of Justice case Puttaswamy. Sir, the Union government is always, I sometimes wonder whether the Home Minister, the Prime Minister forget where they are coming from. Sir, you all coming from Gujarat. Sir, you were the Home Minister of the state of Gujarat. Our Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat. At that time, you are against the Union government taking over the rights of the state governments. So, but the moment you come and sit in the center, sir, you want all the powers to yourself. Sir, let me tell you, sir,
there's always a saying, you can't be a king throughout your lifetime. So the political cycles keep changing. So what happened to the Congress will also happen to you. But do not feel that you will always be in power, taking all the powers from the state. Sir, we feel that you're getting into the state, sir. Sir, again, sir, this is a fundamental rights, privacy, sir. Sir, I would like to ask you, sir, are we trying to create a surveillance state? Sir, we have seen that in this present government, that there's a fear which is put amongst the civilians to do that. Sir, first of all, sir, the data protection bill is still yet to be tabled in this house. Before the data protection bill is being tabled, sir, what is the rush for the Home Minister to come with this bill? Sir, I'll also say, sir, any bill that collects data has to comply with rights to privacy. This is a decision of the Supreme Court, sir. Sir, the bill is neither of those. Sir, I would like to say, sir, when the honorable member from the ruling party spoke that this bill is like the USA, we are trying to do what the UK is doing. Sir, there is no fundamental rights in our bills, in our laws. Let me tell you, sir, in every prisoner, when he is arrested for a petty crime, he is made to sit without in his underwear in the jail. Sir, have we tried to change that? Sir, there are custodial deaths which are taking place throughout the country, irrespective of whichever state government is ruling. Have you tried to address that, sir? No, you're not worried about that. Sir, but one thing, we fear that when you try to collect a large amount of data of this kind, sir, this brings a fear amongst us. Sir, you say the bill is needed right now, but it will solve the crisis. Sir, why do you want to hold it for 75 years? Sir, the charging section of the bill provides that any police officer may insist on measurements to be taken of any person who is convicted or who is just accused of an offence. It is an open-ended. It does not even prescribe any classification on basis of the gravity of the crime or the nature of the crime, the length of sentence. Every citizen is entitled to privacy and in any manner. Sir, the thumb impression, signature, everything is being taken off. Sir, when such records are stored under the guise of investigation and are shared, there are large avenues of abusing the same and misusing the same. Yet, you claim to be upgrading the technology of a system which is double-edged. Sir, as a common man, I'm concerned. Sir, don't you feel that this will be misused, targeted against individuals? Sir, your government is known to target the minorities. Any law you break, the first abuse is done to the minorities. Sir, we feel that this will be used by you, by your government, to do it. Sir, when you are bringing this law, I would like to ask the Home Minister, sir, what about Lalit Modi, sir? What about Nirav Modi, sir? What about Mehul Choksi, sir? What about Vijay Mallya, sir? They all went under your nose, through the airports, through your own airports which are guarded by you. What law did you do to bring them back? And how did you send them? You have not changed. Sir, you still now, sir, for Lalit Modi, your own former ministers, your former chief ministers have given statements to the UK government for their political asylum, for his political asylum. Sir, this has been recorded. You can't bring Lalit Modi back to India because you can't, every time Lalit Modi name comes, you will bring Vijay Mallya. But what about Lalit Modi? Who are the BJP leaders who are given statements in support for his political asylum in the United Kingdom? There is no law. So you may say anything, but sir, end of the day, you always believe in distraction. Whenever there's a major price rise or a fuel price rise and people are talking about fuel price rise, you want to throw this and derail and distract the entire Indian population so that we keep talking about this. Sir, I would like to ask, sir, in your law, sir, the Delhi government, police comes under the Union Home Ministry. Sir, the recent Chief Minister of Delhi government's house was vandalized. What happened, sir? How many people were arrested? None. There are cameras there and nothing could happen. Sir, you yourself in a union territory which is governed by the Home Ministry can't do anything. Sir, what about the JNU rights or the Delhi rights? Nothing. There are so many cameras and you decided to keep quiet. Sir, always, sir, you are in a hurry to bring laws. Sir, when the COVID situation came in, you accused the minorities. You wanted to blame someone. Subject, sir. This is subject, sir. Out of subject. No, sir. Sir, I have to say. मंत्री जी out of subject बोलेंगे तो फिर आप बोलना मत. Sir, you accused the Tabligh Jamaat of saying that they were spreading COVID
and you ensure that you arrested the Malaysian citizens here. What happened, sir? In reciprocation, the Malaysian government arrested all the Indian civilians there, and they were for overstaying. Sir, every time you do, it is having a reciprocal effect. Sir, the devil's in details. As an ordinary citizen, let me break down my concerns into three parts. What is the data being collected? Whose data is being collected? Who's collecting the data? Sir, the bill is, what data is? The bill is defined measurements to include an incredibly wide and loosely defined set of data points about individuals. You want to collect the expected medical examination referred in section 55 and 53A of the Code of Criminal Procedure 1973, which includes DNA, hair, etc. But you also want to collect finger impression, palm imprint impression, footprint impression, photographs, iris, retina scan, physical biological samples, and the analysis are loosely defined behavioral attributes, including signature and handwriting. If we intend to use this information in applied ways, we are not allowing a creation of a fundamental database and digital infrastructure for a police state. Sir, there's a huge inroad into rights of privacy and is very loosely worded and open-ended. The bill is so broad, we fear it does not satisfy the two-folded check of necessity and proportionality. Sir, the bill causes fear, great fear, because it is the first step towards the infrastructure needed to create a police state. The bill also seeks to hold the data to 75 years. Once profiled, it will become a legal maze for an ordinary citizen to get his data removed from this database. Even if a person is arrested for a crime, be it the smallest crime, the police can exercise the power under this act and insist that all the data must be taken only after the accused proves his innocence. Even if he proves his innocence, sir, it will take 15 to 20 years, sir. It is not the finality. The magistrate can still say all the data preserved has to be preserved, and that's it will be there, sir. Sir, whose data is being collected? The bill expands the ambit of person whose measurements can be taken to include the person directed by the magistrate to give the measurements, and allows police and prison officers to take measurements of any person. Anyone who resists giving measurements, sir, will be considered under the offence obstructing public servant in discharging of public functions under section 186 of the Penal Code. So, to what level does the bill suggest develop profiles? Ordinary individuals who do not even been convicted of a crime, or just a suspect, if an ordinary citizen, any person accused or suspected of anything can be profiled to the extent. We are giving the union government sweeping powers. Sir, already, sir, we feel that the union government is spying on the Indians with the Pegasus software, which you failed to address. But it's a fact that the Israeli government has accepted that it has sold Pegasus to Indian government. And already we have been surveilled on that, sir. But, sir, nothing is spoken about. Sir, the Chief Justice of India himself made an open statement saying that the CBI and Enforcement Directorate are not doing the job. They're either sleeping or overdoing. Sir, you have been using your allies. Allies means not the political allies. Your CBI, your income tax, your enforcement department, your RAW, your NI, for all your political gains. Sir. Any politician, sir, there we see they overreach. Sir, half late. You're using NCB also. NCB also has joined your alliance. Narcotics Bureau has joined your alliance. And sir, this is creating a fear. Sir, I'm I'm the only speaker, sir. I'm the only speaker, sir. So, we have already seen ordinary citizens being harassed in the name of religion, hatred, and pseudo-nationalism, and the fundamental rights to dignity have been trampled. So how can we be sure this will not be used to profile groups, small citizens who want to go and make a protest for fuel price hike? They can be arrested. So tomorrow, if people say price of petrol has gone to 120 rupees, if the gas price has gone to 1,000 rupees, if they go protest, you might arrest them and you may start profiling them. And tomorrow they'll be at a preventive arrest because, sir, you are getting into the every domain. Sir, and who's collecting the data? So you seek to empower the National Crime Records Bureau of India to collect, store, and preserve the record of measurements and for sharing, dissemination, destruction, disposal of records. Currently, as prisons and police are state subjects, how do you see the interaction between these two? It is not encroaching to the state subject, sir. That apart, the present bill confers unbridled powers to the police officials and prison officials and always keeps their rights of citizens in central rooks at the mercy of different investigation agencies. So the bill says that all data that has been collected will be stored with the National Crime Record Bureau for the purpose of prevention, detection, investigation, sir. So all data sample collected will be stored at the national level, processed
to the relevant courts and given to any law enforcement is as prescribed. Sir, I understand the prison management is subject of importance and you are naturally interested in consolidating the centre's power, but you cannot have such blatant disregard to the state's autonomy and the independent functioning of such matter. I fear this law could be misused. Sir, and I feel, sir, the very fact that when the Home Minister brought a law for the citizen amendment bill in this, I had raised a point to the Honourable Home Minister and said, you are not the Home Minister only for North India, for the entire India. Sir, today, when we said you laughed at us, you said it's not important. Today we have an issue. Sir, today Sri Lanka, our tiny island, Sri Lanka, is in severe economic crisis. Refugees are pouring into India. There's no law. There are Muslims also coming. But sir, we pleaded you, don't do that. Don't boycott the Muslims. Make it inclusive. Today we have a reality. Sir, in your own government, in your own term, as a Home Minister, you are realizing such impossible situations are happening across the world. Sir, COVID is bringing a lot of changes. Sir, now, what are we doing? Those refugees who are coming into our country are being arrested. Sir, I'm saying, sir, please have a wider scope. Sir, this law, first of all, sir, the data protection bill has to be tabled. We have to know what data can be protected. And moreover, sir, you have to give clearly how you are going to protect this data. So when this data is going to be given to all multiple agencies, how sure are you of privacy of an individual citizen? I'm not talking like a lawyer, I'm talking like a common man. How sure that my data will not be misused or given or sold to anything? Sir, and right now, sir, we see our own system, our web pages, our government web pages being hacked. Sir, how sure that you are bringing in systems to protect this data? Sir, please don't be in a hurry. Sir, please stop terrorizing people. Sir, there's a need. There's other laws which you have to do. Keep this as a law priority. Yeah. Please send it to the standing committee. Let it go to the new process. I request the Home Minister, sir, like the CAA, you were in a hurry and see what happens, sir. Today, please don't be in a hurry trying to terrorize people, sir. I'm sure, sir, the Honorable Home Minister will definitely give a good thinking on this and will not be a rush after seeing whatever he has done, sir. I respect the Home Minister does the right thing. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Srimati Mahua Motra. Honourable Speaker, sir, I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to oppose the Criminal Procedure Identification Bill 2020, which was introduced by the Minister of State in this House last week. It was a repealment of the original Identification of Prisoners Act 1920. The introduction of this bill was met with very vigorous protest by the opposition, and in one of the very rare instances that I have seen, that introductory stage of the bill itself, we had sought a division. The original Act of 1920 was passed by our British colonizers, and they did this in 1920 to control nationalist forces and increase surveillance. And they had authorized authorities to take photographs, to collect footprints, and to collect palm prints, fingerprints of convicted people, and also in certain cases non-convicted, and store them. Now, how tragic is it, how ironic that a century later, 100 years later, that we have an elected Indian government. This is not a British era colonizer. It is an elected Indian government who claims to be more nationalistic than any of its predecessors. And today you are bringing in a law that is more intrusive, that collects more data than the original law, and has fewer checks and balances, fewer safeguards than even the British era law did. It is very ironic. The stated objective of the Criminal Procedure Bill of 2022, which was introduced, as set out in its statements of objects and reasons, is to update the law by taking into account new techniques of measurement and identification that have evolved over the last century. And the bill seeks to authorize police and prison officers to take measurements of those who have been arrested, detained, convicted of any person directed by a judicial or executive magistrate. The key words here are any person. The bill has redefined the term measurement to allow police to take retina scans, iris scans, fingerprints, palm prints, footprints, physical and biological samples, and even behavioral attributes, which are what? Which is your signature, which is handwriting. So anything that is referred to under Section 53 or 53 of the Code of Criminal Procedure 1973 falls within its ambit. The original act, remember, was only photographs and palm prints and fingerprints. This has increased the ambit.
So what is it that is so dangerous about this bill? I'm going to try and explain it in layman's terms so everyone who's watching this can understand how this affects us. Because I remember opposing the UAPA bill, in those days a bill, standing here. And the Honorable Speaker told me that, why are you getting so excited about this? Ye to aatankwadiyon ka liye hai. And I remember answering, saying that, sir, if this bill comes in, tomorrow there is a risk of all of us becoming aatanwadis. And the UAPA has been misused, and today we have a fear that this bill itself may be misused, which is why we are standing up today. Sir, फिर disturb. मैंने क्या कहा था कि इतना क्यों विरोध कर रहे हो? सर वो रिकॉर्ड में है सर, मुझे खत्म करने आपने बोला कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? ये आपने कहा था कि आप इतना आप कभी भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के लिए आसन के बारे में मत बोला करो। अच्छा, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, सर है रिकॉर्ड में, आपने कहा था, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट इज सो डेंजरस अबाउट दिस बिल? दिस लॉ रिकॉर्ड रखते हुए कैसे बात कर सकते हैं आसन के खिलाफ? रिकॉर्ड इज इन देयर, इट इज इन द लोकसभा इन द आर्काइव्स। नो, यू हैव टू पुट द रिकॉर्ड। पहले सदन स्थगित करके रिकॉर्ड दिखाओ। I can show you in the speech. Let me finish. I'll show the speech. मैंने आपको रिकॉर्ड का कॉपी रखना चाहिए। कभी भी सदन के If it's not in the record, explain. पहले बोल जाओ फिर एक्सप्लेन करो, ये कोई तरीका है? लाइव टेलीकास्ट होता है सर, ऐसे नहीं चलता है। देखा है सर, देखा है। अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या? अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या, ये बताओ आप। क्या अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या, ये बताइए। आपकी बात में अध्यक्ष जी ने तो विरोध नहीं किया ना। The honorable speaker sir has already addressed me, Mr. Meghwal. Please, I would advise you, please let me finish. Thank you. The law speaker sir has spoken. There is no need for you. There is no need for you, Nishikant ji. The speaker sir has spoken. Please sit down. The speaker has spoken to me. Sit down. The speaker has addressed me. I have accepted it. This law is being proposed in the absence of any overreaching data protection law, which India so desperately needs today. 5 years ago, we mentioned the data protection law. It is still not being brought in. You are saying that there has been advance of technology in the last decade, which is why we need to repeal it. But with the advance of technology, there is a flip side. The state has even greater powers of surveillance. So when we in this House authorize any legal expansion of the ambit of these powers, we need to ensure that these powers can be controlled, can be regulated. The old act was only photographs and fingerprints. Now you've added retina, you've added biological samples, behavioral. So we are signing off, basically all of us, on much greater powers of the state. So we need to put in very solid safeguards. This bill has no such safeguards. The malefides of this bill are apparent not only in the unconstitutional provisions it seeks to enforce, but it seeks to blur out all distinction, any and all distinction between an under trial, a detainee, a suspect and a convict. And it is using the words a person involved in any crime. It's a very broad sweep. The expansion of this ambit of the law's operation to people who have been arrested for any offence include people under preventive detention laws. So therefore, the privacy of individuals who are not convicted of any wrongdoing are being put at the mercy of the state. If I would like to quote Faiz Ahmed Faiz, who said, "Teere ilzam bhi, sange dushnam bhi." So you're putting not only ilzam, you're also giving us infamy. The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts sentenced to a prison term of at least 1 year, and anyone arrested on a charge that attracted a prison term of only 1 year, and thirdly, one who has furnished a bond for good behavior. This present bill includes all convicts and anyone arrested under any law or detained even under preventive detention. It is increasing the offences from minimum of 1 year to 7 years imprisonment under Section 3. But as Mr. Tiwari pointed out, the proviso to Section 3 has been very poorly drafted. If it is intended to mean that a person who has been arrested with a connection with an offence punishable with less than 7 years, it is a good thing. However, the use of the word may in that section itself is an escape route, because when you use it with the power of the magistrate to order the taking of measurements, it is nullifying this beneficial aspect of this proviso. So if Section 3 read with Section 5 and the introduction of preventive detention is making this far more draconian than the existing law, I would really request you to look into this. So I suggest that the word may in Section 3 be changed to shall. And it be clarified that under Section 5, the magistrate has no power to direct a person arrested for offences punishable with less than 7 years. Otherwise, Section 3 is completely nullified. Another dangerous thing about this bill,
the average life expectancy of Indians is 69.6 years. You are permitting the retention of records for 75 years. And you're allowing the National Crime Records Bureau, the NCRB, to share and disseminate personal data with any law enforcement agency. This violates the best practices of data protection, which is the principle of purpose limitation, which means that you can collect data legitimately for one purpose, but it must be used for that purpose. It cannot be used for another purpose. There's a very vague term in this bill. It says investigation and prosecution of crime. So you can have agencies all over the country with no purpose limitation having access to your personal data. And the collection of data for personal data for some crimes may be very necessary. We understand that. But there is no distinction between those crimes and other crimes. It's a very wide sweep which can be very dangerous. Now this bill will make the dreaded Thanedar, even more dangerous. It gives virtual carte blanche to the police for sample collection. The old 1920 Act authorized police officers of the rank of sub-inspector and above. This new bill is letting police officers not below the rank of a head constable and prison officers not below the rank of a head warden to take measurements. So it's lowered the threshold. And if you refuse to take these measurements, that is an offence under section 186, which is obstruction of duty for public servant, as Mr. Maran pointed out, of the IPC. Now this bill is allowing police and prison officials to collect measurements regardless of the refusal. This is a violation of fundamental rights, and this is going to shut out any dissent. This is the vagueness and overbreadth of several provisions is extremely concerning. Now there is no appeal mechanism. If the magistrate says directing it, there is no appeal mechanism against the decision of the magistrate. The most dangerous and insidious aspect of this proposed law is the grouping of those booked for preventive detention. So Indian citizens, like all of us sitting here in the opposition, we can be arrested or detained even before the commission of any act of criminality. You may think we will do something, you may think we will say something, and we could be put under preventive detention. So before doing anything, you can take me and I will be grouped with those arrested for serious offences and convicts. So if this bill becomes a law, I mean, we are entering a full-fledged police state. Any opposition will be brutalized into silence. Now, that is something we must safeguard against. The Home Ministry says, trust us. Yes, we would like to trust you, Mr. Home Minister, but even in UAPA, look at its misuse. You brought in this bill, look at its misuse. I was looking at Mr. Kishan Reddy, who was our Minister of State for Home, putting out the numbers. And if you look at the increase in the number of UAPA cases, from 16 to 19, 5,000 cases were registered and 7,000 people were arrested in the period 16 to 19, but only 2.2% of cases were resulting in a conviction. Preventive detention, 177 politicians arrested in Kashmir after revocation of Article 370, 71 from National Conference, 35 from PDP. When the CAA protests happened, 1,100 people were under arrest, 5,500 kept in preventive detention. There was a 28% increase in the number of sedition cases filed each year. Each year, 28% increase between 14 and 20. So if you look at the arrest of journalists, detentions of journalists in India, I was reading a report by the Free Speech Collective, and it said in the last 10 years, 154 journalists in India were detained, arrested. 67 of these were in 2020 alone. I'm going to now read a quote from the Supreme Court judgment, the state of Andhra Pradesh versus Chala Ramakrishna Reddy, year 2000. The right to life is one of the basic human rights. It is guaranteed to every person by Article 21 of the Constitution, and not even the state has the authority to violate that right. A prisoner, be he a convict or under trial or a détenu, does not cease to being a human being. On being convicted of crime and deprived of their liberty with the procedure established by law, prisoners still retain the residue of constitutional rights. Our democracy, however flawed, seeks to give each Indian equal rights as human beings. Our laws are based on the principle of innocent till proven guilty. I will quote the poet Javed Akhtar, and he says it very nicely. He says, "मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है, किसी का भी सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता." This bill places the privacy of individuals at the mercy of the state, allows for the retention of personal data with no framework for data protection whatsoever. I appeal to the government and to the Honourable Home Minister, please send this bill to a standing committee for further deliberations if you don't take it back. Thank you very much. Shri Vinayak Rawat ji.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 ये जो पेश किया है, इस बिल को हम समर्थन नहीं कर सकते। साथ साथ विरोध करते हुए हम माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके पहले वक्ता ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं और इस बिल का भविष्य काल में जो दुरुपयोग होने वाला है उसके तरफ अगर गंभीरता से अगर आप देखें तो इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर करें, उस स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरीके से बहस होने दो और उसके बाद आगे कुछ करना हो उसका निर्णय फिर एक बार लेने के लिए आप इस सदन में आ सकते हैं। सभापति महोदय, बिल पेश करते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कानून को मजबूत करने हेतु और दोष सिद्ध होने के लिए मदद हो, ऐसे हेतु से यह विधेयक लाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून को मदद करने के लिए तो छोड़े, दोष सिद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन पूरी तरीके से मानवता के ऊपर आघात करने वाला और मानवता और इंसानियत नष्ट करने वाला ये बिल है और राइट टू प्राइवेसी का हनन करने वाला ये बिल हो सकता है। इसलिए ऐसी तरह से बिल संसद में लाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से बहस जब तक नहीं होती है, स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर बहस नहीं होते, तब तक मानवता के ऊपर आघात करने वाला ये बिल इस सदन में पास होना यानी इंसानियत का वो क्रूर ठट्टा हो सकती है, इंसानियत नष्ट होने वाली ये बिल है। इसलिए इस बिल को हम शिवसेना की तरफ से विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से अपने देश में सारे इंसान को प्राप्त हुआ है, लेकिन आजकल एक मौलिक अधिकार जो है वो रहे नहीं है। मौलिक अधिकार के ऊपर हर एक तरह से आक्रमण करना, अतिक्रमण करना, कई एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करना, जिस तरीके से आज हो रहा है, और इसीलिए अधिकार में या कानून में जब बदलाव करना चाहते सरकार के माध्यम से तो उसके दुष्परिणाम जो होने वाले उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य से इस बिल में उसके दुष्परिणाम की चिंता हुई नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं गए। आज पूरे देश में जितने भी आरोपी यानी पकड़कर जेल में रखे उसमें से 71% अपराधी अनट्रायल अपराधी है, उनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो चुका है, लेकिन बरसों से वहां पड़े रहे। 2 दिन पिछले हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने भी चिंता जताई है कि लाखों की करोड़ों की संख्या से जो अपराधी पिछले 10-15 बरस से अंडर ट्रायल है उनका भविष्य क्या है, ये चिंता सर्वोच्च न्यायालय ने तो व्यक्त की है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जिनके ऊपर कुछ न कुछ शक से या कोई अपराध थोड़ा सा हो, लेकिन उसके ऊपर उनको पकड़ने के बाद उनको सही वक्त में उनके ऊपर कोर्ट में मामला न चलने की वजह से उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो रही है यानी जेल में, तो ऐसे अपराधियों को कुछ राहत देने के लिए सोचना चाहिए था। ऐसे अपराधियों को कुछ उनकी जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे मराठी में एक कहावत है, आगीतून उठून पोपाट्यात टाकलं, वैसे हो रहा है कि उनको ऐसे आरोपियों को कुछ मदद करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ चिंता व्यक्त की उसका ध्यान देने के बजाय और कानून कैसा ज्यादा से ज्यादा परेशानी कानून के माध्यम से हो सकते हैं इसके तरफ इस बिल के माध्यम से ज्यादा ध्यान दिया गया है। सभापति महोदय, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के माध्यम से अभी पुलिस अथॉरिटी है या प्रिजनरी अथॉरिटीज है, उनके माध्यम से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स उसमें से
इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरस स्कैन आप ये भी ले सकते हैं। और ये लेने का अधिकार किसको दिया है सभापति महोदय? एक पुलिस स्टेशन का सादा कांस्टेबल अपने दिमाग से पकड़े हुए सारे आरोपियों को ये कानून के माध्यम से परेशान कर सकता है। और इसलिए जो अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जैसे आइरस हो, रेटिना हो, ऐसे या बायोलॉजिकल आप सारे टेस्ट या सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उसकी अथॉरिटी फाइनल करनी चाहिए थी। वो न करने की वजह से एक सादा पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल उनके दिमाग से जो आए वो ऐसा कर सकेंगे और सबको दम देना चालू करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज नार्को टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं तो भी उस आरोपियों का सम्मति मिलना आवश्यक है, उसके बजाय नार्को टेस्ट नहीं होते। लेकिन इस बिल के माध्यम से चाहे सम्मति हो या नो, इजाजत हो या नो, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल वो बोलेंगे चलो हम आपको ये सबकी जांच करने के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। और कितनी तरीके के जांच हो और कितना सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं। आज सभापति महोदय इस कानून के अंदर यानी सबसे आज हम सारे पॉलिटिशियंस हो, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अलग अलग तरीके के आंदोलन में उनका हिस्सा तो रहते ही है। अभी महंगाई बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े और कई महंगाई इतनी आसमान से छूने के लिए जा रहे, उसके खिलाफ कई सोशल वर्कर आंदोलन में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं, राज्य के कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं। और ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चाहे वो दंगा फसाद करे या न करे, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, उनके ऊपर 144 के अंदर उनको केस दर्ज करते हैं, 107 उनके ऊपर नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद उनको जमानत देनी पड़ती है। सबसे बुरा असर इस बिल के माध्यम से होने वाले सभापति महोदय, जिनके ऊपर 107, 108, 109 और 110 ऐसे सामान्य धारा के माध्यम से भी प्रिकॉशनरी एक कुछ सावधानता लेने के लिए जो पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक्शन लेने की जो अभी की जो प्रोविजन है, ऐसे लोगों के ऊपर भी इस कानून के माध्यम से उनका रेटिना लेने की व्यवस्था है, आइरस ले लिया जाएगा और भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो भी जितने पर्सनल डिटेल्स डाटा कलेक्शन करना है वो सारे के सारे करने के लिए उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल हमेशा तैयार रहेगा। सभापति महोदय, आज 107 हो या 110 हो, जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा, कोई एक चाल में सामयिक नल के ऊपर झगड़ा हुआ तो भी पुलिस वाले उनको 110 की नोटिस देते, 107 की नोटिस देते। क्या ऐसे जिनके ऊपर 110 की नोटिस देकर शांतता भंग न होनी चाहिए, ऐसी वार्निंग जिस नोटिस के माध्यम से मिलते उनके ऊपर भी उनका भी ये सब डाटा कलेक्शन करने का काम उस पुलिस स्टेशन वाले करे, तो भविष्य में इस भारत माता के सुपुत्रों की जो निजी आजादी है, ये निजी आजादी का रक्षण कौन करेगा सभापति महोदय? अगर इस सभागृह में ऐसे बिल पास हुआ, मंजूर हुआ, तो निजी आजादी रहेगी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अमानुष्यता है, एक क्रूरता है ऐसे बिल पास करके। इसके लिए हम तो इसका विरोध करते ही है। और साथ साथ में और बताना चाहता हूं सदस्य महोदय, जो संविधान के माध्यम से हम सारे देशवासियों को जो मौलिक अधिकार मिला है, ये संविधान के माध्यम से मिला है, किसी की मेहरबानी से मिला नहीं है। इस संविधान को ही तोड़ने फोड़ने का काम इस बिल के माध्यम से करने की सरकार विचार कर रही है क्या? क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये संविधान ये किसी ने पेन लिया और किताब लिया और लिखा, ऐसा नहीं हुआ है। 350 लोगों का ये संविधान का बेंच, उनके माध्यम से कई वर्ष अध्ययन करके संविधान लिखा गया है। और इस संविधान से हम जीते हैं, भारत माता में स्वतंत्रता जो मिल रही है। ऐसे संविधान का रक्षण करना ये कर्तव्य शासनकर्ताओं का है, लेकिन ऐसे संविधान को दुर्भाग्य से इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए मैं इस विधेयक को विरोध करके फिर एक बार कहना चाहता हूं, जैसे कि मारन साहब ने बताया, विनंती की कि हम आपके पास विनंती करें कि इतने महत्वपूर्ण बिल है जिसका सीधा असर
एक भारत के सारे देशवासियों के ऊपर होने वाला है, 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर असर होने वाले, ऐसे बिल की जबरदस्ती मत करें, सोचिए, अध्ययन करें और इसके ऊपर बहस होने दो और फिर एक बार कुछ नया बहस के माध्यम से अच्छा और कानून मजबूत करने के लिए और दोष सिद्ध करने के लिए जो जो आवश्यकता है वो जरूर करें, लेकिन सही सोचकर करें, कोई जबरदस्ती मत करें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Thank you for letting me talk on this Criminal Procedure Bill 2022. So this bill basically seeks to repeal the Identification of Prisoners Act 1920, which is a very age-old act, where only the fingerprints and palm prints and other basic things were collected from suspects or other people. And basically, it is a very basic law which we have in the Identification of Prisoners Act 1920. And this bill, sir, Criminal Procedure Bill 2022, for us to be in line with the global standards, for our investigation agencies to have to be on par with other countries, other advanced countries. So this bill has been brought in, sir, and it basically provides the necessary statutory backing for the agencies to go ahead with this investigation. And basically, one thing we can understand from this is that it can also protect the innocent people. It can save the money of the government, it can save resources, and it will save time in the investigation, because we have seen cases not solved for more than years and years. We have seen cases abroad where, because of this various advanced techniques, they are able to catch offenders even after 10 years, 15 years. They are able to easily nab the culprits. So I think we have to be in line with the global standards. We should adopt modern strategies. And in clause 2B of the bill mentions biological samples and their analysis in the definition for measurements. And this clearly, it can be inferred that DNA falls under this definition of measurement. Almost around 70 countries around the world have central DNA database, and it is not something new, sir, or something which is only for India. I think we should go ahead with this central DNA database. We should collect samples, because with this, there's, the repeat or the serial offenders will deter them from committing more heinous crimes, and it will also solve the cases faster. And also, sir, in 2018, the Home Ministry launched the National Database of Sexual Offenders, NDSO, which includes names and other details, and this has greatly helped in curbing these offenders. So similarly, sir, this bill also provides for database for other criminal offenders, which is a welcome move also. If such a database is there, it can strengthen the law enforcement agencies. Sir, and I would like to suggest a couple of points. You've seen the other speakers, everybody is having serious concerns about two things, sir. So this bill should not be used as a means for political witch hunt. The government should give proper comfort. It should convince, the Honorable Home Minister should convince the whole House that this bill will not be used for political witch hunt. And also, the DNA profiling also, which is a sensitive thing, should be purely used for serious crimes and other counter-terrorism purposes only. And there's another important question, sir. How safe is the data which is being collected? The data should not be misused, and Honorable Home Minister should give a proper methodology or a way where he can assure that this data will not be misused. And with these suggestions, I would like to support this bill on behalf of YSR Congress Party, sir. Thank you very much. Madam. Sir? Oh, thank you. I'll just come. You gave your name, na? I was waiting for my predecessor from JDU to speak, but thank you, sir. Okay. This reminds me
of the deliberation that we had 20 years ago or 22 years ago, when the then Deputy Prime Minister, Mr. L.K. Advani, being the Home Minister, had moved a bill which was an ordinance by that time, Prevention of Terrorist Ordinance, POTO. Subsequently, it became POTA. And that time, Lok Sabha, of course, passed it in a hurry. It got stuck up in Rajya Sabha. And then subsequently, for the second time, the joint session was called to pass the bill. And in Central Hall, we all debated again on this bill. That has reminded me. I'll come to that aspect a little later. But I would say the Central Procedure Identification Bill 2022 intends to replace the Identification of Prisoners Act 1920. This bill enables the police to collect fingerprints, photographs, iris scans, and a range of biological identity samples from individuals. If it authorizes the National Crime Record Bureau to create a central repository of this evidence and share it with law enforcement agencies. On the face of it, this 2022 bill appears to be broader, more modern version of its colonial predecessor. But is such a law too intrusive? That is the question which is being debated here in this House. Is such intrusion consistent with the Constitution? These are the two major questions that which needs to be discussed. Crime prevention, sir, is a core function of the government. But to be constitutionally valid, the law must be validly enacted, serve a legitimate purpose, and any curtailment of fundamental rights for this purpose must not be excessive. This is a delicate balance act, usually achieved by narrowing the scope of intrusive provisions and introducing safeguards to prevent abuse. As intrusion into an individual's right increases to combat crime, laws must put in place stronger safeguards to prevent abuse. Curiously, this bill has gone the other way. It allows the police to collect samples not only from convicts, but also those arrested or even detained under any preventive detention law. This blanket provision between local gunda detained when a dignitary is visiting or those convicted by terror offences. More worryingly, even if a person has never been arrested in connection with an ongoing investigation, a magistrate can order their samples to be collected. This has the potential to create a comprehensive profile of all citizens in this country. Is this what the government wants? We have discussed today, my predecessors have discussed about data protection. A bill is pending before the government. A joint committee has already given its report. The DNA bill, already the standing committee has given its report to the government. It is still pending. These two major bills, if it would have come to the House to be passed, then it would have been easier for us to accept the provisions that are there in this bill. I think the government may think over it. Back in 1980, sir, the Law Commission of India in its 87th report and the Supreme Court in a judgment titled State of Uttar Pradesh versus Ram Babu Mishra had nearly simultaneously suggested the need to amend the statute. There is no doubt about it. However, we find devil in the details, with three expansions in the power of the state surveillance. First, the definition of measurement is not restricted to taking measurements. It also includes analysis. The definition now states iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioral attributes,
including signature. This definition is nebulous and vague. It goes beyond the scope of law, which is designed for taking measurements. The definition of physical and biological sample, and I quote, physical and biological sample, is not provided in the definition provision of this bill, and then arguably extend to the collection of DNA samples. A bill is there since 2019. Standing committee has raised concerns about privacy and profiling. The second area of expansion of surveillance concerns from whom such measurement can be gathered. The existing law permits data capture by police and prison officers, either from persons convicted or persons arrested for offences punishable with a minimum of 1 year's imprisonment. Parallel powers are granted to the judges or the judiciary who can order in aid of investigation. While judicial power is left undisturbed, it is the powers of the police and prison officials that are being widened in this bill. Through this bill, it is expanded to all persons who are placed under arrest in a case. The bill contains muddled language. Mark my words, it contains muddled language stating that a person, and I quote, may not be obliged to allow taking of his biological samples. Repeatedly, I think Nishikant Dubey will agree with me. He has heard me saying this many a time. English is a very funny language. And if you read it 3 times, you get 3 definitions, especially the draft, that 3 definitions. And especially the draft that is done by our Department of Legislature, what is it called? जो ड्राफ्ट बनाते हैं लीगल अफेयर्स की, ये उसी हिसाब से एक व्यवस्था है. और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोविजन लिखा गया है, may not be obliged to allow taking of his biological samples, ये दोनों तरफ से ये होगा. और ये this is in surface offers a choice to a person to refuse. However, the words may not be obliged may also be read to offer discretion onto a police officer to confer such a choice. This choice, and I say, may not be truly voluntary when there is absence of accountability in our police practices. Sir, third area of concern is the database of the measurement which are gathered and would be kept for 75 years and to be destroyed earlier if the person is discharged or acquitted. I am of the belief that the concern expressed in this House over privacy and safety of the data is significant. Such practices that involve the collection, storage and destruction of vital details of a personal nature ought to be introduced only after a strong data protection law. Sir, India has a long history of state governments, because ultimately this bill, when it becomes an act, will be implemented by the state police. At very few instances, the central government will be enforcing this bill when it becomes an act. It will be enacted by the state police. And we all know, most of us have the experience, police departments in the state hound opponents. The bill needs to provide enough checks and balances to prevent abuse of its provision by police to harass or implicate innocent persons. Neither it dwells on unauthorized access to stored data or misuse of data by the police. Lastly, sir, I would draw the attention of the House to the bill where it is mentioned, and I quote, any other examination referred to in section 53 and 53A of Criminal Procedure Code, unquote. These are the 2 provisions in CRPC. In turn, is very loosely worded. If you go through, sir, you yourself very much aware about the legal terminology. What does it say? Such other tests which a registered medical practitioner thinks necessary. This is the word, and you are giving so much of wide scope to the police officer
to the registered medical practitioner to allow the person to do the mapping. I conclude by saying this, sir, quoting a small paragraph from a very famous book that I had quoted long before, I think 22 years before, when the POTA or POTO ordinance was being debated in the joint session of both the houses. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We were all going directly to heaven. We were all going the other way. These were the first few lines of a famous novel, Tale of Two Cities, describing of 1789. Are we in that situation today? Something is not dark or white. It's a mixture. Yes, we are fighting against terrorists. We want to control them. But at the same time, are we doing something which will protect innocent citizens? There actually the crux of the issue lies. We have to bring a balance. And here in this bill, that balance is lacking. Thank you, sir. Srimati Supriya Sole. Thank you, sir. Sir, I would like to begin my speech by quoting the father of the nation, Sri Mahatma Gandhi, which did the value of truth. And with his conviction is, I quote him, sir, that if it was not impossible to practice law without compromising truth, with a cautionary note, even truthfulness in the practice of profession cannot cure it of the fundamental defect that vitiates. So law and order, as we are all aware, is a state subject. And the state that I come from is a very peace-loving state. I respect what Mehtabji said, but normally the state where I come from, laws are not used against opponents politically. That's the culture that we come from. And I hope we all live like that, because politics is about ideological differences, not about personal decisions. But from what you read or what's happening, or most of my colleagues have spoken before me, what really worries about this criminal procedure identification bill, I'm not completely against it. Let me put it on the record. हमारा राज्य इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन we have concerns. Let me raise. Carte blanche, I can't say, अरे बहुत अच्छा bill है, we support it 100%. The answer is no. We have concerns of it. The concerns are, sir, which earlier, so I'll say that in a very small trade, that the concerns are this violates Article 20, Part 3 of the Constitution of India. The concerns are it violates the Article 21 of the Constitution of India. It violates the right to be forgotten and the violation of right of prisoners. These are the serious concerns which the Honourable Minister, the Home Minister, in his beginning of his speech mentioned that he will definitely clarify. So these are my pointed questions, that if these are the concerns raised, if he could kindly clarify them. The other concern is, sir, that the present bill is in the dictum that is laid down by the Honourable Supreme Court, sir, in a case Selvi versus State of Karnataka. Sir, now this has already been objected by the Supreme Court. The Supreme Court is not even a mile away, sir. I hope we don't make some legislation which in a few days is struck by the Honourable Supreme Court. So I think let's make legislation. I'm not taking away from the intention of this government. I'm sure that the intention is very, very good. And even from the state where I come from, we are completely open to doing these identification tests. We support it. But how far we want to go is the question we need to ask ourselves. Sir, the other point which most people have made is about the data protection law. I totally agree. We have put the horse before the cart. So unless we get the data protection act, which all my earlier speakers have said, I am not going to talk about it, but this is something I'd like to raise. Then again, detainees. Now you're presuming, sir, that people are guilty. And I want to put this on record, sir. There are two laws like this which we have brought in. I mean, Mawa Moitra ji spoke about UAPA, she had serious concerns, but I would like to bring in a law of the PMLA. That was a law, we were a part of that government. And I still remember the BJP was in the opposition and Mr. Dubey is sitting here today. I would like to remind this whole house about the speech that he made, that you're bringing in PMLA as a law, it's a draconian law,
do not do it, it can be misused. And sir, unfortunately, I hate to say this, but with full humility, I say today PMLA is a law which is misused in this country. Innocent people, I'm not saying guilty must be punished, but according to the Constitution, everybody is innocent till he's proven guilty. So to arrest somebody without having even finished the entire inquiry, is that a fair law, sir? I just hope that all this data is not misused just because this is my personal opinion, that PMLA is something we should have thought it through so that it's never misused. And that exactly takes back to the thought of what the father of this nation, Mahatma Gandhi, said: put yourself at the other side when you make the law, because you are never going to always be here. And good legislation is when it's fair, equal and just, and within the purview of the Constitution. So I would like the Honourable Home Minister to think of all this and think of, narco analysis, brain mapping. Sir, we all know, you've been in power in the centre, in the state. Brain mapping and narco analysis are not necessarily good acts. It's not necessarily, it's always the truth comes out. You will be saving all such data, you will be misusing such data. I'm not saying just this government. Any government in the country can misuse this. There are selective leaks in this country, sir. Media sometimes knows more about inquiries than we do. How does these things, so if these can leak without having so much information, can you imagine, sir, with this kind of data available, and the leaks that happened, and with no data protection law, what can it be? It will be completely crazy, sir, in this country. People will misuse it all the time. So I'm not against what they are trying to do. Let me put it on record. But we have to draw a line. Like Mehtabji said, is absolutely true, that where are we going to draw the line of who and how? Otherwise, they're from a terrorist to a petty thief who has probably robbed 100 rupees from your wallet. You're going to use the same law for both of them. You're going to again fingerprint it, and do we have the labs and the technicians to do it in the first place? So I think this entire government should think about what they are, and there are two small stories I'd like to share. Sir, I come from a state where police do exceptionally good work, and the relationship between citizens and police is not about fear, it's about love and respect. उस वर्दी का हमको अभिमान है, हमको हमेशा लगता है कि जैसी तुम्हारी फैमिली है उसका एक्सटेंशन हमारी पुलिस है महाराष्ट्र की. And I would like to put it on record, 2-3 very good success stories without any such lab. I would like to bring Ankit Goyal and Somay Munde. These are our officers in Gadchiroli, sir. They went into this Naxal area. It's an area called Martin Tola. Over there, they are both SPs and additional SP in Gadchiroli. They killed 26 Naxals, sir. It had Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and these two young officers with young families, young children. What outstanding work. We have worked together with this government. I would like, this is on 12th of November in 21, this Naxal area where in aspirational districts, even the Home Ministry gives us funding to improve. So what more can we do for each other is what we should be discussing, sir. There's another case, Nirbhaya Fund, जो केंद्र सरकार हर राज्य को देती है. How well we have used it, sir. I say this with lot of pride in my heart that the Maharashtra police, especially in Mumbai, Nasik and Pune, we have started a Nirbhaya squad. In this Nirbhaya squad, it's a surveillance squad which the response time is about 10 minutes, and within half an hour she gets help, she's taken to a police station, and there are 200 officers and 800 lady constables, and we have counseling for them, we have covered beggars, children, and all the vulnerable people in all these, whether it's women, whether it's children, whoever needs help in the Nirbhaya Fund, we have walked an extra mile, and it's a great success story. This is what we want to discuss and expect the Home Ministry to work with us. So there's another story of Tejasvi Satpute, one of our women leaders who is an SP in Solapur, sir. Illicit liquor, which is such a big challenge, and in Solapur she did something called Operation Parivartan. Sir, all these women over there and men, families who were involved in illicit liquor for years, उनका पूरा परिवर्तन कर दिया है. She used the entire infrastructure, she gave them guidance, she gave them loans, she used the skill development machinery, and all these people who would be booked as criminals before, just by a good social impact and an economic impact, the story has changed. So you don't necessarily need acts all the time, sir. So why are we putting this fear in people by bringing in so much legislation? Legislation is here to serve the people. Government is here to give good law order and protection to these people, not put fear of God in people. So I would like to ask this government just two pointed questions. These are few success stories without much legislation where the police and the state have
absolutely delivered superior results in my state. So why can't we expand on these instead of bringing more micromanaging into people's lives without any protection of data for them? Sir, I would like to ask why, तेनी जी आप यहाँ हैं, आप उस दिन बिल ला रहे थे, उस दिन आपने कहा था कि ये बिल का पर्पस मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन बढ़ाने के लिए किया है आपने, और दूसरा आप कहा जो बॉटल नेक्स कन्विक्शन में आते हैं उसमें इससे सुधार होगा. तो जस्ट डेटा बढ़ाने से conviction कैसे बढ़ेगा? How did you come to this conclusion, or how did the department come to the conclusion that just by bringing in more data, how are we going to solve the cases? Anyway, he's identified or she is identified, and how will women be protected, sir? There are young children. There are women with this kind of micromanaging of their data, taking their DNA samples, doing their brain mapping, narcos testing. Sir, how can you help and how will you give the confidence to these people? सब डर जाएंगे जितना ज्यादा लेजिस्लेशन हम लोग होम मिनिस्ट्री में आते हैं, लोगों को डराने, पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को डराने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए. हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में एक औरत जाती है उसको लगना चाहिए उसका मैका है यहाँ. जब डोमेस्टिक वायलेंस की केस आती है उसको लगना चाहिए कि मुझे अगर कहीं न्याय मिलेगा तो मुझे पुलिस देगी. तो इस हिसाब से जब आप इतना सब मैपिंग करोगे, उनको डराओगे, उनका डीएनए करोगे, इतना सारा जब करोगे तो लोग भय से थोड़े डर जाएंगे पुलिस से. वर्दी का हमने प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए. थैंक यू. Honorable member, you are having another member to speak in your party. So thank you very much, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to speak on the Criminal Procedure Identification Bill 2020. सभापति महोदय, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब इस लोकसभा में ही टाडा और पोटा डिस्कस हुए और फिर इसी सदन ने अपनी गलती मानी और उन दोनों एक्ट्स को रिपील किया. लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी. बहुत सारे बेगुनाह लोग उन ड्रैकोनियन लॉस का शिकार हुए. इस सदन में भी एक सदस्य हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, शंभू शरण सिंह जी, बृजभूषण सिंह जी, कि वो भी इस टाटा लॉ का दुरुपयोग हुआ था, उसके शिकार वो हुए. सभापति महोदय, हम पुलिस में रिफॉर्म्स हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस हो, एजेंसीज हो, इसके विरोधी नहीं है. आतंकवादियों पर, देश विरोधी ताकतों पर सरकार अंकुश लगाए, उसके हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं. और जब जब कोई भी सरकार रही है, इस सदन ने एकमत होकर फैसला किया है. लेकिन ये जो बिल लाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन का, हम तो क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और हमें याद नहीं हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे और डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे. और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं जो 19 महीने मीसा में भी रहे. ऐसा नहीं है. लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे. मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, आप क्या इसको पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो? आप क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भारत को? आप किसको आप पावर दे रहे हो? एक इसमें बिल में जो कहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकता है. अरे डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी आया नहीं, आज कंट्रडिक्शन है. मैं तो देखता हूं सब डाटा प्रोटेक्शन की क्या हालत है. मेरे ख्याल से क्योंकि मैं एक मोबाइल रखता हूं और वही सरकारी है, वही प्राइवेट है, उसी पे सबसे बात होती है. पता नहीं दिन में कितनी मार्केटिंग कॉल आ जाती है. तो ये हाल तो डाटा प्रोटेक्शन की है इस देश में. और आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और जहां तक सुप्रिया जी ने कहा
कि महाराष्ट्र में राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं होती, अच्छी बात है, आई कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सुप्रिया जी, सारे राज्य ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए होता है, और ये सब जानते हैं। मुझे मालूम है कि आपने भी एक अच्छी अपने ऊपर से दिल से ये बात कही है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम सब लोग जानते हैं कि दुरुपयोग क्या होता है। और इसमें जो एक क्लॉज है सभापति महोदय, अगर किसी ने मान लीजिए आप जो है जाते हैं किसी प्रोटेस्ट में और दरोगा जी आपसे खफा हो गए और आप मना करते हो कि आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन आप अपना नहीं कराना चाहते, आपका रेटिना का, आपका डीएनए का, बाल का, हर चीज लेने जाए, लेकिन आपने मना कर दिया, तो एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा सेक्शन 186 में, सरकारी कार्य में बाधा। तो ये तो वो वाला हो गया, गए थे नमाज पढ़ने, रोजे भी गले लग गए। तो ये होगा जो आंदोलनकारी होंगे उनके साथ देश में ये होगा। आप जो है ये पता आप ये करना चाहते हैं कि आप जो है इस देश में कोई आवाज ना उठे। आंदोलनकारी लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो जो है वो अपने घर बैठ जाए, वो कोई आवाज ना उठाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हम लोग बहुत यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं। गृह मंत्रालय कई बिल लेके आया। जब पिछले 2019 में यूएपीए यहां डिस्कस हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका मिसयूज होगा, और आज ये साबित हो रहा है कि कितने निर्दोष लोग यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। जो आंदोलनकारी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको झूठे यूएपीए के केस लगा करके जेलों में बंद किया गया है। ऐसे अनेकों छात्र आंदोलनकारी आज हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई, 2-2 साल हो गए लेकिन चार्जशीट नहीं हो रही, वो उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, हम क्योंकि इस सदन में कोई ऐसा कानून ना बनाए, कोई ऐसा बिल पास ना करे जिसका आने वाले वक्त में दुरुपयोग हो, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से फिर ये अपील करूंगा कि आप इस पर विचार करिए, पुनर्विचार करिए, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, फर्दर इस पर डेलिब्रेशन हो और तब इसको बिल को दोबारा इस सदन में लाया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले इतिहास रहे जो है उससे लोगों का के राइट्स का भी हनन हुआ है और अल्टीमेटली सरकार को जो है उनको फिर रिपील भी करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज। ऑर्डर प्लीज। नो क्रॉस टॉक्स। No, nothing will go on record except to Honorable Member Gogoi. Please. Keep silence, please. धन्यवाद सभापति महोदय। आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और इस बिल में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में विवरण नहीं किया गया है। और कभी भी कानून अच्छा या बुरा सिर्फ कानून पढ़ के हम नहीं कह सकते, लेकिन कानून का उपयोग या दुरुपयोग करने वाले जो सरकार है उसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड, उसका आचरण देख के हम कह सकते हैं कि ये कानून भविष्य में हमारे सहयोग में आएगा या इस कानून के द्वारा विपक्ष के आवाज को कुचलने की कोशिश होगी। आज ये कानून में बहुत से खामियां हैं और बहुत से प्रश्न हम उठा सकते हैं। सिद्धांतिक रूप से हम प्रश्न उठा सकते हैं, संवैधानिक रूप से हम प्रश्न उठा सकते हैं, सुशासन के रूप आधार पे हम प्रश्न उठा सकते हैं। सिद्धांत के रूप में सर, लोकतंत्र का मंदिर 4 स्तंभ पर खड़ा होता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया, एंड वी वांट ऑल 4 pillars to be strengthened, but only if the executive strength is strengthened without proportional strengthening of legislation, judiciary and media, then the temple of democracy is vulnerable.
And therefore, what is this bill is a classic case where the executive is giving itself more power, but the same proportionate power is not given to legislative. And that is why when checks and balances are not there, that is when a democratic country or a democratic state can be an autocratic state. And that is something that we have to be careful of, because with the advent of technology, with advent of new tools, a government has much more powers than what it did in 1920. With the hordes of surveillance technologies, including technologies like Pegasus, this government has powers that no other government in the past has seen. And therefore, the question of checks and balances and legislative scrutiny and parliamentary scrutiny become that much more important. And that is why I make my party's demand right at the onset that send this bill to the standing committee for it to be evaluated at a comprehensive level. This question, there is also the constitutional questions which has been outlined by my senior member of parliament, Manish Tiwari, on Article 14, Article 21, Article 16 and Article 23. Also, sir, on the Puttaswamy judgment outlined the three basic principles of proportionality and necessity. Please tell us, how has that three test been implemented in the bill of proportionality, of necessity, when you're talking about storage of records? One second, Gaurav. 1 minute. Silence. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सैद्धांतिक रूप से प्रश्न है, संवैधानिक रूप से प्रश्न है और सुशासन के रूप से भी प्रश्न है, जिसका उल्लेख हमारे वरिष्ठ सांसदों ने किया है कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होगा, चाहे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसका विवरण नहीं है, और तीसरा, आज के तारीख पे डीएनए लॉ भी मिसिंग है। तो जब सराउंडिंग इकोसिस्टम नहीं है तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बिल को लेके जल्दबाजी मत करिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी पुलिस कर्मचारी उनके हाथ में और ताकत दे। हम सब चाहते हैं कि पुलिस कर्मचारी आज बहुत कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, उनको मदद की जरूरत है, लेकिन उनके इतने समस्याएं हैं, आज कानूनी व्यवस्था में इतने समस्या हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करने के लिए आप बिल नहीं लेके आए हैं। आज देयर इज अ हाई लेवल ऑफ एक्विटल्स, the large volume of under trials not facing their trials and they are suffering in jails. There is a lack of fatigue amongst police officers. They are underpaid, they are overworked, they don't have the necessary tools. So there's so much that you can bring in order to strengthen the arms of law enforcement agencies. But it is unfortunate that this government always brings bills that can only be politicized and be used to harass its political opponents. We've talked about the UAPA bill. Please, in your reply today, give how many hardcore terrorists have been caught under UAPA, and how many students and petty activists have been caught. Please tell us, under Sedition Act, how many hardcore sedition acts have you arrested? Unfortunately, sir, there are ministers who talk about shooting people. गोली मारने वाले, स्लोगन देने वाले लोग हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जेएनयू के उल्लेख किया गया है, विभिन्न और उल्लेख किए गए हैं। सर, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज मूल प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हम कानून को लेकर हम मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न ये है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, और बहुत अफसोस की बात है कि अगर 2014 से इस सरकार का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दुरुपयोग होने का ज्यादा और प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा और वहां पे चांसेस, और इसीलिए इस बिल को लेके हम अपना चिंता प्रकट कर रहे हैं। 87th कमीशन की बात की गई है। सर, 87th लॉ कमीशन के रिपोर्ट में भी when they talk about categories of persons whose measurements can be taken, they talk about convicts of offenses punishable with rigorous imprisonment for a term of 1 year, or they talk about convicted under specified offenses like Section 19 of the Dangerous Drugs Act. This is the recommendation of the 87th Law Commission. But आपके यहाँ पे आपने सारे दायरे हटा दिए। कोई भी कॉन्विक्ट हो सकता है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी उसको इस कानून के अंदर लाया गया है। तो
तो इसलिए जो बार बार जो ये लांछन आप पे आ रहा है कि क्या ये सरकार क्या पुलिस स्टेट होना चाहती है, सर्वेलेंस स्टेट होना चाहती है, जो हमारे नागरिकों की जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार जो उनके संविधान से मिलती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिया है, क्या उन अधिकार को आप हनन करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं? अगर दूसरा, देयर वाज अ measurements that the magistrate could order in the old bill, in the 1920 bill, the magistrate said could order that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding. So there has to be a prior arrest, which was there in the 1920 law, and also it was reiterated in the 87th Law Commission report. But now in your bill, you give the magistrate far more powers than what has been recommended under the 87 Law Commission. अब आप बोल रहे हैं, the magistrate can order collection of measurements of any person, whether or not arrested. तो इसीलिए आप हमें बताइए कि 87 लॉ कमीशन का आप जरूर आप जिक्र करिए, लेकिन उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए उससे आप और बाहर क्यों गए हैं? एग्जीक्यूटिव ओवररीच क्यों हो रहा है? तीसरी बात आई है ये सेंट्रलाइजेशन, ये पूरा डाटा आप चाहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में ये पूरा डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट सब्जेक्ट होता है और पूरा ये डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में आता है, तो इसको लेके मुझे एक पुरानी बात याद आती है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय की यूपीए सरकार ने नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का उल्लेख किया था, और उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी जो आज के तारीख में प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का विरोध किया था कि यह संघीय ढांचा पर एक आक्रमण है। तो आज जो आप पूरा ये जो डाटा है स्टेट का, अब आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में लाना है, तो क्या मुख्यमंत्री मोदी जी ने उस समय जो क्या कहा था, क्या उसके बातें के अनुकूल आप नहीं है? तो ये अब मैं जानना चाहता हूं। आप बात करते हैं विभिन्न देशों की, हमारे भाजपा के प्रथम प्रवक्ता ने बात की थी कि यूएस में भी ऐसे लॉ है, यूके में भी ऐसे लॉ है, दूसरे देश में भी ऐसे लॉ है। माना मैंने माना कि यूएस और यूके में ऐसे कुछ लॉज हैं जिसमें ये सारा डाटा ले सकते हैं, पर उनका इकोसिस्टम देखिए। यूएस में जब एक पुलिस कर्मचारी अगर अपने ड्यूटीज का डिरेक्शन करता है, जॉर्ज फ्लॉयड के केस में जब एक पुलिस कर्मचारी के एक्शन से जब एक आदमी मर गया, तो उसका ट्रायल जज कोर्ट में हुआ और उसको सेंटेंस मिली। यहां पे क्या होता है? यहां पे अरुणाचल प्रदेश के 2 बच्चों को आर्मी गोली मार देता है, कोई नहीं। मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में 14 लोग मारे जाते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है, लेकिन कुछ नहीं। तो इसीलिए आप यूएस और यूके की बात करते हैं, लेकिन वहां का इकोसिस्टम, वहां के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, वहां के ऑफिसर्स पे सुपरविजन यहां पे कहां है? आफ्पा के अंदर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 शूटिंग हुआ है, कोई हमें पता नहीं। मोन डिस्ट्रिक्ट के शूटिंग में कुछ नहीं पता, कितने सारे कस्टोडियल डेथ हुए हैं, आपने कितने सारे ऑफिसर्स को पकड़ा। यूके में पुलिस ऑफिसर्स जो अपने हर डिसीजन राइटिंग में रखते हैं। यूएस में पुलिस ऑफिसर्स अपने आर्मर में बॉडी कैमरा रखते हैं ताकि हमेशा लीगल वहां पे चैलेंज हो सकता है। ऐसे एक आप तकनीक दीजिए, ऐसा एक इकोसिस्टम बनाइए हमारे कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको अस्त्र दीजिए, उनका जो पगार है वो बढ़ाइए, और तब जाके आप कंपेयर करिए यूएस और यूके के साथ। तो इसीलिए मैं बार बात करता हूं, द होम मिनिस्टर हैज गिवन अस नो assurance that this bill will not be abused, and that is the central question. Therefore, on basis of constitutional propriety, on the basis of propriety of Indian principles, on the basis of propriety of governance, I demand that this bill should be sent to the standing committee. Thank you very much. Sri Satyapal Singh. Sir, Rule 349(14). A member shall not wear to display badges of any kind in the house except the national flag in the form of a lapel, pin or a badge. Sir, यहाँ पर इस सदन में कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपनी पार्टी का सिंबल लगाकर टोपी पहनकर आते हैं, गिरिराज सिंह जी। सर, फुटेज निकालिए,
फुटेज निकालिए और उनको जो है डायरेक्शन दीजिए कि ये अलाउड नहीं है। सर ये क्या करना चाहते हैं? इस सदन को पार्टी का दफ्तर बनाना चाहते हो आप? इसकी कुछ तो मर्यादा है कम से कम। ऑन रिकॉर्ड है सर, फुटेज निकालिए, आई चैलेंज, फुटेज निकालिए आप और इनको डायरेक्शन दीजिए सर। Please, please take your seat. No. Sir, we are discussing about the bill. So during the No, wait. No. No. लिखा है कि डिबेट के दौरान सारे रूल्स को हम उल्लंघन कर सकते हैं। It's not here display. No, shall not here to display. But your point is well taken. No. Display. Okay. We will discuss later after this. No. However, he removed it. Go, removed it. Your point has been honored by the member himself. No further discussion. Please. Satyapal Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन से थोड़ा प्रेरणा लेकर के हमारे कुछ मित्रों ने, विशेष रूप से श्री गौरव गोगोई जी ने, सुप्रिया जी ने, दानिश अली जी ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं कि अपनी बात में आपके आसन पे जो लिखा हुआ है उससे शुरू करना चाह रहा हूं। आसन पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय। ये सदन, हम सब लोग इसलिए यहां पर बैठे हैं कि धर्म का, सच्चाई का, न्याय का, इंसाफ का हम लोग प्रचार और प्रसार कर सकें, उसी का काम करें। और ऐसा ही कानून हम लोग यहां पर बनाए। इंसाफ किसको दिया जाए? कि इंसाफ इस बात का है कि जो लोग अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए, जो अपराध के शिकार हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। ये सेंसिटिविटी चाहिए। और इसलिए हमारी परंपरा ने इस बात पे बहुत जोर दिया, अगर हम एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सुख, समृद्धि और शांति रहे, वहां दो बातें साथ साथ करना पड़ेगा। हमारे वेदों में आता है कि इंद्रम वर्धन तो अवतुरय क्रमवंतो विस्मार्यम अवगणन तो हरा बने। अगर श्रेष्ठ देश का निर्माण करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ हमको खड़ा होना होगा, अच्छे कानून बनाने होंगे, अच्छी पार्टी के साथ खड़ा होना होगा, और उसके साथ साथ जो दुर्जन हैं, अपराधी हैं, गुंडे लोग हैं, उनका हमको दमन करना होगा। और इसलिए हमारे पुलिस वाले, विशेष रूप से सुप्रिया जी यहां बैठी, हमारे महाराष्ट्र पुलिस का मैंने बहुत 34 ईयर्स काम किया। हमारी महाराष्ट्र पुलिस का ब्रीद वाक्य है, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय। सज्जनों की रक्षा करना है, दुर्जनों का दमन करना है। ये कैसे संभव होगा? दुर्भाग्य से जिस बात की हमारे कई लोग इस बात को कह रहे हैं, हमारे यहां जब हम देखते हैं इस बिल को लेकर, जैसे मैंने कहा कि इन अपराधियों पर नकेल कैसे कसी जाए, ये बिल इसलिए लाया गया है, इसलिए उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। हो क्या रहा है इस देश के अंदर कि हमारा जो, जिसको हम कन्विक्शन रेट बोलते हैं, जिसको दोष सिद्धि बोलते हैं, कॉलोनियल कानूनों के कारण, या जिसको गौरव गोगोई जी बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम ठीक नहीं, हम अपने इकोसिस्टम को कैसे ठीक करें,
इसलिए मैं अपनी बात उस पर रख रहा हूं। हमारा इस देश के अंदर कन्विक्शन रेट, दोष सिद्धि रेट जो है अभी भी आईपीसी में 14.35% है, केवल 14.5%। इसका मतलब यह है कि लगभग जो है 85% अपराधी जो हैं वो उससे सजा से बच जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 1.5% लोग केवल जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। मर्डर में केवल 41% लोगों को सजा होती है। रेप के अंदर केवल 39% लोगों को सजा होती है। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें लगभग 28% लोगों को ही सजा मिल पाती। तो देश की बात कर रहा हूं मैं दादा। आपके वेस्ट बंगाल में तो हालत बहुत ही खराब है। वहां तो निर्दोष लोग भी अंदर जाते हैं, उनको सजा मिल जाती है। दोषी लोग बाहर रहते हैं, निर्दोष लोग अंदर चले जाते हैं। और इसलिए सामान्य आदमी को न्याय व्यवस्था के अंदर उनको जो है विश्वास कम होता जा रहा है। इसके कई कारण लोग बताते हैं कि पुलिस वाले ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। एक कारण ये बताया जाता है। तो ये पुलिस वाले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सके, उनके पास डेटा इतना हो कि कौन क्रिमिनल है, कौन कर रहा है, कौन रिपीट ऑफेंडर हो सकता है, ये डेटा उनके काम आएगा। और निर्दोष लोग इस डेटा के कारण बहुत बार जो है निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है। कुछ लोग अपनी जिसको बोलते हैं अपनी दुश्मनी के कारण लोगों का नाम लिखा जाता है। कई बार पॉलिटिक्स के अंदर भी जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते उनके नाम दिए जाते हैं, उनको जो आरोपी बनाया जाता है। ऐसे लोगों को बचाने का काम भी ये एक्ट, ये कानून करने वाला है। इस कानून से जैसे मैंने कहा, कोई क्राइम होता, अपराध होता है, कहीं फिंगरप्रिंट मिला, कहीं जो है कहीं फुटप्रिंट मिला, कहीं किसी का फोटोग्राफ मिला, एक से काम नहीं चलता। कई बार आजकल के जो आपके जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, जिस प्रकार से आजकल के टेक्नोलॉजी को जिस तरह से ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं यार, इसलिए इस कानून के अंदर ये जो लाया गया है कि अलग अलग तरह के मेजरमेंट हम लोग जो है उसका डेटा बना सकें। इसलिए अगर एक से बात नहीं बनती तो मल्टीपल हम जो मेजरमेंट यूज करके पुलिस जो है अपराधियों का पता लगा सकती है और हमारे कन्विक्शन रेट जो है उससे हमारे बढ़ सकते हैं। उसी के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। प्लीज एड्रेस द चेयर। Honorable member, please don't yield to anybody. Please address the chair. तो मेरा कहना, मेरा सदन से मेरा निवेदन है कि हम लोग जितना ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कॉलोनियल सिस्टम है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी थी 87, तो इस रिपोर्ट की बात करते हैं, उसने अगर आप उसको ध्यान से पढ़े, उसमें बड़े ध्यान से उन्होंने बोला है कि इस देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही कॉलोनियल है और ये एक्यूज के फेवर में, अपराधियों के फेवर में बहुत हेवीली टिल्टेड है। अपराधी से पीड़ित उनके फेवर में नहीं, अपराधियों के फेवर में। और उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सदन से लेकर के जुडिशियल तक हम लोग जो है अपराधी जो है, जब तक हम लोग ऐसा मानते हैं कि अपराधी जो है ही इज इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, हमारे इस देश के अंदर कभी भी ये जिसको हम एडवर्सेरियल सिस्टम बोलते हैं, एक जो है एक प्रकार से हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन होता है, और दूसरी साइड से हमारे जो है डिफेंस काउंसिल होते हैं, डिफेंस काउंसिल होते हैं। ये जो है इस प्रकार का जो सिस्टम था, और दोनों क्या करते हैं इस देश के अंदर, क्यों इतना गड़बड़ होता, क्यों कन्विक्शन इतने कम है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये है, मैं एक बोलना चाहूंगा। हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे जो कोर्ट हैं, कोर्ट इज नॉट कैथेड्रल, कोर्ट इज नॉट कैथेड्रल बट कैसीनोज। वो कहते हैं कि हमारे जो कोर्ट हैं वो न्याय के मंदिर नहीं बस जुआ घर है। ये मैं जो कह रहा हूं ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने बोला है, KR नारायणन ने, while addressing the judicial officers of this country। उन्होंने कहा कोर्ट इज नॉट कैथेड्रल बट a casino where so much depends on the throw of the dice। पास से कैसे कौन फेंकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। where so much depends on throw। mysterious are the ways of justice। यहाँ जो है
जो इंसाफ होता है उसके बड़े रहस्यमय तरीके हैं। Any comment on the judiciary or any court? I think we should best avoid it. It has been quoted already, बहुत बार कोट हुआ है। अरे मैं तो कोट कर रहा हूँ, नाम लेकर कोट कर रहा हूँ। एड्रेस ही चाह एड्रेस ही हाँ, नाम लेकर कोट कर रहा हूँ। बैठ जाओ दादा। ये चिंताएं हैं। देखिए, मैं बात जो गौरव जी ने आपने बताई है, इको सिस्टम, अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को ले रहा हूं जिस बात की गौरव गोविंद ने खुद चिंता व्यक्त की है कि हमारे यहाँ इको सिस्टम नहीं है, हमारा कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है? और इसी के लिए मैं इस बात को कोट कर रहा हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, जजेज आर नॉट हेयर, जजेज आर नॉट हेयर टू डू जस्टिस। यहाँ जज जो है जस्टिस करने के, न्याय करने के लिए नहीं है, बट टू डिसाइड केसेज अकॉर्डिंग टू एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। न्याय के लिए नहीं है, तो उसके हिसाब से इट इज नॉट एलिगेशन। अरे बैठ जाओ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जो टिप्पणी की वो बोल रहे हो। डोंट मेक कमेंट्स ऑन जुडिशरी। यू कैन। और ये किसी पर नहीं है, व्यवस्था पर है ये। हाँ, ठीक है। के खिलाफ नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ है। नो 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 सर, I will check the record. I will check the record. Please check this. अरे भाई, सिस्टम नॉट अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है। Address the chair. जी, We will check. आप सुन लीजिए। अभी मैं एक और, अरे दोनों बात कर रहा हूं मैं। हमारे इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की बात जो है, मैं आज भी किसी ने कही थी, किसी साथी ने कही थी। जिस इको सिस्टम की आप बात कर रहे हो, कृष्णा अय्यर जी ने क्या कहा, उनका एक आर्टिकल है, पढ़ो उसमें। मैं कोट करता हूं, Since the punitive rule of law, democracy becomes a rope of sand. India is not a soft state. A sick society, ये बहुत पहले की बात है, 980 उसमें लिखा है। A pathologically submissive polity in this darkling national milieu, the penal law and its merciless enforcement need strong emphasis. कि यहाँ अच्छे स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, उनका जो है ठीक से उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए। Alas, the criminals is on the trump. The police suffers from decadence syndrome and integrity is on the decadence, and the judges themselves are activists in acquittals of anti-social felons. ये जज बोल, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। Less than 10% of crimes finally and in conviction and societal demoralization is inevitable. ये सर, ये जनरल बात है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, चीफ जस्टिस भी इन बात को जो है वो कर चुके हैं। जैसे मैंने कोट किया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पर चिंता जाहिर की, जैसा हमारा इको सिस्टम चल रहा है, जैसा हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, इस पर हमको बहुत ही गंभीर चिंता करने की बात है। कई हमारे लोग, और जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जब डेटा आएगा, हमारे पास जब मेजरमेंट आएंगे, मेजरमेंट के आधार पर, जैसे मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो सजा दिलवाने का क्रिमिनल जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको जो सजा मिलेगी, जो निर्दोष लोग पकड़े जाएंगे वो बचेंगे। और मैं कह रहा हूं कि पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। सुप्रिया जी बोल रही थी, कानून का डर जरूर होना चाहिए, कानून का डर जरूर होना चाहिए। पुलिस का नहीं होना चाहिए। जब कानून का डर होगा कि भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे, कल को तुम्हारा डेटा तुम पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल तुम फंसने वाले हो, निश्चित रूप से समाज के अंदर जो है ये क्राइम कम होगा और अपराध कम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक और बात इसी सदन की कर रहा हूं, इसी इको सिस्टम की बात कर रहा हूं। दादा, आपके पश्चिम बंगाल से श्री इंद्रजीत गुप्ता जी इसी सदन में बहुत सीनियर थे वो, और यहीं के उस समय के माननीय गृह मंत्री थे, उनकी बात मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, देयर इज एन एक्सेस, 1997 की बात है ये,
इसी सदन में बोलते उन्होंने कहा, देयर इज ए नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड criminals and bureaucrats, and I see no hope, as there are criminals everywhere in different colors. We can pass the enactment, but will not be able to implement it. पर वो उस समय की बात है 1997 की। इनस्टेबल थी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबल थी, निराशा थी, हताशा थी, और अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब ये हताशा निराशा नहीं है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ऐसा हम मानते हैं। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, तो हम कानून का जो है उसका एनफोर्समेंट कर सकते हैं। और इसलिए हमारे आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, जो कानून पिछले 32 ईयर्स से पेंडिंग थे, बेनामी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, 32 ईयर्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो नहीं कर रहे थे। 70 साल से 370 को हम खत्म करने की बात कर रहे थे। ये जो है, ये पॉलिटिकल विल चाहिए। उस समय पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब पॉलिटिकल विल है कि हम इसको मिसयूज नहीं करेंगे। कि देखिए, कानून को ये बार बार बात की जा रही है कि कानून का मिसयूज होगा। मुझे एक बात बताइए, कौन से कानून का मिसयूज नहीं होता है, मुझे बताइए। एक भी कानून आप बता दीजिए जिस कानून का मिसयूज जो है हमारे देश में नहीं हुआ। ये मैं कह रहा हूं प्रेमचंद्र जी, केवल ये कह देना कि इसका मिसयूज होगा कि जो है गंदे पानी के साथ, टब के पानी के साथ बच्चे को बाहर फेंक देना, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है कि हम कानून ही नहीं लाएंगे? अरे मिसयूज अगर कहीं हुआ, हमारा काम यह है कि मिसयूज न होने दे। हमारा काम यह है कि हम उसके लिए, अध्यक्ष जी प्लीज ऑनरेबल मेंबर एड्रेस। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कौन से कानून का मिसयूज नहीं हुआ और होता नहीं, कौन सी बात कर रहा हूं जिसका। अरे 2006 में, आप 2006 में आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी, 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट थी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, नो क्रॉस टॉक। नो प्लीज एड्रेस द चैट। No, there cannot be a parallel debate. Mr. Gogai, don't yield. There cannot be a parallel debate. Please. अध्यक्ष महोदय, 2006 में यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें सीआरपीसी में संशोधन लाया गया कि हम एग्जामिनेशन करेंगे और ये डेटा, ये मेजरमेंट हम एक्यूज के लेंगे। तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्यों हम लोग चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले, उनको दंड मिले, इसलिए तब हम साथ थे, किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। जब जो है 2006 के अंदर आपकी सरकार ने ये परिवर्तन लाया था, संशोधन लाए थे सीआरपीसी के अंदर। और ये अभी दानिश अली जी बोल रहे थे कि ताड़ा का वो हुआ, पोटा का वो हुआ। देखिए, हम लोग जो करते हैं, ये देश केवल मात्र इंडिया ऐसा है, हमारा देश ऐसा है कि जहां आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ हम कानून में कुछ कमी छोड़ने की बातें करते हैं, उनको बचाने की हम लोग बातें करते हैं। क्या जरूरत थी टाड़ा और पोटा को उसको खत्म करके? ये केवल इस देश के अंदर हुआ, सारी दुनिया के देशों के अंदर एक उससे सख्त से सख्त कानून बनाए गए। केवल यहां पर ऐसा हुआ कि टाड़ा और पोटा को खत्म करके यूपीए के पुराने उसको हम चले गए। आज हमको जरूरत इस बात की है कि प्लीज कंक्लूड नाउ। सत्यपाल जी प्लीज कंक्लूड नाउ। अध्यक्ष महोदय, डैनिश डोंट। अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड। 1920 का कानून, 1920 के कानून के बाद 102 वर्षों के बाद आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतना जो है एडवांसमेंट हो गया। आज का हम ये देखेंगे सारी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। क्या हम अपने पुलिस वालों को रखेंगे कि हमारे पुलिस वाले उसका यूज ना कर सके, हमारे जो है प्रिजन वाले उसका जो है यूज ना कर सके? क्या हम चाहते हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ शिकंजा न कर सके? ये केवल इस देश के अंदर डिस्कस हो सकता है, ये दुनिया के किसी पार्लियामेंट में ऐसे डिस्कस नहीं हो सकता जहां पर जो अध्यक्ष जी कि हम बोलते हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक आदमी का जो शरीर है, ये सब लोग जानते हैं, वो एक खत्म कर रहा हूं सर, प्लीज एकदम यूनिक है। हर एक आदमी जो है थोड़ी नहीं प्रैक्टिकल है। मैं कह रहा हूं दादा, हर अध्यक्ष महोदय, आदमी का शरीर जो है दिखता है लेकिन सब एकदम अलग है।
उसके बाल अलग हैं, उसकी जबान अलग है, उसकी वॉइस अलग है, उसकी स्किन अलग है, उसके फिंगरप्रिंट अलग है, ये सब कुछ उसका अलग है। और इसी साइंस का इस्तेमाल, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हर एक आदमी जो है वो भगवान का यूनिक सिग्नेचर है, भगवान का है, वो कोई फैक्ट्री की प्रोडक्ट नहीं है। और इसलिए इस बात के जो यूज करके हम लोग इस साइंस का टेक्नोलॉजी का जो है यूज करके हम लोग जो है गुंडों और बदमाशों के खिलाफ जो है हम लोग काम कर सकें। उसके एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, सरकारों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। जो सरकार पद सत्ता में होती है, आपकी सरकार के ऊपर भी लगता है, ऐसा नहीं है, पुलिस के ऊपर लगाया जाता है कि पुलिस वाले जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वाले जो है कन्फेशन कराने के थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनको साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराएंगे, उनके बाद ज्यादा से ज्यादा डेटा हम लोग दोगे, ये पुलिस वाले भी बच पाएंगे। उनको थर्ड डिग्री या सेकंड डिग्री जो हमको करते हैं, जो भी जिस ह्यूमन राइट्स की हम बातें करते हैं, ये इस कानून के आने के बाद मानव अधिकारों की ज्यादा रक्षा होगी। गरीब लोग जो है जो बाकार घुसे फिरते हैं उनको उसको बचाया जा सकता है। ये जो मल्टीपल टेस्ट है, प्लीज कंक्लूड नाउ, प्लीज सत्यपाल जी प्लीज। ठीक है, मैं कोई ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं, कुछ बातें मैं ठीक है। मैं ये हम लोग जो वीसा लेने जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका के लिए वीसा लेने जाते हैं, आईरिस स्कैन लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है। कौन उसका ऑब्जेक्शन देता है? कौन उसका वो कर रहा है? सब लोग जो उसको जाकर के चुपचाप जाकर दे के चले जाते हैं। कोई इस बात का विरोध नहीं करता कि अमेरिका में जो है हमको वीसा कोई का। मैं दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है कि जहां पर जो है मेजरमेंट लेने का जो है विरोध किया जाता हो। और दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, कई स्टेट गवर्नमेंट ने 19 से 20 के कानून में, चाहे वो केरला रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, कर्नाटक रहा हो, सबने अमेंडमेंट लाए, सबने संशोधन लाए हैं। सब लोग चाहते थे इस 1920 के कानून को जो बदला जाए। और जो है लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद, स्टेट गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के बाद नेशनल लेवल पर पहली बार ये कानून लाया जा रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं कंक्लूड करने की बात करूं, मैं अध्यक्ष महोदय ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, नो, अध्यक्ष महोदय, somebody has to speak from your party again. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से भी मैं निवेदन करूंगा और माननीय गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा। जिस इको सिस्टम बनाने की बात हम करते हैं, जस्टिस मलिमत का एक कमेटी का रिपोर्ट है, उसके जो है रिकमेंडेशंस हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो अपराधियों के फेवर में ही ज्यादा काम करता है, और जो है जिसको जो है जो पीड़ित लोग हैं उनको विक्टिम्स को भूल जाते हैं। द plights एंड राइट्स ऑफ द विक्टिम्स आर फॉरगॉटन इन दिस कंट्री इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ओवरऑल उसके जो है उसको लागू करने की बात करना चाहिए। नंबर 2 बात, हमारी जो है जो एडवर्सरी नाउ 3 more members are there from your party, they have to speak. अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर मैंने कहा था, कॉलोनियल सिस्टम जो चला, जिसके अंदर एडवोकेट्स बने, और आज हम लोग जो है स्पीडी ट्रायल की हम लोग बातें करते हैं। स्पीडी ट्रायल होगा तो कन्विक्शन रेट बढ़ेंगे। कन्विक्शन रेट उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो एडवर्सरियल सिस्टम है, जो एक एडवोकेट जो है, एडवोकेट किस तरह से अपॉइंट होते हैं, किस तरह से करते हैं, आप लोगों को मालूम है। हमारे जितने डिफेंस काउंसिल्स हैं वो एडजोर्नमेंट आफ्टर एडजोर्नमेंट मांगते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट एनी जजमेंट एज फाइनल। और अपील अगर करते हैं, हम इनको भी यहाँ पर हम लोगों को अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि हमारे देश में इंसाफ का, न्याय का, जिसे कोई आदमी जो है 100 रुपए मोहम्मद बशीर, मैं खत्म कर रहा हूं, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ हमारी जो है बिचौलियों को खत्म करने की बात है। तो क्या न्याय व्यवस्था के अंदर बिचौलियां हम खत्म कर सकते हैं क्या हम लोग डायरेक्ट जो है, इसलिए बलीमत कमेटी की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, और इसलिए मैं हमारी संस्कृति के अंदर कि हम किस प्रकार से जो है हम लोग जो है अपराधी को जो है हम लोग उनको दंड दे सकें, उनको सजा दे सकें, इस बात की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। और पुलिस को हम लोग आरोप से बचा सकें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, नागरिकों को सुरक्षा दे सकें, उनकी जिसकी प्राइवेसी को और अपराधियों की बात हम लोग करते हैं, एक संतुलन बनाने की जरूरत है। अंत में सभी एक बात कह के, I think you have heard him right. The translation perhaps has not come out correctly. He has mentioned about bicholia in Nyaya Vyavastha. In judiciary,
बिचौलिए का क्या होगा? That should be deleted. That should be deleted. You see the records. I will see the record and find place. We will do accordingly. Please. अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए एक बात कहते हैं, विशेष रूप से दादा के लिए बोल रहा हूं मैं। वो कहा कि लास्ट में कि नैसा सभा यत्र न संति वृदा, वो सभा नहीं, वो सदन नहीं जहां वृद्ध लोग न, ज्ञानी लोग न हो, अनुभवी लोग न हो। वरदान है ये ने वदंते धर्मम, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात और सच्चाई की बातें नहीं करते हो। को धर्म नहीं जहां सत्य और इंसाफ की बात में होती हो, और वो नहीं है कि जहां सत्य जो उसको क्या छल के तर्क दिए जाते हो। कई बार यहाँ पर इसी सदन के अंदर हमारे कई मित्रों ने जो इस प्रकार के जो तर्क और कुतर्क यहाँ पर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें न्याय और इंसाफ के साथ खड़ा होना। मैं पुनः इस बिल के समर्थन में जो खड़ा हूँ, और इस बिल का पूरा जोरदार समर्थन। धन्यवाद। Mohammed Bashir, Honorable Member Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, I vehemently oppose this bill. Sir, if this law is passed, it will be an addition in the list of black laws in our country. Sir, my reasoning for opposing this bill is, number one, this will give extra constitutional power to the police officers from constable, SHO level to president officer and magistrate. Two, sir, this bill violates the constitution in several ways, including Article 21 and the privacy of individual. My next reasoning, sir, this bill gives rooms for misinterpretation, misuse, and hence this is a badly drafted piece of legislation. Sir, this will not be confined only to the convicts from an office, but as it is like a double-edged weapon which anybody can use against their opponents. Sir, this tantamounts to giving like an open general license to the police officers to work according to their will and pleasure. Sir, number 7, this is really to terrorize the people. Sir, now coming to the clauses, there is so much time for me. I don't want to narrate about the measurement, things like that. Definition is there, everybody has quoted that. It's a lengthy list, sir. The only thing which remains is what? Whether there is any other item in the human body for further samples. That is the only thing. Sir, now coming to the act, to whom it will apply? It is there stated A, B, C, everything. And C says, sir, what? Arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force or detained under any preventive detention law. So is it not a high-handed kind of clause? Even for an arrested person, any police officer can arrest a person. So this really gives a kind of weapon in the hands of the government to disturb the people and to terrorize the people. Sir, similarly, how can you say that a person detained or arrested is he a culprit? Until unless you see it is assured that he is an accused. Of course, you can try that. At the same time, on the shadow of doubts and things like that, if we use this kind of act, it is something highly objectionable and condemnable in that way. And another thing, after collecting all these kind of things, to whom you are circulating that? Sir, Act says, bill says that National Crime Record Bureau will be the central agency to maintain the record. It will share the data with law enforcement agencies. Further, state and duties may notify agencies to collect, preserve, and share data in the respective jurisdiction. Sir, such a provision, I am asking you, will it not open a floodgate of troubles in this country? Without thinking the far-reaching consequences of this bill, you have brought it here.
Sir, now coming to the other things. My friends are saying, when you are making a law, you should be honest. What for you are making this law? You are making this law to disturb others or to victimize others. As an example, my friends were saying about the present laws. What is happening in this? When you make a law with bad intention, it will have reflection throughout. As an example, my friends were saying about UAP. Now, sedition charges. Even Supreme Court has said, sir, sedition charges should not be imposed in a simple way like this. Similar, sir, national security kind of legislation, that also is misused in a wide way. Sir, conversion law. Now, what is happening, sir? In that account also, a lot of kind of harassment is going on. Cow protection laws. What for all this law you made? I would like to ask you, what was your intention? Your intention was to create enmity among the people. That is what it's done. This law was really laws of prejudice, sir. Laws of lawlessness and laws of... what is happening? Innocent people are languishing in Indian jail, sir. Even without trial. These kind of things are going on in this country. You are now adding fuel in the fire and making such a legislation also. Towards the end, sir, I would like to say only one thing. That is, heart of the law. What is that? Article 14. Equality before law. That can be treated as heart of the legislations. Now, what is happening, sir? This equality before the law, is it there? Are we making law according to this principle, according to your desire, or according to your political dimension? You are making law. Actually, you are spoiling the very spirit of justice before everybody and equality before law. This is in addition to that. That's why I am saying that we oppose it vehemently. If government is honest and if you have got even an iota of sincerity, I would like to tell you to send it to the committee of Standing Committee of the Parliament. With this few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sir N.K. Bremchand. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the bill. Even at the time of the introduction of the bill, I have vehemently opposed the introduction of the bill and I have demanded a division in this house, and there was a division also. At that juncture also, we were under the impression that the Honourable Minister and the government may rethink their political position so as to send this bill to the Standing Committee for close scrutiny. Unfortunately, the Honourable Minister now comes and moving the bill for consideration and passing the bill. It is quite unfortunate because this is a very contentious bill by which the constitutional provisions are involved, human rights violations are involved, and so many ramifications, repercussions are there. Such a controversial, contentious bill have to be gone through the parliamentary scrutiny by a committee, either by a select committee or a standing committee, but without sending that bill, even after having a division in the House, 120 in favor and 58 against the bill, such a division was there in the House. Even after that, the government is not willing to send the bill to the scrutiny of a standing committee. Is quite unfair on the part of the government. That is the first point which I would like to make. Sir, I am opposing the bill mainly on three grounds. Number one, this is the total clear violation of the fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution, number one. And number two, the right to privacy ensured by the Supreme Court in Puttaswamy's case is totally violated, totally abrogated, number two. And number three, the human rights violation or the human rights which has been declared in the UN Declaration of Human Rights, that is also not being respected in this case. These are the three main grounds by which I strongly oppose this bill, and again I request the Honourable Government, the Minister, please have a close scrutiny of the bill by sending to Standing Committee or Select Committee or Joint Committee, whatever be according to the women's funds of the government. Sir, what is this bill? The Criminal Procedure Identification Bill is to replace the Identification of Prisoners Act of 2020.
Sir, the 2020 Act of the British India government law is more liberal than this. Sorry, I'm corrected. 1920 bill is more liberal than that of this bill. And when we are in the reformed democratic era, we are making the law more rigorous and stringent and giving unfettered authority to the police officials, especially the law enforcement agencies, and in respect of data collection and analysis, and that too at a time when the data protection bill is pending for consideration before the parliament, and the scrutiny is over. The standing committee has already submitted the report. Unfortunately, the government is not coming with the data protection bill for consideration passing. Sir, violation of right to privacy, Puttaswamy judgment, it has already been stated. In the judgment, it is very clear that the Puttaswamy judgment made it clear that the law must be tested on the grounds of necessity and proportionality, purpose limitation, storage limitation, etc. These are the guidelines by which the Puttaswamy judgment is saying regarding the legislative process. But nothing is being attracted in this case. So the right to privacy, Article 21, no person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. That is being taken away, number one. And number two, sir, unchecked, unfettered powers to have the surveillance, police surveillance. I am not going to the definition of the measurements, well enunciated by Manish Tiwari ji, and it is expanding and widening the scope of measurements. Even DNA can be taken from a person, and also further storage for a period of 27 years. Sir, the clause 3 of the bill, that is a contentious bill, that who has been convicted, who has been arrested, and any person who is detained by the preventive detention law. Sir, what is the definition of convict? I am seeking a clear-cut answer from the Honorable Home Minister. What is the definition of the convict? If you are not wearing a mask, if you are violating the lockdown guidelines, you will be convicted. Even a penal conviction for 1,000 rupees is a conviction. There is no definition in the bill. Sir, please. I'm fully within the scope of the bill. You made this point when you resisted. Yes, sir. So my point is, who is a convict? So what was the original bill, 1920 bill? The 1920 bill is very clear that those rigorous imprisonment for 1 or more year, then only it will be a conviction. Here, what is the conviction? Even if you are not wearing the mask, you are being convicted for 3,000 rupees as the fine, then your DNA can be taken. Sir, the police officer, head constable is the officer, and the jail warden is the officer, for which also I have given the amendment. And last point, sir, excessive rule-making power is given in the delegated legislation by virtue of clause 8 of the bill. Manner of taking measurements, collection, storing, and sharing of all these things, and also this is also excessive delegated legislation, sir. And also it is against the recommendation of the 87, the Law Commission's recommendations has not been considered to. In all these aspects, I would once again urge upon the government, this is a draconian legislation to take away the democratic, individual, fundamental rights of the citizens or persons of our country. So please send this bill to the standing committee, and I strongly oppose with this. Thiru K. Subrayan. Thank you, sir. இது ஒரு ட்ரெக்கோனியன் பில், எனவே இது நான் கடுமையாக ஆட்சேபிக்கிறேன். இதை ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியின் ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்துகிறேன். இங்கே எதிர்த்தரப்பிலே பேசிய, எனக்கு முன்னர் பேசிய அனைத்து உறுப்பினர்களும் இந்த பில் மனித உரிமைக்கு எவ்வாறு எதிராக இருக்கிறது, அரசியல் சாசனத்திற்கு எவ்வாறு எதிராக இருக்கிறது என்ற விவரங்கள் முழுவதும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டுவிட்டன. நான் அதை ரிப்பீட் செய்ய விரும்பவில்லை, அவற்றை நானும் வழிமொழிகிறேன். அடுத்து நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புவது, இது ஒரு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பு. ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பில் ஆளுகிற தகுதி பிஜேபிக்கு இல்லை என்பதைத்தான் அவர்களின் ஒவ்வொரு பில்லும் அழுத்தம் திருத்தமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த பில் எவ்வளவு கடுமையானது என்பதற்கு இதனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டேஜிலேயே எதிர்க்கட்சிகள் வலிமையாக எதிர்த்தன, ஆட்சேபித்தன. அதை உணர்ந்தவற்றை திரும்ப பெறக்கூட இவர்கள் தயாராக இல்லை என்பது இவர்கள் ஒரு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை
நிர்வகிக்க தகுதியற்றவர்கள் என்பதைத்தான் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். 75 ஆண்டுகளுக்கு அது சேமிக்கப்பட்டு வைக்கப்படும் என்று சொன்னால் மனிதன் இயல்பு என்ன? குற்றம் செய்வது மனிதனுடைய இயல்பா? இல்லை. மனிதன் குற்றம் செய்கிற இயல்பை கொண்டவன் அல்ல. குற்றம் செய்ய இன்றைய சமூக அமைப்பு நிர்பந்திக்கிறது. எனவே குற்றவாளி சமூக அமைப்பை தவிர மனிதர்கள் அல்ல. எனவே இவ்வளவு நீண்ட காலம் அவற்றை வைத்திருப்பதும் பொருத்தமானதல்ல என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதே போல இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் நடவடிக்கைகளில் மிக மோசமான ஒன்று, இதனுடைய மூல சட்டம் எது? 1920 கலோனியல் லா. இன்னமும் கலோனியல் கான்செப்டில் இருந்து பிஜேபி விடுபடவில்லை என்பதைத்தான் அந்த மூல சட்டத்தில் இல்லாதவற்றை கூட இணைக்கிறார்கள். இதில் அதற்கு என்ன இவர்கள் லூப் கோட் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள்? டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகியிருக்கிறது என்று. வெறும் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆகியிருக்கிறது என்பதல்ல, பிற்போக்குத்தனமான முறையில் மக்களை நிரந்தரமாக அச்சுறுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டுவதற்கும் இவற்றை பயன்படுத்துவது என்பதுதான் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அப்பட்டமான உள்நோக்கம். எனவே இதை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். அதே மாதிரி இப்பொழுது இந்தியாவில் விசாரணை கைதிகள் என்ற பெயரால் விசாரணை சிறைவாசிகள் என்று நூற்றுக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஜனநாயகவாதிகள் வலியுறுத்தினார்கள், சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் வெறும் விசாரணை கைதிகள். 10 ஆண்டுகள் 20 ஆண்டுகளா விசாரணை கைதிகளாக? ஏன் அவர்களை விசாரணை கைதியாக வைத்திருக்கிறீர்கள்? அவற்றை விடுவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினால் ஜனநாயக பண்பற்ற இந்த ஆட்சியாளர்கள் அவற்றை ஏற்க தயாராக இல்லை, நிராகரித்திருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி இன்னொன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். முடிச்சிருங்க. ஒரே நேரம் இல்ல. வித்தின் a minute ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புவது, ஆட்சியாளர்கள் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளிலேயும் நீங்கள் ஜனநாயக விரோத, மக்கள் விரோத, தேச விரோத நடவடிக்கைகளைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்து நேற்று ஒரு குரல் கேட்கிறது, மாநில அரசு மாநிலங்கள் வளர்ச்சி அடைவது ஆபத்தானது என்று ஒரு குரல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேட்கிறது. இந்த குரலுக்கு யார் தைரியம் ஊட்டியது? இப்படி சொல்லுவதற்குரிய உரிமை அவர்களுக்கு யார் வழங்கியது? அதுவும் மாநிலத்தை கண்காணிக்கிற தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இத்தகைய வார்த்தையை சொல்லி இருப்பது அத்துமீறல், தண்டிக்கப்பட வேண்டிய அத்துமீறல். இவை மத்திய அரசு, யூனியன் கவர்மெண்ட் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். Sri Imtiaz Jalil. Thank you, Mr. Speaker, sir. This government loves to collect citizens' data, but hates to be held accountable. It refuses to protect citizens' data. It does not believe in due process, and it definitely does not believe that the Puttaswamy judgment is to be followed. Mr. Speaker, my objection to this bill is not that we cannot collect this data. It is not that we should not use technology to prevent crime. My objection is that the government is bringing in this law without respecting constitutional right to privacy or the right against self-incrimination under Article 20. It wants to create databases of citizens but does not want to provide any safeguards. For example, Mr. Speaker, NCRB is being empowered to maintain a database of measurements collected under this bill. What is NCRB? The National Crime Records Bureau. It was created by a notification. It is not even a statutory body. How can a legislation empower a board that has no statutory existence itself? Secondly, under Section 4, no parameters have been provided on who has the power to access this data, what police officer of what rank. Mr. Speaker, I have certain questions for which I would like the Honourable Home Minister to answer. Under what circumstances can a cop be allowed or denied access to this database? What are the permissible uses of this database? What punishment happens if a police officer uses this database
in violation of extant law? Will defendants, it's very important, will defendants in criminal trials be also allowed to use the database to prove their innocence? What will be the procedure to do so? Improper recording or handling of the data in database is a serious concern. What are the safeguards against malicious misuse or distortion of this data? Mr. Speaker, sir, my question is, what safeguards exist? One cannot be forced to provide a DNA sample or other information simply because they have been arrested or detained. This is because it is violation of their right against unreasonable searches. After Puttaswamy judgment, the police have to follow this standard. In short, collection of DNA or other measurements is only permissible if it is justified, and it cannot be a general practice. Similarly, when searching a database of fingerprints, DNA or other measurements, the police officer will have to show a probable cause for this search. It cannot be based on the mood of the cop or just a gut feeling. He has to demonstrate why he specifically searched the database. Was there any evidence? Have all other leads been extinguished? What is the basis of his suspension? This bill, Mr. Speaker, fails because it does not provide any of these rules. Is NCRB prohibited from connecting these databases to other databases, such as the Aadhaar database? Linking various databases will mean that this government can sit in Delhi and practically identify any citizen anywhere. Interlinking databases is a huge violation of citizens' right to privacy, as they allow government to identify citizens even for purposes other than crime detention. And unfortunately, this is the reason why this bill is being brought. Mr. Speaker, sir, just 1 minute. Section 3 of this bill allows government to not only collect finger and footprints, but also physical biological samples, behavioral attributes, and iris and retina scans. This is unbridled power in the hands of government and police. What are the chances that these will not be misused and exploited? What is included in behavioral attributes? Does it include gait and facial recognition? These technologies are very unreliable and heavily biased. It is concerning that the government is not even clearly saying what it wants to do. Similarly, why are biological samples being collected? Is it not a way to bypass DNA bill and bring it through the back door? Preventive detention, suspects and arrestees are not criminals. Just 1 minute, sir. There is a presumption of innocence. On what grounds are you collecting their information? Under section clause 4, are you saying that this data will be expunged if the person is discharged or acquitted? A person in preventive detention is neither charged nor convicted of any crime. So how will their data be removed? We need these answers. Lastly, Muslims, Adivasis and Dalits are predominantly detained and arrested and hardly convicted. This means that your database will have a significantly large number of such people. And before I quit, I would like to, मैं सत्यपाल जी जो जिस महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और वो मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर थे, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप ये बिल लेकर आ रहे हैं तो उसी महाराष्ट्र राज्य की एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला जी, जिसका मैटर अभी कोर्ट के अंदर गया, अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। अगर आपको यही करना है तो ऐसे कानून लाने की जरूरत क्या है? आपकी सरकार तो जो चाहे जिसे चाहे अंदर करने का अगर तय कर ली है तो वो कर रही है। तो ऐसे कानून हमारे को ये यहाँ पर क्यों? अपराजिता सारंगी, श्रीमती अपराजिता सारंगी। Honorable Chairman, sir, I stand in support of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. And at the outset, I would like to quote our Honorable Prime Minister Modi. He had said, "Convergence of technology and the judicial system is the need of the hour. We need to go digital
the dissemination of legal knowledge to the common man will go a long way in improving the law and order situation in the country. Sir, I would like to emphasize here in this August House that the USP of Prime Minister Modi's government is its ability to keep pace with the changing times. This is a government with new approach, with new thinking. यह अभिनव सोच वाली सरकार है, यह नई सोच वाली सरकार है, यह समय बदलते हुए समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाली सरकार है. And therefore, sir, I stand here to argue in favor of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. As we are all aware, and everybody has been saying this, at the cost of being repetitive, I would say that this is a new and expanded form of the Identification of Prisoners Act 1920. We are all aware of the Act of 1920. Its objective was to facilitate the identification of criminals and suspected criminals through procurement of evidence. It talked of three kinds of measurements, three kinds of evidence: footprints, fingerprints, and of course photographs. Sir, it's pertinent to mention here that the Law Commission in its 87th report in fact candidly said that the Act of 1920 deserved amendment or replacement. Sir, it was of the view that there are only three kinds of measurements, and this was a British law, 102 years old, and it was not in line with digitization and the new age technology. So the obsoleteness of the law can be gauged by the fact that there has been increased crime rate in the country and marginal increment in the conviction rate. Sir, I would just like to bring in some figures from the National Crime Record Bureau. NCRB brings up reports, and as per the NCRB report, I would like to inform this August House that 7,50,000 cases in a year had been closed by the police in the last 5 years, had been closed by the police every year on an average due to want of evidence, due to lack of evidence. So I come from Odisha, and I would definitely like to quote figures pertaining to Odisha that we got from the NCRB report. Sir, in 2020, 244% increase was registered in Odisha alone with regard to the number of cases which had been closed by the police because of lack of evidence. And this figure was 38%, this percentage was just 38 in 2019. So a leap from 38% to 244%, 2019, 2020. This is the NCRB report. Because of lack of evidence, the police had to close the cases. The Act of 1920 is very rigid and narrow, and therefore the need to have this particular act, this bill, once it becomes Act, the Act of 1920 will stand repealed, and we are not going for any amendment, we are going for replacement. Sir, we are aware of the main features of the proposed bill of 2022. I would just take 2 minutes to talk about those features. Number one, of course, this bill seeks to, number one, define measurements to include finger impressions, palm print, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioral attributes, etc. Number two, it seeks to empower the NCRB to collect, store and preserve the record of measurements. Number three, it seeks to empower a magistrate to direct any person to give measurements, and it seeks to empower a police or prison officer to take measurements of any person who resists or refuses to give measurements. Sir, I would definitely like to bring to the knowledge of the House, or rather remind them as to what our Honorable Home Minister just said. He said that there had been massive consultations with the states. Stakeholders' consultations have taken place.
So this kind of feeling that there has been no consultation preceding the formulation of this draft is absolutely far from the truth. All concerns have been taken on board, the state governments have been consulted, all suggestions have been taken, the 87th report of the Law Commission has been looked into, the Supreme Court judgment has been looked into, and thereafter this particular bill has been formulated. And we must commend the efforts of the officials, the team of Honorable Home Minister and the officials of the Home Ministry for having gone so meticulously into drafting this act. Sir, the fifth part, I will not take much time. This is not a very big bill, very large bill. The fifth thing, sir, this particular bill is not just coming up in India. This act is not just coming up in India with the expansion of the list of measurements. This is there in UK, US, Australia and Canada. So we have drawn upon those countries also. Sir, number 5. The proposed law aligns with the interoperable criminal justice system project of the Ministry of Home Affairs. I would like to reiterate, this particular bill aligns with the ICJS, the Interoperable Criminal Justice System project of the Ministry of Home Affairs. Sir, I would like to inform this august House and my esteemed colleagues that ICJS is a national platform for enabling integration of the main IT system of the Home Ministry used for delivery of criminal justice in the country with 5 major pillars: police, e-forensics, e-courts, e-prosecution and e-prisons. Just 2 minutes, sir. Remember, Sir, carrying Janta in its heart. The House agrees to extend the time of the House in order to reply the Minister. We will, yes. Till passing the bill, time is extended. Sir, this is a people-oriented government. Antyodaya is the mool mantra of this government. Honorable Prime Minister has been focusing on the last person in the queue. We want the delivery system of justice to be strengthened, keeping all our objectives in view, the mandate of the government in view. The proposed Bill 2022, coupled with the ICJS project of the Ministry of Home Affairs, affirms our commitment, Prime Minister Modi's government commitment, to strengthen the criminal justice system of the country, to use the technology in the best possible manner and ensure speedy delivery of justice. So I stand here to request all my esteemed colleagues to come forward and support this bill wholeheartedly. Thank you so much. Sri Ravindranath Kumar. Sir, thank you, sir, for the opportunity to speak on the Criminal Procedure Identification Bill 2022, sir. Sir, this bill will ensure that the perpetrators of the heinous crimes are brought to justice. Sir, for a civilized and advanced society to be developed and maintained, a civilized and sophisticated police force is quite essential. As our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has rightly envisioned, I am confident that the new India will see a tech-savvy, humane, law-abiding, responsible and accountable police force. I am also hopeful that to much-needed police reform will certainly deliver the Indian police force out of the colonial hangover and play a key role in the economic and overall growth of our nation. Sir, I wish to thank our Honorable Home Minister, Sri Amit Shah ji, for ensuring the extension of the modernization of state police forces scheme for 5 more years until 25-26 with a total outlay of 26,275 crore. I wish to request that Home Ministry, through you, sir, may ensure the proper utilization since there are reported claims of huge underutilization and diversion of these funds. Sir, in this regard, I wish to mention here the Tamil Nadu police, which ranks first with regard to diversity in its police force, was also the state which extensively implemented the all-women police station. The first all-women police station was inaugurated in Tamil Nadu by Honorable former Chief Minister and our beloved leader, great Purachi Thalavi Amma.
in 13th April 1992. Our Tamil Nadu police is prior to equivalent to Scotland Yard and is also a pioneer in initiating several modernization and service condition reform. I request Honorable Home Minister through you, sir, that Tamil Nadu police may be granted an enhanced share for the modernization fund, and especially since Tamil Nadu police had been in the top with regard to utilization of MPF funds. Sir, with a few more I will conclude, sir. The world is moving towards a digital society and new age crime needs new age policy. Sir, this bill emphasis should be on capacity building, including experts in forensics and at the police station level itself, so that the police is better equipped. So during the police training process, the overall focus is on enhancing the physical strength of the trainees, but other essential skills like forensics, law, cybercrime, financial frauds are either ignored or put to the back burner. So the focus on the new age investigation should start from the training stage itself. Sir, more funds need to be allocated towards the new age policing and forensics from the modernization of police forces, that is MPF schemes. Sir, just as the collection of evidence is important, it is equally important to protect the data from tampering and misuse. Sir, to ensure the integrity of the data as well as to maintain safe custody, new age solution like the blockchain technology should be introduced. I wish to conclude by mentioning that be it law enforcement or investigation, the police force in our nation should ensure that the common man should go about his daily life with a sense of security. Also, the underprivileged and weakest section of our society, the minorities, the SCs and STs, women and senior citizens should feel adequate confidence in the ability of our police force to protect. With this, I express my support. Thank you. Sri Brijendra Singh. Please. Thank you, sir, for allowing me to speak on the Criminal Procedure Identification Bill 2022. The speakers before me from my party, it happens to be a sheer coincidence that though we are all members of Parliament in the Lok Sabha, all of us also belong to the community of civil servants. The first two speakers come from the IPS, and then my senior from the Indian Administrative Service, Srimati Aparajita Sarangi. But I must confess that when I realized that my first two speakers were from the IPS, by instinct and training, the idea is to restrain the police. That's what one has learned during training, and then in 21 years of service, out of which 12 were in the field. But when I read this particular bill and the provisions therein, I have to confess that it was a case of der aaye durust aaye. The Law Commission, as early as 1980, had recommended widespread changes. In fact, it stated that there is a need to make it correspond with the modern trends in criminal investigation. This is when they are talking about changes to the Identification of Prisoners Act of 1920. It is this act which this bill seeks to repeal and replace. And in its contents, it's a small bill. It just has 10 sections. But the kind of storm it has raised in the Parliament when it was introduced, and also today, looking at the number of participants who've spoken on this, I have to say that there is a lot in this bill which needs discussion and has been discussed today, and I'm sure we'll all come out of this discussion much wiser. The bill, as I said, seeks to repeal and replace the 1920 Act. Where was the need for this? It is not as if there was an immediate court case
and the government had to come up with a new bill, or if there was some other pressing need. The thing is, it just had been waiting, and it had been in the waiting for far too long. Many states tried to bring about piecemeal changes or amendments to the Identification of Prisoners Act of 1920. These states include West Bengal, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu. And the last case was of Karnataka in 2021, when they did seek to expand the definition of measurement and to include DNA and voice and iris scans. However, this bill was reserved by the governor for consideration of the President of India, because it was felt that this bill was repugnant with the Act of 1922, which is a central act. And so we are where we are right now, and it has been said as if everything in this bill is new. 1920 Act provided for three things in terms of measurement. It provided for fingerprints, it provided for footprints, and if the magistrate so desired, photographs could also be taken. But then it had to be, but we also have the provisions from the CRPC under 53(1) and also 53A and 54, especially these two. The explanation provides as under, and I quote, examination shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair sample, and fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques, including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case. Why I bring this up is because a lot has been made about the legislative competence and how perhaps it violates the issues of privacy. These have been in existence already, and they have stood the test of time, and they have not been declared as violation of personal liberty by any court so far. This bill, however, takes it a little further and includes certain other things wherein the 1920 Act was found to be inadequate. And I must say that most of us in our younger days have read detective novels of Arthur Conan Doyle about Sherlock Holmes and what a bright man he was, what uncanny sense of perception he had. But a Sherlock Holmes in today's day and age, with his magnifying glass, would look like an investigative dinosaur. A 1920 Act, which provides for only fingerprints, footprints, and photographs, is not the way to deal with crime and criminals of the 21st century. We cannot expect our police to be equipped with tools of early 20th century to deal with crimes and criminals of the 21st century. The modern techniques, the modern technology which is available to all of us, it provides for a triangulation that is now possible, which was unthinkable a century ago. Now joining the dots using different identification techniques greatly facilitates and enhances the quality and quantity of the criminal investigation. As our Home Minister said in his opening remarks, the idea is to get the conviction rates up, and those cannot happen unless scientific methods are adopted and used by our police forces and prison authorities and in the overall criminal justice system. Only then such an improvement is possible. The previous Act of 1920 was also limited in its ambit, and the present bill seeks to expand it further by including what is referred to as other persons. It is, though most of it is from the previous Act, where a convicted person, his measurements can be taken, then someone who's been ordered to give security for his good behavior, he can be asked to give his measurements, and someone who's arrested for any offense existing under the law. But yes, the police powers in the present bill have been increased. The magisterial powers remain the same, they have not been tampered with, but the police powers have been increased. But in this day and age, when you have multiple sources available as far as data is concerned,
You have the banks, through KYC, they have almost all your data. You have the Aadhaar, it has your biometrics in any case. You have the Election Commission, it has a lot of your details. And all these private players, whether it's Google or Microsoft or whichever company is dealing with these meta databases, they all have data. So just to restrain the police from not collecting data, which will be useful for them in an investigation and execution of cases before the court, somehow seems to be just a measure which one has to do away with, and we must move with the times, and we must use the modern techniques and technology which is available to us. Sir, I will point out just two things, because a lot has been made about privacy. Sir, just 2 minutes, sir. There are two provisos which are very important. They've been mentioned. Proviso under Section 3, where the person is given a choice. No one used this word, because otherwise this is a very, this is the word in common parlance as far as the liberal world is concerned, choice. A person is given a choice where it is said that he may not be obliged to allow taking of his biological samples, and there are conditions with this. So there is a choice given to a person. It's not as if it is not given. And in any case, there's a plethora of judgments wherein criminal jurisprudence may is generally read as shall. So it is almost a given in this. Similarly, proviso under Section 4, it provides that the measurement will be destroyed. It will be destroyed if the person has not been convicted before, and if now has been discharged or acquitted by the court of law. So that is to be destroyed. So when we say that under trials and political protesters or activists, and when they are arrested for something, then they are clubbed with the hardened criminals or those who are committed with those who are charged with serious crimes. So that does not hold, because if the person is not convicted, or if the person is discharged before that, so the data which has been collected in that case will be destroyed. Lastly, sir, since I don't have the luxury of time, one point which has been very conveniently missed out by everyone is that this bill provides for a great amount of legislative oversight, because ultimately this bill and its effectiveness and efficacy will come from the rules which will be framed under this act by the central government and by the state governments. And these rules, each and every rule, will have to be brought before both houses of parliament and before the state assemblies. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. The Criminal Procedure Identification Bill 2022. The present bill is introduced by the Government of India to authorize for taking measurement of convict. Please conclude. Please conclude. Let me conclude by saying that no society is perfect, nor is ours. There are deeply held biases and prejudices embedded in our social consciousness. Our police is a product of its social milieu, and as such is far from being perfect. However, that does not mean that we do not empower it with requisite powers and instruments. There is an undeniable need to strike a balance between protecting an individual's privacy and giving the police the tools they need to keep us safe. With these words, I support this bill and I urge this House to pass it in the right spirit. Thank you. Procedure Identification Bill 2022. The present bill is introduced by the Government of India to authorize for taking measurement of convict and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal matters and to preserve the record and same it needs of our. बहुत जब से हम ये बिल पे चर्चा कर रहे हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज. अभी तक जो क्रिमिनलों के साथ होता है या जो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो भी प्रोसीजर करी जाती है, सब बिखरी चीजों को एक जगह लाकर ये बिल में उतारा गया है. इसमें कोई नई चीज ये देश में करना, और आज हम बोलते हैं कि अब्रॉड के बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ हमने compete करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, उनके लेवल में आना चाहिए. तो इस चीज में क्यों लेवल में नहीं उतरना चाहिए? इस चीज के लिए भी उनके मुकाबले हमने खड़ा रहना चाहिए और क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए. पहले कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है. मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है. बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, बिकॉज इन Mahua, my friend,
she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है, तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं उसे कुछ डर नहीं, तो मुझे लगता है जो नहीं कर रहा वो ये सब चीजों में फेवर में बात कर रहे हैं, और जहां जहां डर है उनके शब्द ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। So many accused personally came to be released on bail during pendency of trial of convict. Convict was released on parole or parole, were not tracked out, and they successfully flew away from the clutches of law by changing their visible appearance. They started to live life of another identificant and evade the penalty imposed upon them, evades the expected penalty which is expected to impose upon them. The present bill is an advanced step to the legislative intent to decrease the workload of court and investigation agencies. The bill is opposed on the count that it is unconstitutional, as if it affects the right to privacy, but the right to privacy is altogether a different thing than the intent act of government. There is no reason to create hangama on this. Against this bill, because even previously if is accused is convicted by the trial court, then the said accused was under obligation to give fingerprints before sending him to jail, and there was no choice with the accused to refuse the same. So now there is no justification to oppose the bill by saying that it contains force. The proposed bill is nothing but the advanced form of identification with availability of advanced technologies. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर नई चीजें लाएंगे नहीं तो देश आगे कहां बढ़ेगा। नहीं तो 70 इयर्स से हम जहां पे थमे हैं वहां पे ही हम रुके थे। 370 लाए थे तब भी तकलीफ थी, और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तब भी तकलीफ है। मुझे लगता है ऑपोजिशन को हर बात में इसके अगेंस्ट तकलीफ है, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर हर चीज में सक्षम है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को लेके हो या देश की सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हो या सेना पे हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके फेवर में बात की जाए। मेरे महाराष्ट्र में कलीग के ज्यादा आवाज आती है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पुलिस हमारे जितने भी लोग कोई भी जुर्म नहीं करते हैं, ऐसे निर्दोष लोगों पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो उस पे बोलना हमें बहुत जरूरी है। आप मेरे भाई जैसे हो और महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। आपने हमारी एक मैडम का नाम लिया, अधिकारियों का नाम लेना इस सभागृह में जिसकी ऑलरेडी कोर्ट में जुडिशरी काम कर रही है, उस पे नाम लेना कुछ उचित नहीं है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 speaks about the immunity to accuse against self-incrimination, and this bill nowhere creates evidence of a person which can be used as evidence as against him, but it related to the identification. The bill consciously brought to shattered progress of identification of accused in the existing procedure. The progress includes arrest which contains photographs. Article 21 of Constitution speaks. I know I can do some mistake. Speaks about expectation which says no person shall be deprived of his life or liberty. Experts, according to the established by the law and proposed bill, is just, fair, responsible and proper, which is perfectly maintained balance and right of privacy and maintenance of record of accused regarding this identification. And I would wholeheartedly support this bill and this government and the department, the way this department is working, and हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, देश में क्राइम खत्म करने के लिए काम कर रही है, ना कि क्राइम बढ़ाने के लिए काम कर रही है। Thank you so much. Professor Savit Rai, 3 minutes. Sir, I have very little time, and hence I shall not make a speech. I speak on the Criminal Procedure Identification Bill 2022. I have several questions or clarifications to seek from the Home Minister. He mentioned about the Law Commission, 1980. Why is it not mentioned anywhere in the bill in the statement of objection? I do not know. Why did it take 42 years for you to act on a law commission? There is no reply. My second question is, he has spoken of in measurements in 2B
he has spoken of biological samples. My question is, does the biological samples include microbiological samples? That means when you take a part of the skin, is a biological sample. When you do a DNA test, find out what the deoxyribonucleic acid is, then you do a microbiological test. What are you wanting to do? Biological, take a piece of skin, or actually do a DNA mapping? Can you afford to do DNA mapping for a patient? Third, he has said that behavioral attitudes including blah blah. And any other examination, does it include macro mapping? Does it include brain scan? That is not clear. That's why, sir, this bill is very badly drafted. Neither is biological sample clear, nor is behavioral attributes clear. This is possibly the first bill which deviates from Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code, an officer of the rank of sub-inspector can lodge an FIR. He is trying to give power to head constables to do measurement. And in prison headquarters, is it wise to give this power to non-gazetted employees, which has never been done in so many years of independence? He will kindly clear it. There are only two redeeming features in the bill, that for people who are arrested for an offence committed with punishment for a period of less than 7 years, he may not be obliged to allow taking his biological sample. This is a slight redeeming feature, slight window. The other is, if somebody is released, a person who has not been previously convicted, has had his measurement taken, is released without trial, then all the records will be rubbed off, eliminated from the thing. But the whole thing is basically why we had opposed the introduction of the bill, because this is draconian. This impinges on Article 14, 20, bracket 3 and 21 of the Constitution. It takes away the right of the individual, which includes the right of those charged with an offence. I think this bill was drafted in a hurry, without any provocation. There is no reason why Amit Shah came with this bill suddenly. I would request him that he is the Home Minister, he should show some politeness and refer the bill to the Standing Committee so that all these definitions can be clarified and the misuse of this bill by head constables and head warders and small petty officials can be avoided. With this, sir, I again oppose this bill, this being draconian against the democratic rights of the people. Shri Nishikant. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सबसे मजबूत गृह मंत्री प्रखर राष्ट्रवादी अमित शाह जी के नेतृत्व में आए हुए इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। और मैं जब ये बात कहता हूं तो इस देश में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जहां आम गरीब की बात सोचते हैं, आम लोगों की बात सोचते हैं, राजनीति की बात सोचते नहीं हैं, जैसे उन्होंने 370 खत्म किया, जैसे क्रिमिनल को, टेररिस्ट को ठिकाने लगाने के लिए यूएपीए बिल में संशोधन किया, और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई थे जो कि धर्म के आधार पर यहां आ गए, उनको नागरिकता देने का काम किया, ये हमारे सरकार की कमिटमेंट दिखाती है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री की कमिटमेंट दिखाती है। सर, बड़ी चर्चा हुई, मुझे लग रहा था कि शायद मैं बोलूं ना बोलूं। बात हो रही थी सर कि मनीष तिवारी जी और कई एक लोगों ने चर्चा की कि अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के कारण 1920 में यह बिल लाया। मैं इतिहास को ठीक करना चाहता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी इतिहास को ही ठीक करती है। ये जो आइडेंटिफिकेशन बिल है,
1901 में ब्रिटेन में लागू हुआ, 1901 में सर। यदि उन्होंने अपने नागरिक के लिए 1901 में लागू किया तो ये कैसे हमारे नागरिक के लिए 1920 में खिलाफ था? 1902 में ये फ्रांस में लागू हुआ और 1903 में ये यूएस में लागू हुआ और 1920 में हमारे यहां लागू हुआ। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, असहयोग आंदोलन के लिए लाया गया। फिर आप हमारे इंटेंशन पर क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी देख रहा था इतिहास सर, इस देश में लोगों को, एक कोनाल इल्स ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी है। यूएपीए एक्ट आया जिसके कारण कि हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार क्वेश्चन होता है। यूएपीए एक्ट 1967 में यही कांग्रेस सरकार लेकर आई सर। और क्यों लेकर आई? 7 नवंबर 1966, दिन याद करिएगा, 7 नवंबर 1966 को गाय आंदोलन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार दिया गया है, जब उसके लिए साधु संतों ने यहां आंदोलन किया, गोली चली, सैकड़ों साधु संत मारे गए, उसके खिलाफ यह कांग्रेस सरकार यूएपीए लेकर आई। आप यहां के नागरिकों के लिए एक कानून बनाने की बात करते हैं। टाडा क्यों आया सर? टाडा लेकर यह आए। टाडा 1985 में आया। क्यों आया? 1984 में सिख दंगा हुआ था। यहां के नागरिक रिजेंटमेंट में थे, यहां के नागरिक विरोध कर रहे थे। आप नागरिकों का, यहां के नागरिकों को दबाने के लिए, बात करने के लिए आप 1984 के सिख दंगे के बाद 1985 का टाडा एक्ट लेके आए। लेकिन हम क्या लेके आए? हम 2002 में पोटा लेकर आए। क्यों लेकर आए? इसी पार्लियामेंट में अटैक हुआ, पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। हम पाकिस्तान के, हम विदेशी टेररिस्ट जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उनकी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यदि हम पोटा लेकर आए तो आप हमको कहते हैं कि हम गलत काम करने के लिए आ गए। आपने पोटा और टाडा सबको रिपील कर दिया 2004 में, लेकिन हमारा कानून सही था। और यही कारण है कि जब आप एनआईए की बात करते हुए आज नजर आए तो 2008 में आपको उसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए 2008 में एनआईए लेकर आना पड़ा। आए कि नहीं आए? यदि इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करना है, यदि क्रिमिनल को खत्म करना है तो लेकर आए कि नहीं आए? मैं केवल 2-3 पॉइंट कहूंगा सर। ये राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करने वाली कांग्रेस और अपोजिशन आज राइट टू प्राइवेसी की बात करती है। जितने लोग अपोजिशन में बोले सर, राइट टू इंफॉर्मेशन के वो सबसे बड़े पैरोकार हैं। इंटरनेट की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी आ जाना चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए, सबका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम सांसद होने के नाते देखिए इस बिल का मकसद क्या है सर? जो कन्विक्ट है और जो क्रिमिनल है, क्या ये इस पार्लियामेंट में डिबेट में हम उसको बचाते हुए नहीं नजर आए? राइट टू प्राइवेसी में मैं कह रहा हूं कि हम सांसद होने के नाते जब हम अपना हलफनामा दाखिल करते हैं तो सारा कुछ देते हैं कि कौन सी संपत्ति है, कहां है, कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा पैन नंबर है। क्या हमारे ऊपर राइट टू प्राइवेसी लागू नहीं होती है? क्या सांसद के लिए अलग कानून और दुनिया के लिए अलग कानून, क्रिमिनल के लिए अलग कानून? आप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सांसद के लिए अलग कानून। आज आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, क्या आप पैन नंबर नहीं देते? क्या आधार नहीं देते? क्या आप अपना फोटो नहीं देते? क्या आपकी प्राइवेसी? कौन ऐसा आदमी इस हाउस में जिसके पास की अपना मोबाइल नंबर नहीं है, सिम नंबर नहीं है? आप देते हैं। आप साधारण आदमी, हम आम आदमी जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उसके लिए आप पैन नंबर, आधार नंबर, फोटो सब देने की बात करते हैं, तब आपको मोबाइल मिलता है। आपको उस वक्त डाटा प्रोटेक्शन नहीं नजर आता है। लेकिन यदि कन्विक्ट के लिए और क्रिमिनल के लिए यदि दिया जाएगा तो उसके लिए पूरी पार्लियामेंट में है कि आपने ड्रैकोनियन लॉ ला दिया। क्या यही इसी तरह से हम बात करेंगे? और यदि टेक्नोलॉजी की यदि बात करें, मैं आपको बताऊं कि सर इस टेक्नोलॉजी से कितना बेनिफिट हो सकता है। 1992 में एक इनोसेंस प्रोजेक्ट जो है चलाया बेंजामिन स्कूल लॉ अमेरिका ने, और वहां उन लोगों ने, 2 लोग थे सर, पॉल न्यूफेल्ड और बैरी सॉक। उन्होंने ये सोचा कि ये डीएनए जो लिया जाता है क्रिमिनल का, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इसका एक पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि बेंजामिन स्कूल लॉ न्यूयॉर्क ने एक बड़ा अच्छा शोध और रिसर्च पेपर 1992 में तय किया कि उसने 500 लोगों का यदि सैंपल लिया और 500 लोगों पर यदि इस तरह के टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या कन्विक्शन हुआ है, तो आश्चर्य लगेगा कि 350 लोग यदि निगेटिव थे तो 150 लोगों को इस टेक्नोलॉजी के नाते कन्विक्शन से अलग किया गया, उनको बरी किया गया। कि आप नहीं चाहते कि इस टेक्नोलॉजी से हम जो है उसी तरह का पॉजिटिव पॉइंट, हमेशा निगेटिव पॉइंट सोचते हुए हम यदि आगे बढ़े तो ये अच्छा नहीं होगा।
हमको वो भी देखना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं कि आप बिना नियम कानून के यूआईडी लेकर आ गए। आपको उस वक्त प्राइवेसी नहीं दिखाई दे रही थी, फिंगरप्रिंट। इस पार्लियामेंट में और इस देश में एक बड़ा इतिहास है। यहां भर्तरी महताब साहब और यहां शिव कुमार उदासी साहब बैठे हुए हैं। हम लोग सब फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, हमने रिजेक्ट कर दिया। कोई कानून नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूआईडी का कानून लगाया। आपने 130 करोड़ लोगों का बिना किसी कानून के जो है डाटा कलेक्ट करने का फैसला किया। और आप यदि दुनिया के प्राइवेसी की बात करते हैं तो मैं एक केस स्टडी लेके आया सर। यूके बायोमेट्रिक्स एंड फोरेंसिक एथिक्स ग्रुप बना था, जिसने कि इंग्लैंड में यूआईडी बायोमेट्रिक लागू नहीं होने दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के आधार पर यूके में वो बायोमेट्रिक नहीं बना। और उसने इस कानून के बारे में कहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है 2016 का और 2017 का, जिसको कि भारत सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। काउंटर टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट को बंद करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। वो खुद रिपोर्ट लेकर आया, जिसने कि यूआईडी नहीं बनने दिया यूके में। वो ये कह रहा है कि क्राइम के लिए, क्रिमिनल के लिए, महिला के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता है। और आज भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में यह कानून लेकर आई है। आप लोगों ने भी बहुत कुछ बात कहा। मैं आज बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं इस सभा से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का प्रोटेक्शन हो पाए, जिससे बच्चों का प्रोटेक्शन हो पाए, जिससे हम टेररिस्ट एक्टिविटी में दाऊद इब्राहिम से लेके सलाउद्दीन अंसारी और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को पकड़ पाए। और इसीलिए इस कानून की आवश्यकता है। हम इस कानून का समर्थन के लिए यहां खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अधीर रंजन चौधरी। Sir, I rise to vehemently oppose the bill under the nomenclature of Criminal Procedure Identification Bill 2022 because in my view, this legislative document is nothing but offering a carte blanche to the police officials to collect samples according to their whims and fancies. So this bill is fraught with the danger of serious infringement upon the territory of freedom, individual right and civil liberties. Everybody must understand the tone and tenure of this legislative document. See, हम लोग यहाँ चौक और चीज एक साथ नहीं कर सकते। ओजोन के साथ भोजन करना चाहिए। मैं शुरू में ये सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि मोदी जी से लेकर अमित शाह जी के लेकर मैं अधीर चौधरी साहब के खिलाफ कभी ना कभी केस दर्ज हुआ था। तो शुरू कीजिए हम सबको ये डीएनए, ये बायोलॉजिकल जो तरह की यहाँ जो प्रोफाइलिंग करने की जो सलाह दिया गया है, ये सारे सलाह हम खुद शुरू करें। जैसे कि कोरोना, हम स्पीकर की नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन शुरू किया था। यहाँ भी है प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर अधीर चौधरी से लेकर सब, क्योंकि हम सब के खिलाफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं केस दर्ज हुआ था, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में बिलोंग करते हैं। तो क्यों ना हम शुरू करें, चैरिटी शुड बिगिन एट होम। चलिए हम शुरू करते हैं, फिर दूसरों को हम दूसरों को सलाह देंगे, क्योंकि जब शुरू होंगे तो चलो सब मिलकर करें। क्यों हम हिंदुस्तान के आम नागरिकों को ये सिटीजनरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं? ये और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की सब लोगों को सिटीजनरी प्रोफाइलिंग की ये चक्कर है। मैं इसलिए कहते कि ओजोन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं, इसलिए कि अभी भी हमारे देश में जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है, यहाँ हम कितने फोरेंसिक करते हैं बताइए। कोर्ट में रोजाना हमें फटकार लेना पड़ता, कोर्ट रोजाना हमें फटकार देते हैं कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहां गया, हम नहीं दे सकते। आप यहाँ अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, यहाँ तो हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर की बात करते हैं। तो मैं अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में डीएनए इंडेक्सिंग के लिए जो स्टोरेज की एक्सेस है, जो स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये बिल में नहीं है, हमारा देश में नहीं है। तो डीएनए इंडेक्सिंग की स्टोरेज की एक्सेस क्या है, ये बिल में कहां ये प्रावधान है बताइए। ये सिंपली ये बिल ये लाया गया दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान में। असलियत में ये बिल को सामने रखकर हम हमारी जो अधिकार है
ये शुरू के दिन से हम इसको विरोध किया था, इसीलिए कि हमारा देश में, हमारा संविधान में हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार को सुरक्षित रखना, पालन करना, ये हमारा जिम्मेवारी है। सिर्फ मैं 3 इलस्ट्रेशन बताना चाहता हूं, सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम होता है डब्ल्यू। ये पर्सन डब्ल्यू इज फाउंड गिल्टी ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड फाइन ₹1000. He may have his signature collected and stored in a central database for 75 years. The bill permits it. क्या जरूरत है इसका बताइए। मैं और एक इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम एक्स है। यह पर्सन एक्स इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस। He refuses to give his fingerprints. ये थोड़ा ध्यान में सुनिएगा अमित शाह जी। He refuses to give his fingerprints. He is charged with preventing a public servant from performing his duty. Section 186 of Indian Penal Code 8060. His fingerprints are forcibly taken under both cases. He is subsequently discharged from the original case. However, as he is guilty under Section 186 of the Indian Penal Code, in the second case, his fingerprints can be stored for 75 years. This implies that anyone who is arrested for any offense and refuses to give measurement can have their data stored for 75 years, even if they are acquitted in the main case. तो इसका नीति गिटी को समझाइए, इंटिकेसी को समझाइए। मैं और एक इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम सत्यपाल जी। सत्यपाल जी डिफाइज सेक्शन 144. सत्यपाल जी डिफाइज सेक्शन 144 ऑर्डर अंडर CRPC unlawful assembly and is arrested. His fingerprints are taken. The bill does not require, mind कीजिए, the bill does not require a connection between the measurement and the evidence needed for investigation. ये मार्क कीजिए। He is found guilty under section 188 of the Indian Penal Code and fined ₹200. His fingerprints will be in the database for 75 years. आपको और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे मेंबर शायद इसमें नहीं कहे हैं कि यह बिल के जरिए एक प्राइवेटाइजेशन की एक चक्कर हमें देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी बताता हूं, क्लॉज, अब देखिए क्लॉज 4 सब क्लॉज 3, एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज टू नोटिफाई एन एप्रोप्रिएट एजेंसी टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड शेयर sensitive personal information of citizen. In the absence of any restriction on the scope of the notification under clause 4 subclause 3, it cannot be ruled out that the task of collecting, preserving and sharing measurement may be assigned to a private agency. This would amount to delegation of the sovereign function to conduct criminal investigation and collect evidence for the same, which in turn has implication for the state's obligation to administer justice. Since unguided delegation of a sovereign function to a private and unregulated agency is legally impermissible. That is why, यही तो प्राइवेटाइजेशन, यही तो कहना हो, ये तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वाइंड अप करो। हाँ सर, हो गया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारे जो आप पुलिस वालों की बात करते हैं ना, जिन्होंने सैंपल कलेक्शन करेगा, इनका कोई स्किल है, इनका ट्रेनिंग है, इनका कोई जानकारी है, इसका ट्रेनिंग फैसिलिटी है, कुछ नहीं है, फिर ऊपर से ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल को लेकर आप ओजोन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी में प्रेरण किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और इसको और ढंग से छानबीन करते, स्क्रूटिनी करते हुए हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने का संभावना होते हैं, तो हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि गड़बड़ी हो जाएंगे। नमस्कार। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, उसमें सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने
इस बिल का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई हैं और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक एक कर सभी चीजों का धैर्य से जवाब भी दूंगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूंगा कि जो चीजों को एक शंका की दृष्टि से यहां पर रखा गया है, ये बिल लाने के लिए न सरकार की ऐसी कोई मंशा है, न ऐसी कोई इच्छा है। हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का उपयोग दो सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको अब सुनिए उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं एक कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार, कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं, एक ही चश्मे और एक ही नजरिए से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, गाड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं, कोई जाकर उसको झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट नहीं है। जो पीछे छूट जाते हैं, वो परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है, उनका भी ह्यूमन राइट है और उसकी ह्यूमन राइट की चिंता करने की जिम्मेदारी आप मानो न मानो, हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन राइट को देखने के कई एंगल होते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, ये बिल देश के करोड़ों लॉ ओबीडियंट नागरिकों के ह्यूमन राइट के अधिकार का रक्षण के लिए मैं लेकर यहां पर आया। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न कर। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कही गई कि 1920 से बिल था, क्या जरूरत थी सुधार की? दादा तो फिर शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं है, 102 साल हो गया। मेरा तो ये सवाल है, इतना लेट क्यों हुआ? और ये सारी चीजें इस बिल में है। सिर्फ नए आयाम जो जोड़े गए हैं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर, वो आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगरप्रिंट देते थे, कोई विरोध नहीं करता था, देते थे। और अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 में से 58 साल आप शासन में रहे, क्यों है अंग्रेजों को लाया हुआ कानून हटा नहीं दिया? और भाई थोड़ा इतिहास को तो नाप तोल कर बोलो। नमक कानून के कारण नमक कानून 1930 में तोड़ा गया, कानून 1920 में आया है। अब क्या कर रहे हो भाई? खुद तो इतिहास को देखकर बोलो। आप नहीं थे, मनीष जी बोले तब। आप बैठ जाइए ना।
रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल एफआईआर को और आरोपों को दोष सिद्धि के माध्यम से जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। ये बिल के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है। पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब इतनी पुलिस की कार्रवाई की असर नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए 2014 में मोदी जी ने देश भर के पुलिस फोर्स के सामने स्मार्ट पुलिसिंग का एक कंसेप्ट रखा था। एस से मतलब था सख्त परंतु संवेदनशील, एम से मतलब था आधुनिक, मॉडर्न और मोबाइल, ए से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, आर से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक, और टी से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित। ये टी वाला जो हिस्सा है, ये टी वाले हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए बिल मैं लेकर आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, ये डेटा के हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा करा पाते हैं, सिर्फ 44%। 44 बलात्कार के केस में सिर्फ 39%, अटेम्प्ट टू मर्डर सिर्फ 24%, डेकोइटी सिर्फ 29% और रॉबरी में सिर्फ 38%। और इसके सापेक्ष में दुनिया भर के डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 68%, साउथ अफ्रीका 82%, ऑस्ट्रेलिया 2021 का है 97%, यूएसए 93%। ये भी सारे ह्यूमन राइट के चैंपियन देश हैं और ये सब जगह इससे भी कठोर कानून उपलब्ध है। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का आपने जिक्र किया, इसका भी मैं बाद में जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजें हैं इसको यहां रख देना और जो चीज हमारी विचार के अनुकूल नहीं है इसको नहीं रखना। इस प्रकार से अगर हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावे और कुछ नहीं कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जजमेंट अगर पढ़ा ही नहीं है तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य, एक ही तथ्य लेकर सिलेक्टिवली यहां रखना, ये सांसद के नाते ठीक नहीं है। ऐसे ही मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए। क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्रिमिनल क्राइम करने लगे और पुलिस को हम आधुनिक तकनीक से लैस न करें, किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि भैया गोल्ड मेडल लेकर आओ। गोल्ड मेडल क्या, वो तो बेचारा डूब जाएगा क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में अब नहीं चलती। दादा को भले लगता हो जल्दी हो गई है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, समय आ गया है कि इसको हम बदले और इसके लिए सिर्फ ये बिल नहीं है,
ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक कहा अधीर रंजन जी ने कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे? किसी ने चिंता किया? हमने चिंता किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और फॉरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करे, एमएससी करे, रिसर्च करे, वहां से प्रोफेसर बाहर आए, इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस इन यूनिवर्सिटी मोदी जी ने अभी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6 राज्यों में इसकी एफिलेटेड कॉलेज, इसके कैंपस खोले गए। सब जगह फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है। और ये सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों से जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी 2 सिद्धि का प्रमाण बढ़ेगा। समस्या जरूर है, मगर समाधान ही नहीं करना। अब तो कोई ये भी कह देगा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना दी है। अरे भाई, हर चीज को, ये कानून को भी कहा। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए, सुनने के लिए नहीं बैठे, माइनॉरिटी को परेशान। ये बिल में माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कि चश्मा लगाकर मेरे बिल को पढ़ा। मैं ढूंढ रहा हूं मेरा चश्मा खराब है या टेक्निक नहीं है मेरे चश्मे, कहीं माइनॉरिटी शब्द नहीं है। कहां से ले आए? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चश्मा है ना, ये कहीं ना कहीं आपने भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं का उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सुविधा हमने करा है, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये इसलिए बना है कि 2 सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वो इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां, जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, इससे 2 कदम आगे हो, 2 कदम पीछे न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतनी शंका से देखने का जरूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम का भी विचार करना पड़ेगा, उसको रोकने का अभी से प्रयास करना पड़ेगा, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हमने पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम टैकल नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, इसको बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। ये बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने चुनकर भेजी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा, और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है। मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा है, ढेर से सारी लॉ यूनिवर्सिटी को गृह सचिव जी ने पत्र लिखा है। सबके पास से अभिप्राय आ रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं, जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, जरूर उसको स्टैंडिंग कमेटी या तो गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर वहां पर भी आप फिर मेजोरिटी वाली बात लेकर आए।
चर्चा से कोई भागना नहीं चाहता, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए, समस्याएं देश में कम हो इसके लिए होनी चाहिए और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है। हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी ढेर सारे लिए। अब मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम एक CCTNS कर व्यवस्था लेकर आए। क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए मुख्य IT पिलर है वो, और मुझे कहते हुए आनंद है माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2022 तक 16,390 100% पुलिस स्टेशन में CCTNS लागू कर दिया गया है और 99% पुलिस स्टेशन में आज FIR का रजिस्ट्रेशन CCTNS के आधार पर होता है। इससे डेटा उपलब्ध होता है और वो डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालिसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है और उसको एडवाइजरी गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों पर जाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर कोई खड़ा हो जाएगा कि राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केंद्र मदद तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, मदद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के 751 हमने CCTNS के साथ ई प्रिजन भी एक मॉडल बनाकर राज्यों को भेजा है, ई फॉरेंसिक का भी भेजा है, ई प्रोसिक्यूशन का भेजा है, ई कोर्ट का भी भेजा है और ये सारे इनिशिएटिव के माध्यम से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ताकत देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसका हिस्सा एक बिल है, इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में ई अभियोजन, ई प्रोसिक्यूशन लागू हो चुका है। ई प्रिजन को 1259 अलग अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। मैं इसलिए बताता रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है कि ये टोटल जो प्रयास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका एक हिस्सा ये बिल है। मैं सदस्यों को ये बात बताने के लिए ये पूरी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, CCTNS के सॉफ्टवेयर में आज 7 करोड़ से अधिक FIR उपलब्ध है। अब ये 7 करोड़ से अधिक FIR जो नेशनल डेटाबेस में उपलब्ध है, इसमें 28 करोड़ पुलिस का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और दादा, मैं वो भी बताता हूं, आप अब बीच में बोलकर मेरा लय मत तोड़िए। माननीय अध्यक्ष जी, इस डेटा इसके साथ साथ हमने ये सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए हैं और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर, एनालिसिस होकर, हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूदी में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहां से राज्यों को माननीय अध्यक्ष जी जाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसका भी हमने शुरुआत किया है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी शुरू किया है। और ये सब में मैं सारे सदस्य जो चिंता व्यक्त करते थे, ये सब में कहीं से भी अभी तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। प्राइवेसी, ह्यूमन राइट, लीकेज, मिसयूज ऑफ डेटा, ये सारा हो चुका है ये 2.5 साल में।
और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। देश की अदालत में, मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, देश की अदालत में इसके मिसयूज की एक भी कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको परमिट नहीं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसका मिसयूज ना हो, इसकी व्यवस्था करी। और क्यों हम इतने शंका के जमाने में जी रहे हैं? क्यों इतनी शंकाएं की जा रही? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, वो इनिशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर भी चालू किया गया है और 60,000 लोगों ने क्रीमैक का इस्तेमाल किया है और उसमें से 24,000 से ज्यादा अलर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और उसमें से कई अपराधी धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, रेलवे पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट द्वारा, अलग अलग जिले की पुलिस के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, लापता व्यक्ति की खोज के लिए भी हमने सारी एफआईआर का एनालिसिस कर उसका डेटाबेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को साझा करा और 14,000 तलाशी ली गई और 12,000 लोग प्राप्त कर लिए गए। मैं इसलिए बताता हूं कि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है, हमने भी करना पड़ेगा। कब तक अंग्रेजों के जमाने में हम जिएंगे भाई? आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन एनओसी, उसमें चोरी किए हुए वाहन सारे हमने सीसीटीएनएस से ले लिए, इसका चेसिस नंबर दिया, इसको उपलब्ध करा। सेकंड हैंड वाहन खरीदने वालों ने उससे 13,636 लोग बच गए और वाहन जब्ती हो गया जो बेचने गए थे। अगर ये सॉफ्टवेयर न होता है, एनालिसिस न होता तो कभी न होता। घोषित अपराधी 16,176 अपराधी जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसका डेटाबेस सारी राज्य की एजेंसियों के साथ हमने साझा किया। उड़ीसा वाला अगर गुजरात में छुपा है, गुजरात वाला अगर बंगाल में छुपा है, महाराष्ट्र वाला अगर दिल्ली में छुपा है, इसमें से 16,000 नागरिकों को पकड़ लिया गया। भागते हुए अपराधी को पकड़ा है। ये जो कह रहे डेटाबेस 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 हवा खड़ा करे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं, ये सारा हो चुका है, यही 2.5 साल में हो चुका है और अच्छे से चल रहा है। कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अब आपकी सुनकर कोई झूठ मूठ की एनजीओ फरियाद खड़ी कर दे तो भगवान जाने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसके अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, दादा सारे नाम अब फुल फॉर्म में पढ़ रहा हूं। इसमें 9 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और उसमें से 18,000 शिकायतें एफआईआर में कन्वर्ट कर दी। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल JCCT 7 JCCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश, संघ प्रदेश भी सम्मिलित हैं। और ये सारों की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, जो सारे के उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को ट्रेन करता है। इसी प्रकार से सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया है। ढेर सारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे 7 साल में ढेर सारे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में इनिशिएटिव लिए। लगभग 62 करोड़ की लागत से पुणे में हमने FSL बनाई, सेंट्रल FSL। 50 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी में, 53 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में नई आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है और कोलकाता में 28 करोड़ की लागत से अब नई सेंटर FSL बन रही है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में चंडीगढ़ में पूरे देश में यौन अपराधियों से जुड़े हुए लोगों का अत्याधुनिक DNA डेटा स्टोरेज सेंटर और उसकी प्रयोगशाला भी बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, 2016-17 से 21-22 तक फॉरेंसिक्स के साइंस क्षेत्र में हमने ये काम किया है और देश भर की पुलिस व्यवस्थाओं को आधुनिक करने के लिए मैं सिर्फ इनिशिएटिव के लिए बात कर रहा हूं। 2080 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है
माननीय अध्यक्ष जी 2080। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसको सांसदों के मन में कोई संशय न रहे। अभी एक बात आई कि इसका उपयोग कैसे होगा, मिसयूज कैसे होगा, ये सबसे साझा कर दिया जाएगा तो निजीता का क्या होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं, मगर मैं पहले उपयोग के बारे में एक बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नेफिस को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। नेफिस के पास अभी इसको ऑपरेट नहीं किया है, ट्रायल बेस पर चल रहा है उसका सॉफ्टवेयर, परंतु नेफिस के पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अभी हैं। मैं ये बात डिटेल इसलिए बताना चाहता हूं कि यही तकनीक इसके लिए अपनाई जाएगी। नफीस का डेटा एनसीआरबी में स्टोर है, इसमें किसी का एक्सेस नहीं है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी एक तरफा एक्सेस नहीं होगा जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। इसका उपयोग कैसे होगा? तो फिर नफीस को हम सीसीटीएनएस के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन से जोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन में, मानो कलकत्ते के कोई पुलिस स्टेशन में चोरी हुई, वहां एफएसएल की टीम गई, उसको कुछ, अरे सुनो भाई, इसको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। आज की स्थिति में है कि वो पुलिस स्टेशन को फिंगरप्रिंट के आधार पर पूरे कलकत्ते की आबादी में से चोर को ढूंढना है कि कौन चोरी कर गया। अब ये डेटा ऑपरेट होने के बाद उसको ये फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में डालना है। 1 करोड़ लोगों में 1.5 मिनट के अंदर सर्च कर वो व्यक्ति का नाम भेज देगा और फिर चोर को पकड़ने की व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को और कोई मालूम नहीं पड़ता। निरंजन जी ने कहा मेरे पर केस हुआ, ये हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं, मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गृह की आपको माफी मांगनी चाहिए। कभी भी नहीं हुआ है। नहीं रखनी है, बैठ जाइए आप। माफी मांगने के लिए रखेगा बाद में। निरंजन जी ठीक नहीं है, बैठ जाइए। नहीं, अध्यक्ष जी आपको मार्गदर्शन देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच विचार कर बोला करें। लिया मैंने सुना है ना, लिया है। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई निरंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और उन्होंने गृह की माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये जो सुनिए, अब मेरी बात अधूरी रह गई। ये मैं जो कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसको ये डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल, डीएनए सैंपल मिला, तो उसको वो यहां भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर। वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है माननीय अध्यक्ष जी, और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले, किया भी है। मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो। इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय। मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपिसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए।
देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, ये यूएपीए में अमेंडमेंट चिदम्बरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था। हम भी ऑपोजिशन में बैठते थे, हमने कभी विरोध नहीं किया था। परंतु शंकाएं खड़ी कर एक धूमिल टाइप का एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में एक स्पष्टता हो जाए। डेटा एक सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसको डेटा से एक्सेस चाहिए वो अपने सैंपल भेजेगा, यहां से मैच कर उसको परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा, हम सबके फिंगरप्रिंट है आधार में, हम सबके डॉक्यूमेंट से टेलीफोन मोबाइल लेने में, सिम कार्ड लेने में, ये तो कोई क्रिमिनल नहीं है और हम क्रिमिनल का भी नहीं लेंगे। कैसे रोकेंगे क्राइम को? मैं अभी भी कहता हूं ह्यूमन राइट के दो एंगल हैं। मैं भी जिन पर आरोप लगता है इसके ह्यूमन राइट से इनकार नहीं करता, मगर मैं इससे ज्यादा चिंता करता हूं जो निर्दोष है और क्राइम का विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट की भी चिंता है। और इसकी प्रायोरिटी स्वाभाविक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून का समर्थन कर रहा है। क्यों ना हो उसकी प्रायोरिटी? और क्या जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इस सरकार में इतना विवेक भान नहीं होगा? कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे, हमने कभी ऐसे भाषण नहीं किए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, विरोध करने के मुद्दे होते हैं, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ऑपोजिशन में बैठे हैं इसलिए विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हंसने से कुछ नहीं होता, दयानिधि जी, सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिसों में दोष सिद्धि न होने का, सजा न होने के कारण जो निकाले गए हैं, इसमें सबूतों के कमी के आधार पर 7.5 लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। अब ये 7.5 लाख केस में जिसका नुकसान हुआ है, इसका ह्यूमन राइट है या नहीं? अगर ये सारे सबूत उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये संख्या, मुझे भरोसा है, आधे से कम हो जाएगी। और यही उपलब्धि है इस बीच। किसी ने कहा, कह सकते हो कि ये होने के बाद कोई क्राइम नहीं होगा? किस प्रकार की बात इस सदन में हो रही है? धारा 302 कब से है? तो खून बंद हो गए क्या? तो क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? क्या तर्क देते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं और क्या जगह देखते हैं? बाहर तो ठीक है, कभी कभार कहीं कभार बोल दो सबको हंसाने के, ये तो संसद है। माननीय अध्यक्ष जी, न्याय की प्रतीक्षा, जिसमें कोर्ट कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग कर दिए जाते हैं। क्या उनको जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, है उसको जल्दी न्याय लेने का, और वो तभी मिल सकता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे जो मैंने कहा, ये सब इनिशिएटिव को एक कर इसका उपयोग कर सजा दिलाने का जब हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि देरी से मिला हुआ न्याय, इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिले, तभी जाकर कानून का राज प्रस्थापित होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर पुलिस क्या करे? 3rd डिग्री पर जाए क्या? हमें ये अलाउ करना है? नरेंद्र मोदी सरकार मानती है 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तकनीक की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन के आधार डिग्री के आधार पर नहीं। 3rd डिग्री से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए माननीय अध्यक्ष। और कंपेल होना पड़ता है पुलिस को, दबाव बढ़ता है, अखबार बढ़ाते हैं, विधायिकाएं बढ़ाती है, मगर कैसे करेंगे?
तो टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर सजा दिला सकती है तो थर्ड डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये थर्ड डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेक्निक का सहायता तमिलनाडु में भी होता है, कई जगह। मैंने ऐसा बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं उनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने ये किया थर्ड डिग्री पर जाने के लिए, कंपेल न करने के लिए, थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े इसलिए कहा। ये ढंग से समझ नहीं पाए मेरी बात, अब लगाया है ट्रांसलेशन मोड पर, इसलिए आप वो समझेंगे शायद। मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता, ना गुस्सा होता हूं, हमेशा सोच विचार कर धैर्य से कहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो नया कानून आया है वो बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 के, उस पर 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में इसको उचित संशोधन कर विज्ञान आधारित बनाने की एक सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी। दादा की ये बात सही है, इतना देर क्यों हो गया? मगर दादा, हम तो देर से भी लेकर आए, आप तो अभी भी विरोध कर रहे हो, तो और देर हो जाती। हाँ, दुरुस्त है, चलो अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी रिपोर्ट में माननीय अध्यक्ष जी, देश के अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता लोगों को बिठाकर उनकी सेवाओं को लेकर हम माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, ह्यूमन राइट और निजता। मैं कोई दूसरे देश से हम ह्यूमन राइट में पिछड़े हुए हैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं, मगर ये सारी बातें जहां से प्रेरणा लेकर की जाती है, जो लोग करते हैं, इनको मैं ब्रिटेन का उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन का जैविक सूचना डेटाबेस दुनिया में सबसे बड़ा है। अपराध स्थल पर ही संदिग्ध का सारे प्रकार का सैंपल ले लिया जाता है और कोर्ट में वहां 60% मामलों में सजा इसी डेटाबेस के आधार पर इंग्लैंड में होती है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड ने किया इसलिए करना चाहिए, मगर ह्यूमन राइट का जो फॉरेन कंसेप्ट लेकर आते हैं उनको समझाने के लिए मैं तो वो कंसेप्ट से सहमत ही नहीं हूं, परंतु उनको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो अधिनियम है उसमें आधुनिक एवं नवीन तकनीकों से शरीर का माप लेने का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नए शारीरिक माप को लेने के लिए इन नई तकनीक के आधार पर कानून हम लेकर आए हैं और मैंने आज जैसे पहले बताया कि हम इसको दो सिद्धि के अलावे किसी के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीआरबी देश की प्राइम संस्था है, कई सालों से चल रही है। क्राइम कंट्रोल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सभी राज्य की पुलिस को वो मदद करती है और वहां आईपीएस अफसर बैठते हैं, वहां कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठता है। वैसे तो फिर तो सब डेटा, इनकम टैक्स का डेटा भी किसी अफसर के हाथ में होता है, सब डेटा, आधार का डेटा भी अंततोगता तो किसी अफसर के हाथ में। तो क्या डेटा ही नहीं करना? 18वीं सदी की तरह कागज रखना शुरू करना? कहां ले जाएंगे शंका के वातावरण को? माननीय अध्यक्ष जी, एनसीआरबी पे शंका करना मैं नहीं मानता कि उचित है। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं थोड़ा कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब सरकारों ने इतना ज्यादा नहीं मगर 1920 के कानून को बदलने का काम दादा करा है, ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जरा डाउनलोड कर देख लीजिए, वो कर चुके हैं। और इससे भी आगे सभी सरकारों से हमने चर्चा विचारणा भी करी है और उसके बाद ये बिल लेकर मैं माननीय अध्यक्ष जी यहां उपस्थित हुआ हूं।
हमने सबका संपर्क किया था, मगर दुर्भाग्य की बात है सिर्फ 10 राज्यों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं। अब समय मर्यादा के कारण बिल ही आ गया है, बाकी राज्य उसके बाद देखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि जेल में जो कैदी है इसके सुधार के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही। हम एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं जिसका राज्यों का कंसल्टेशन समाप्त होने की कगार पर है। मॉडल जेलों के लिए एक मॉडल अधिनियम लाना चाहते हैं। मॉडल वो राज्यों को करना है, मगर एक मॉडल होगा जो यहां से हम राज्यों को भेजेंगे, जिसमें कैदियों के पुनर्वसन के लिए और जेल से मुक्त होकर वो पुनः प्रस्तापित हो, आफ्टर केयर सेवाओं पर इसमें बड़ी पुख्ता योजना है। जेल के अधिकारी के कर्तव्य, शक्तियों और जिम्मेदारियों पर और आचरण का नियमन करने के लिए भी इसके अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। अधिकतम सुरक्षित जेल, उच्चतम सुरक्षा वाली जेल, खुली जेल, महिलाओं की जेल और ट्रांसजेंडर के अलग खोली, ये सारी व्यवस्था इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। महिला बंदियों के लिए अलग जेल, बैरक और बच्चों के साथ महिलाओं के जो महिलाएं हैं इसके लिए भी अलग बैरक बनाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कैदियों का मनोवैज्ञानिक आकलन कर नार्को एनालिसिस नहीं, मनोवैज्ञानिक आकलन कर उनको क्राइम की आदत छुड़ाने के लिए भी साइकोलॉजिकल डॉक्टरों की सर्विस वहां पर उनको दी जाएगी। काउंसलिंग, थेरेपी और ट्रेनिंग तीनों इस विषय में हम लाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बंदियों को कानूनी सहायता का प्रावधान भी करने जा रहे हैं। उसी की जो मजदूरी करते उसी की कमाई से दंड भरकर उसको जल्दी जेल से छोड़ने का एक व्यवस्था भी एक्ट के अंदर, हम अधिनियम के अंदर करने जा रहे हैं। पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई, इसको भी हम बहुत रिलैक्स करने जा रहे हैं। जेल कैदियों को प्रौद्योगिकी का ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था को भी और सुदृढ़ हम करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मॉडल अधिनियम भी अभी फाइनलाइजेशन पर है, उसके बाद में सारे राज्यों को भेज दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बैलेंस की जरूरत है देश में। व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज के, सोसाइटी के अधिकारों पर भी चिंता करनी पड़ेगी और दोनों के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते करते समाज के अधिकारों का ही हनन हो जाए, इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षा नहीं हो सकता, ना करना चाहिए, किसी भी सरकार ने करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने काफी सारी चीजें उठाई थी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि एस पुट्टुस्वामी का जजमेंट बहुत सारे सांसदों ने कोट किया, मनीष भाई से लेकर बहुत सारे सांसदों ने कोट किया। इसमें 3 अपवाद दिए। अपवाद कब हो सकता है? यह सक्षम विधायिका द्वारा कानून पारित कर किया जाएगा, जो ये सक्षम विधायिका है। यह वैध देश हित में सहायक होगा। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और पुख्ता करना, आरोपियों को सजा कराना, क्रिमिनलों को सजा कराना, मैं मानता हूं ये वैध देश हित है और ये देश हित में हो रहा है और अनुपातिक नहीं होगा, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा। तो ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सारे लोग जो पकड़े जाएंगे उसके लिए होगा। तो इसके लिए ये पुट्टुस्वामी का जजमेंट जो आप कोट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और वो ना इसको लागू पड़ता है, ना इसको पारित करने में कोई बाधक है। इसके बाद में उन्होंने कहा, मनीष जी ने, कि सीआरपीसी और आईपीसी के सुधार किए जा रहे हैं, सिविल सोसाइटियों से चर्चा नहीं हो रही है। सिविल सोसाइटी से चर्चा, मनीष जी, मैंने तो आपको पत्र लिखा है, आप भी कर लो, उनके सुझाव लेकर मुझे भेज दो। हमने सारे विधायकों को पत्र लिख दिया, सारे सांसदों को लिखा, सारे न्यायालय को लिखा, सारी लॉ कॉलेजों को लिखा। अब कौन सा इससे बड़ी सिविल सोसाइटी लाएंगे? हम ही हैं।
देश की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी ये हमारा संसद है, जो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। आप सब लोग भेजिए अपना सुझाव। मुझे नहीं लगता कि जब भी ऐसा कोई कानून लाया जाता है उससे पहले सभी लोगों से चर्चा हो जाए। आपकी बात सही है, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के संबंध में हमको लिखा है, पर जहां तक इस कानून का सवाल है, इस विधेयक का सवाल है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। ये मेरा कहने का तात्पर्य। कल आप जो बोले वो ध्यान से सुन लेना, मैंने ध्यान से सुना है। आपने सीआरपीसी आईपीसी के लिए ही कहा है सिर्फ, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार से एनसीआरबी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से डेटा साझा करेगी, ये भी मैंने बता दिया है। डेटा एक तरफा साझा होगा, पूरा डेटा किसी से साझा नहीं होना है। वो लोग अपने उपयोग का डेटा यहाँ क्वेरी भेजेंगे, इसका जवाब इतना ही स्पेसिफिक जवाब यहाँ से पहुंचेगा। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखा जाने वाला है मनीष जी, और उसको नेटवर्क पर साझा नहीं किया जाएगा, क्वेरी के आधार पर साझा किया जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या निजी पक्ष की कोई भागीदारी होने वाली नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, ये कंप्लीटली एनसीआरबी है। माननीय अध्यक्ष जी, 107, 108, 109 और 110 सीआरपीसी में नमूने लेने की बात करी, इसमें अंदर ही प्रोविजन है कि जिनको ऑर्डर नहीं किया है प्रतिभूति देने का, इसके अलावा जिनका किया है इसके अलावा किसी का नहीं दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि संदेहात्मक आर्टिकल 21 का उल्लेख किया है, वो किसी का नहीं होता है। ये संदेहात्मक व्यक्ति और जो जिनका कन्विक्शन हो चुका है ऐसी व्यक्तियों का ही होगा, और डेटाबेस सुरक्षित रहने वाला है, तो कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे कानून के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 21 के सो कॉल्ड वायोलेशन की जो बात करते हैं, इसी में अनुच्छेद 3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम की कैद की सजा वाले अपराधी जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हो और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वो मना कर सकता है। माननीय इसमें मे बी और शैल बी पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, स्वाभाविक है, मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। मे बी इसलिए लिखा है कि कोई स्वेच्छा से अपना डेटा देना चाहता है तो वो दे सकता है, शैल बी लिखने के बाद लेने का प्रोविजन ही नहीं होता है। मगर मे बी अधिकारी को तो बाध्य कर ही देता है, अधिकारी नहीं ले सकता। मे बी लिखने के बाद जो कैदी है वो दे सकता है कि मुझे अब कभी अपराध करना ही नहीं, ले लो मेरा डेटा। भरतुरे जी, बाद में मैं जवाब दूंगा। सेल नोट और मे नोट के लिए मैं कह रहा हूं, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद में एक उठाया कि भाई 75 वर्ष तक क्यों रखने हैं, भाई जब लिख ही नहीं होना है तो साल कम कर भी क्या करना है। लिख ही नहीं होना है तो साल कम कर क्या करना है। और अगर लीक होना है तो 1 साल भी नहीं रख सकते। भारत के संविधान 20(3) के तहत अब अपराध अपने विरुद्ध गवाह बनने का इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं एक जजमेंट कोट करना चाहता हूं, काली काठू ओगढ़ केस 1961 का और रितेश सिन्हा केस 2019 का। उसमें इन्होंने कहा है कि सारे प्रकार के साक्ष्य उन्होंने देने पड़ते हैं जब कोर्ट ऑर्डर करती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसका उपयोग कोर्ट, अगर ये गैर संवैधानिक है तो कोर्ट इसका उपयोग ही नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी कोर्ट उपयोग? और मैं मानता हूं कि आर्टिकल 23 हमने जो 6(1) में प्रोविजन किया है इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। मैं सदन के रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं
और अगर आप लोगों के मन में आशंका है तो उसमें रूल्स में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि कैदी के सहमति के बगैर कोई भी ये टेस्ट नहीं कर सकता, ना करने की ऐसी मंशा है, ना हमारा इरादा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 4B के लिए कहा कि 75 वर्ष वाला ये जो मैं कह चुका हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में आपका फाइल बहुत है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे सांसद जो बोले और नहीं बोले, दोनों के मन में था कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर हमें पकड़ कर ले जाते हैं तो हमें सैंपल देने पड़ेंगे, जरा भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 7 साल की सजा जब तक नहीं है उसमें आप इसका इनकार कर सकते हो और इसके रूल्स के माध्यम से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर डाल सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता का समाधान हमने एक्ट के अंदर ही ऑलरेडी सीआरपीसी का, जिसमें बॉन्ड का प्रावधान है, गिरफ्तारी का नहीं प्रावधान है। तो अगर किसी को 107 में आप डिटेन करते हैं तो स्पेसिफिकली इस विधेयक में लिखा हुआ है कि पुलिस के पास अख्तियार होंगे उसके सैंपल लेने के लिए। इसको अगर आप रूल्स में क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर इसको निकाल देंगे तो और बढ़िया है। देखिए, रूल्स में मैं अभी भी कह देता हूं, रूल्स में अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो मैं सदन के सामने अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करिए। अगर रूल्स क्लैरिफाई कर सकते हैं तो जरूर रूल्स में क्लैरिफाई। इसमें दयानिधि मारण जी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक, इसमें ये सब के लिए माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी आशंका माइनॉरिटी के लिए इसका उपयोग होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। निजी कार्यकर्ता का अधिकार भी कह दिया। इन्होंने दिल्ली के दंगों में कुछ नहीं हुआ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन करा, मगर दयानिधि मारण जी को मैं कहना चाहता हूं कि 2473 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 403 चार्जशीट हो चुकी है और 2473 में से सिर्फ 86 लोगों की बेल हुई है, सब लोग जेल में है। दयानिधि, ये नरेंद्र मोदी सरकार, यहां दंगे करने वालों को पार्टी के आधार पर छोड़ा नहीं जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद में सुप्रिया सुले जी ने भी आर्टिकल 21 का वायोलेशन का मैंने कहा है, पीएमएलए के मिसयूज के बारे में कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में हो सकता है कि कोई कानून का उल्लंघन किसी ऑफिसर लेवल पर या किसी लेवल पर हो सकता है, मगर अदालतें नहीं है क्या? चैलेंज नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, हम ऐसा राज करना चाहते हैं कि कोई कुछ भी मनमानी तरीके से गलत करता जाए और चूंकि वो राजनीति में है, इस पर कोई केस ही नहीं होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं। सबके लिए अदालतें खुली है कि अदालतों पर भी शंका है और सब लोग अच्छे से अच्छे लॉयर रख, किस बात का डर है भी? और इसमें पीएमएलए कहां है? ये तो जो पकड़कर आता है इसके लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। इसमें तो पीएमएलए का उदाहरण लगता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, भर्तृहरि मेहताब जी ने किया कि मुझे कोटा की याद आ गई। मेहता साहब, ये ज्वाइंट सेशन नहीं है और मैं तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन करना भी पड़े तो करने के मत का हूं। किसी भी तरह से कानून हमें आगे बढ़ना होगा। हैं? 2-3 लाइन करने के लिए मैं कोटा के बारे में कहा। इसमें भी भर्तृहरि जी जो देना चाहेंगे वो ही देगा, बाकी के लोगों के लिए 7 साल तक कोई बाध्यता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डेटा रिकॉर्ड के बारे में जो बात उठाया है, कोई मिसयूज नहीं होगा। हम इसकी पूरी चिंता करेंगे, आधुनिक से आधुनिक टेक्निक के साथ इसकी स्टोरेज की और इसके उपयोग की व्यवस्था करेंगे। किसको भी इसका मिसयूज हम करने नहीं देंगे। दानिश अली साहब ने फिर से एक बार हमेशा जो बोलते हैं वो ही बोला है, मगर अब है उनको पसंद आ गया है ना, चलो कुछ तो पसंद आया। उनका मुद्दा था माननीय अध्यक्ष जी
यूएपीए का इसका मैं डिटेल जवाब दे सकता हूं, मगर मैं कुछ तथ्य जरूर रिकॉर्ड पर करना चाहूंगा। 2019 में इस देश में 51,56,158 केस हुए माननीय अध्यक्ष जी, और 66 लाख लोग पकड़े गए। यूएपीए के तहत 2019 में सिर्फ 1200 केस हुए, सिर्फ 1200। इसमें नारकोटिक्स के भी है, इसमें हथियारों की तस्करी के भी है, इसमें टेररिज्म के भी है, इसमें टेररिज्म के लिए विदेश से फंड लाने के भी है, और सिर्फ 796 लोगों को पकड़। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप सवाल उठाओगे इसलिए देश के विरुद्ध काम करने के खिलाफ यूएपीए नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा, और जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 706 लोग 2020 में 68 लाख लोग पकड़े गए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से सिर्फ 1300 लोग हैं, और 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 केस है। क्या कहना चाहते हैं? मिसयूज, मिसयूज, मिसयूज। ये कोई एक जाति धर्म के लिए नहीं है, मगर आपकी बात, आपकी पैरवी एक जाति धर्म के लिए। और इस तरह से संसद में चर्चा जब होती है, तब संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम नहीं डरते ऐसे विवाद से। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी। और इस तरह से नहीं डरा सकते आप। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में दादा ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बिल में लॉ कमीशन का उल्लेख क्यों नहीं किया? दादा, बिल में उल्लेख करने का जरूरत नहीं है। मैंने मेरे भाषण में इसलिए उल्लेख कर दिया कि बहुत सारे आधार है। शायद लॉ कमीशन ये रिपोर्ट न भी देता तो भी बिल लेकर आते। सरकार कोई बाध्य नहीं है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल लेकर आए, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1985 में विधि आयोग ने इसकी जरूरत को समझा है, और अब हम लेकर आए तब हमने इसको भी कंसीडर करके इसको किया है। जहां तक नॉन गैजेटेड ऑफिसर को सख्तियां देने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, तहसील और जिले की जेलों में, तहसील की जेलों में, अस्थायी जेलों में कहीं गैजेटेड ऑफिसर है ही नहीं। एक सेकंड दादा, हेड कांस्टेबल भी कितने साल की सर्विस के बाद बनता है। दूसरी बात, इसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है, और बहुत सारे तो एफएसएल में लिए जाएंगे संपन्न, और इसकी लेने की एक प्रक्रिया बनेगी, इसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही राज्य इसको नोटिफाइड करेंगे भारत सरकार का। इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम करने वाले हैं दादा। तो इसके मिसयूज की आप जरा भी चिंता न करें। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक तकनीक का उपयोग से हम अब देरी नहीं कर सकते। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग होना चाहिए, और उसको परिणामलक्षी बनाकर देश को सुरक्षित बनाए। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया, ये बिल ऐसा बिल है जिसको सर्वानुमत से पारित करना चाहिए। सभी लोग अध्यक्ष जी को ऑब्जेक्शन विड्रॉ करकर सर्वानुमत हो। धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 1 से 3। Sir, these are amendments to clause 2 regarding omitting the biological samples as well as in the place of head constable. Let it be the minimum in the inspector of police and in the place of head warden. Let it be the jail superintendent. These are the amendments which I am moving. प्रश्न है कि NK प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 15 से 17। मेरा जो अमेंडमेंट वो प्रेमचंद्रन जी का अमेंडमेंट का एक ही है, तो मैं अलग से मूव नहीं कर रहा हूं।
प्रश्न है कि खंड 2 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ, लोग के पक्ष में खंड 2 विधेयकांग बना। NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 4 से 7। Sir, this is a very important amendment. The Honorable Home Minister has just now responded to it also. Let me, 1 second, that is, may not be obliged to, that has, please, may not be obliged to, that has to be changed to or amended to, shall not be obliged to. And also heinous offences. The Honorable Minister has replied that it will be made in the rules on the basis of the assurance given to the House. I would like to withdraw my amendment, or I am not moving the amendment. श्री बी मेहताब जी, संशोधन संख्या 18 और 19। Basically, my amendment was relating to the persons who are detained. जो convicted है उनका सैंपल लिया जाए, इसके बारे में मेरा मन में कोई संशय नहीं था। Relating to detained, इसके बारे में मेरा संशय था और मैंने amendment मूव किया था। पर जो प्रतिश्रुति अभी गृह मंत्री जी ने इस हाउस में दिए हैं और रूल्स में उसको संशोधन करने की मंशा रखे हैं, इसलिए मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूं। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 20। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयकांग बना। NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 8 से 11। Sir, 8 से 11 I am moving. This is regarding the consent of the Secretary, Ministry of Home Affairs, specifying the reasons and writing with orders of the Secretary and the digital electronic form for a period of 75 years. My amendment is in original format during the pendency of the investigation and prosecution, not for 75 years. That can also be amended in the rules. NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 से 11 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। श्री बी मेहताब जी, संशोधन संख्या 21। Sir, I move this amendment. It's relating to जो परमिशन मजिस्ट्रेट से लेते हैं। मेरा ये अमेंडमेंट है कि वो हायर कोर्ट से लिया जाए। प्रश्न है कि बी मेहताब द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 4 विधेयकांग बना। बी मेहताब जी, संशोधन संख्या 22। Sir, I am not moving. प्रश्न है कि खंड 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 विधेयकांग बना। श्री NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 12। Sir, Sansad Sankhya 12, under this act that is in accordance with the order of a magistrate, this can be done. I am moving that amendment to clause 6. प्रश्न है कि NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 23। सोगत राय जी, नॉट मूविंग। बी मेहताब जी, संशोधन संख्या 24। प्रश्न है कि खंड 6 और 7 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बना। श्री NK प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 13-14। Sir, hope that the minister will come with proper amendments when it is getting implemented. With that hope, I am not moving the amendments number 13 and 14. प्रश्न है कि खंड 8 से 10 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 से 10 विधेयकांग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले मैं
एक बात आपके ध्यान पर लाना चाहता हूं जिसमें अधीर रंजन जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का हटा दिया नाम नाम लिया है, साहब, उसको रिकॉर्ड पर हटा दिया, पहले हटा दिया। नहीं, आपने तो नाम नहीं लिया ना, आप खुद ही बोल दो कि मैंने नाम नहीं लिया। नहीं, ये खुद भी मना कर रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। महोदय मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं। कभी तो हम लोग जब राजनीति करते हैं, कभी पुलिस पकड़ते हैं, कभी 144 हम वायलेट करते हैं। चलो ठीक है। कभी पुलिस पूछता है। ये भविष्य की बात ये तो सबको करता है। प्रधानमंत्री को किया, आपको किया, मेरे को भी किया। यही माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। वो ऑलरेडी हटा दिया है और उन्होंने भी मान लिया है कि उसको हटा दें। सबकी हाँ, इनका कहने का तर्क भी नहीं था कोई भी, और इन्होंने खुद भी कहा इसको विड्रॉ कर लो, उसको नाम से हमने डिलीट कर दिया। हाँ नहीं कहा ना, हाँ नहीं कहा, हाँ नहीं कहा ना, तो हाँ नहीं कहा, छोड़ दे। अरे छोड़, अरे अधीर रंजन जी कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार 5 अप्रैल 2022 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।